Am I audible to each and every one of you? Yes sir, good afternoon sir. हाँ जी सर, गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून. यस सर, गुड आफ्टरनून सर. ठीक है. ऑप्शनल आपका हिस्ट्री है, प्रशस्ता कह रहे हैं बेटा प्रशस्ता स्टार्ट फ्रॉम दी बेसिक्स और फिर ऑप्शनल में शुरू करना, फर्स्ट क्लास से शुरू करिए सर. ठीक है. अच्छा आवाज, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन सर? पेपर 2 बेटा एक आध महीने में लॉन्च कर देंगे हम लोग, दिसंबर एंड तक मेरा प्लान तो है सर, है ना. तो इसको लगाने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि आज मैं दूसरे सिस्टम से बात कर रहा हूँ सर, है. बहुत शांत वातावरण में भी हूँ, सो आई एम एक्चुअली इन कन्फाइंड स्पेस. ओके. क्या आप अभी न्यूज़पेपर पढ़ोगे या रिलेवेंट होगा? नहीं, 2025 के लिए न्यूज़पेपर मतलब क्या करंट अफेयर्स को एग्जाम सेंट्रिक मत पढ़ो, पर खाली अपडेट करते रहो सर, क्योंकि शायद 2025 में कुछ नया मैटर चल रहा होगा उस टाइम पे सर, है ना, समझे? वेपन. ओके, बट यू जस्ट रीड इट फॉर द कर्सरी रीडिंग, मजे करने के लिए, है ना, मजे करने के लिए आधा घंटा पढ़ो सर, है ना, 30 मिनट जस्ट फॉर द अपडेशन की क्या चल रहा है दुनिया में सर. चलिए सर, ठीक है. तो भरत पूछ रहे हैं, अरे नहीं मैं यहाँ पे हूँ सर, है ना, भारत में हूँ मैं, कहाँ भारत जाऊँगा सर. ठीक है. सो आई एम नॉट गोइंग समवेयर आउट. ओके, मैं आया हूँ ऑफिस के काम से सर. ठीक है, बैंगलोर में हूँ एंड फिर आज फिर मैंने कहा इसके लिए सुबह की मेरी अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट थी और फिर पहुंच गया यहाँ सर. चलिए सर, ठीक है. सो ऑफिस का काम से, कंपनी के ही काम से सर. ठीक है, अकेडमी का हमारा कुछ था यहाँ पे सर. सो आई वाज कॉल्ड बाय द टीम कि सर आपको आना है, तो हमने कहा चलिए सर ठीक आ जाते हैं. फिर क्लास रीशेड्यूल करना पड़ा. पहले प्लान ये था कि सुबह क्लास खत्म करके दोपहर की फ्लाइट लूंगा, दोपहर या मतलब शाम वाली फ्लाइट, बट एक दो बार हमारे साथ धोखा हो गया था, रात की फ्लाइट शाम की फ्लाइट आते आते सर. ठीक है, तो फिर इस बार मैंने चांस नहीं लिया सर, है ना. चलिए, तो लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट, लेट अस स्टार्ट द सेशन टुडे. हम लोग कहाँ पे थे, वेयर वर वी इन द लास्ट सेशन सर? हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर रहे थे रिगार्डिंग दिल्ली सल्तनत, राइट सर. ठीक है, और हमने लिटरेचर के ऊपर देख लिया था. आपके जो क्वेरीज है सर कल ले लूंगा, चिंता मत करो सर. ठीक है, सुबह हम लोग 7 बजे करेंगे सेशन बाबू, समझे आप लोग. ठीक है, सो टुमारो मॉर्निंग विल डू अ सेशन 7 AM. ओके, क्योंकि आई गॉट अ मीटिंग फ्रॉम 11:30 ऑनवर्ड्स. सो 7 से 9 कर देंगे तो मुझे मिल जाएगा, मतलब एक आध घंटा आफ्टर द क्लास एज वेल, सो दैट आई कैन प्लान आउट द थिंग्स एज वेल. ओके, तो शो मस्ट गो ऑन सर, है ना. शो मस्ट गो ऑन का मतलब ये है कि सिस्टम चलनी चाहिए सर, है ना. अब देखिए जितने भी नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो सबके सब लोग नहीं, पेपर 2 का टाइमिंग सेम रहेगा, 8 बजे का ही करेंगे. ये तो आज यार ठीक है ना, ये ट्रैवलिंग वावलिंग होता है, ऑफिशियल काम रहता है सर. ठीक है ना, तो इसके लिए ये थोड़ा टाइमिंग चेंज हुआ. बाकी अपना तो टाइमिंग फिक्स है बाबू सर. ठीक है ना, आपको चिंता करने की नहीं कोई बात. हाँ ठीक है, समझे. सो वी विल हैव अ फिक्स टाइमिंग एंड दैट फिक्स टाइमिंग विल बी 8 AM. नहीं यार 7 बहुत जल्दी हो जाता है सर. ठीक, हाँ क्लास ऐड करवा दूंगा सर, है ना. क्लासेस तो ऐड होते रहेंगे इधर नहीं तो उधर सर, है ना. चलिए हम लोग दिल्ली सल्तनत पे हिस्टोग्राफी में डिस्कस कर रहे थे. आज मुझे खत्म करना है हिस्टोग्राफी को. एंड बेटा न्यू बैच अभी नया पेपर 2 लॉन्च होगा. पेपर 2 विल बी लॉन्च्ड. देखिए ऑल द न्यू स्टूडेंट्स, आपके लिए 2 मिनट पहले गाइडेंस दे देता हूं, बेसिक गाइडेंस सर. ठीक है, तो जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं, एक तो मेरे लिए इंटरफेस थोड़ा बदल गया है. इंटरफेस इसके लिए बदला है क्योंकि मैं जनरली बड़े सिस्टम से पढ़ाता हूँ, तू मैं आ गया हूँ तो मेरा हैंड आई कोऑर्डिनेशन थोड़ा आगे पीछे हो रहा है सर. ठीक है, पर कुछ नहीं, सह लेंगे थोड़ा सा, है ना. तो जितने भी नए विद्यार्थी हैं, नए विद्यार्थी अगर आप 2022 के लिए अपीयर कर रहे हो, तो फिर अपीयरिंग फॉर 2022, तो आपके लिए होमवर्क ये रहेगा कि आप पेपर 1 के रिकॉर्डिंग पूरे के पूरे देख लो सर. ठीक है, पेपर 1 में हमने एंशिएंट इंडिया पूरा कवर कर दिया है. एंशिएंट इंडिया अब टिल लेक्चर नंबर 67 तक है सर, है ना. टिल लेक्चर नंबर 67 तक है, तो उसमें आपकी पूरी रिकॉर्डिंग्स कवर हो जाएगी. और अगर आपको कोई डाउट रहता है, तो आप लाइव क्लास में आके मुझे यहाँ पे पूछ दीजिएगा. ये कोर्स हमारा चलेगा टिल द मंथ ऑफ मोस्ट प्रॉब्ली, पकड़ के चलिए मार्च अप्रैल तक हम लोग धीरे धीरे करके चल रहे हैं सर. ठीक है, तो अप्रैल टेंटेटिवली हम लोग शायद हो सकता है मार्च में भी खत्म करेंगे सर. ठीक है, जो लोग 2023 में भी अपीयर कर रहे हैं पर जिनका 1 साल का सब्सक्रिप्शन है, दे डू नॉट वांट टू वेट फॉर द लाइव कोर्स, वो भी रिकॉर्डिंग देख लीजिए सर. ठीक है, पेपर 2 हमारा शुरू होगा जो वर्ल्ड हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर है, समवेयर इन द मंथ ऑफ दिसंबर एंड सर. ठीक है, तो मैं उसके पहले तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि हम लोग अभी मिडिवल इंडिया में मुगल्स बाकी है सर. ठीक है, तो हम लोग मोस्ट प्रॉब्ली मंडे से मुगल्स में जाएंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे नेक्स्ट वीक उसके बाद से सर. ठीक है, तो एटलीस्ट ये एंड ऑफ दिसंबर के अंदर हम लोग करेंगे. तो आप पेशेंस रखिए सर, है ना, हैव पेशेंस, क्योंकि हम लोग स्लोली एंड स्लोली ग्रेजुअली बेस बिल्डअप करके जा रहे हैं. और मैंने आपको ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर्स दिखाया है कि भाई क्वेश्चन कहां से आते हैं सर. ठीक है, तो अगर क्वेश्चन ये वाले आए होते ना, ये वाले क्वेश्चन जो हमने पिछले क्लासेस के अंदर पढ़े हैं, तो वी कुड हैव कंप्लीटेड दिस होल मिडिवल इंडिया और दिल्ली सल्तनत इनटू 20 लेक्चर्स, है ना. 15-20 लेक्चर में आराम से हो जाते. पर आजकल मालखुजत पूछ रहा है, आजकल तबाकत नसीरी पूछ रहा है, आजकल चारू पंचशिका पूछ रहा है, आजकल लेखा पद्धति पूछ रहा है सर, है ना. ये सब ऐसे ऐसे नाम है जो पिछले 7-8 साल में निकल के आए हैं और ऑप्शनल के बच्चों के ऊपर से चला गया, बाउंसर चला गया है, क्योंकि ऐसी ऐसी किताबों के नाम है जो डायरेक्टली नहीं मिल पा रहे हैं सर आपको. ठीक है ना, तो एटलीस्ट आपको आइडिया रहना चाहिए कि क्या हो रहा है. चलिए वापस आ जाता हूं, लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट. कल हम लोग इब्न बतूता के बारे में डिस्कस कर रहे थे सर. ठीक है, और इब्न बतूता कौन था? वो अरब ट्रैवलर था सर. ठीक है, तो अगर आपने मेरे पुराने क्लासेस देखे होंगे तो वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द डिफरेंट पर्शियन हिस्टोग्राफी, राइट सर. ठीक है, तो हमने पर्शियन हिस्टोग्राफी के अंतर्गत हमने हसन निजामी को देखा, हमने मिन्हाजुल सिराज को देखा, हमने समझने की कोशिश की कि बरानी क्या कहता है सर. ठीक है, ज़ियाउद्दीन बरानी सर. उसके साथ साथ अफीफ को देखा, हमने इसामी को देखा सर, है ना. तो वी हैड सीन, और आखिर में हमने याह्या बिन अहमद सरहिंदी को देखा सर. ठीक है ना. तो यू सी दैट वी हैव कवर्ड मल्टीपल ऑथर्स जो पर्शियन हिस्टोग्राफी में अलग अलग पीरियड्स में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं सर. ठीक है, और कल हमने अरब हिस्टोग्राफी की शुरुआत की थी. अरब्स में हमने दो ही नाम पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट है, एक तो अल बिरूनी इंपॉर्टेंट है और दूसरे इब्न बतूता है सर. ठीक है, बाकी अल उमरी जैसे लोग भी आपको मिल जाएंगे. अल उमरी कभी भारत के अंदर आए नहीं थे सर. ठीक है, तो उनकी राइटिंग में प्रॉब्लम ये हो रहा है कि उन्होंने लोगों को पूछा है कि तुमको भारत कैसा लगा सर. ठीक है, अब जैसे आप बैंगलोर आए नहीं हो, मैं यहाँ की बैंगलोर की बातें कर रहा हूँ, उसके ऊपर से आप पूरी किताब लिख दोगे तो कहाँ तक की वैलिडिटी है सर. ठीक है, तो इट इज नॉट जायज ना सर. मैंने भी बैंगलोर का फिर एक लिमिटेड पोर्शन आपको एक्सप्लेन किया, आपने कहा यही बैंगलोर है सर. ठीक है, तो अल उमरी के साथ प्रॉब्लम क्या था सर. ठीक है, तो अल उमरी के साथ प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने दूसरों के सोर्सेज के ऊपर से इतिहास लिखा था, वो वैलिड नहीं था सर. ठीक है, इब्न बतूता भारत के अलग अलग जगह पे जाता है. मैंने आपको इनकी ज्योग्राफिकल हिस्ट्री के बारे में बताया था कि ये कहाँ से आए हैं सर. ठीक है, तो ये मोरक्को से आए हुए व्यक्ति है सर, और मोरक्को से आए हुए व्यक्ति के रूप में इनका कंट्रीब्यूशन जिस तरह से चल रहा है सर. ठीक है, तो उनका बैकग्राउंड हमने देख लिया था, हमने समझने की कोशिश की थी कि ये कहाँ से मोरक्को से पूरी दुनिया घूमते घूमते इंडिया आए थे सर. ठीक है, और इंडिया आके फिर फाइनली चाइना गए होते हैं. चाइना क्यों गए होते हैं? क्योंकि भारत के राजा
से मोहम्मद बिन तुगलक उनके कोर्ट में ये एम्बेसडर बन के चाइना को भेजा जाता है सर, ठीक है। जब चाइना जाते हैं तो ऑलमोस्ट भारत दर्शन करके जाते हैं सर, ठीक है। और भारत दर्शन जब कर रहे थे तो इनके ऑब्जर्वेशन बहुत सारे थे सर, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन में कल हमने आपको सोसाइटी के बारे में बताया था और सोसाइटी में मैंने वुमेन की कंडीशन के बारे में बताया था और स्लेवरी सिस्टम्स के बारे में हमने डिस्कस किया था, राइट सर, ठीक है। तो इतने पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाने चाहिए। वी हैव कवर्ड दिस मच पॉइंट्स सर, है ना। मैं लैपटॉप पे पढ़ाने आया तो मेरी पुरानी स्पीड वापस आ गई सर, ठीक है। बड़े सिस्टम में पढ़ाता था तो कम स्पीड में आती थी सर, है ना। चलिए लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट, ओके। तो रिवीजन कर रहे थे, पहले लैपटॉप में पढ़ाता था, है ना। वो नई सिस्टम अभी मैंने पूरा तामझाम करके सेटअप कर दिया। मैंने बोला अभी यहाँ पे यही करना है सर, ठीक है। तो फिर ट्रांजिशन और फिर मैं बीच में बहुत ट्रैवलिंग हो रहा था, वो सभी सेटअप हो गया सर, ठीक। इसको तो कल रात को मैंने मतलब हाइबरनेशन से बाहर निकाला सर, ठीक है। हाइबरनेशन से मतलब ये 1 डेढ़ महीने से हाइबरनेशन मोड में था, बैठे-बैठे डाउन चली गई थी सर। और कल तो मैंने 1 आध घंटा उसकी सर्विसिंग की, मतलब 2-3 बार रिफ्रेश मारा ना, एंड टाइम पे धोखा ना दे दे हमको सर, है ना। इसके ऊपर आज अपने को रन दौड़ाना है, सबमिट करना है सर आज की तारीख के अंदर सर, है ना। आज और कल 2 दिन है हमारे पास। चलिए 27 को नहीं है, तो 27 को कुछ ना कुछ कर देंगे सर, है ना। चलिए लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट, ओके। तो वी हैव डिस्कस अबाउट बतूता सर, ठीक है। और बतूता के अंतर्गत मैंने आपको ये बताया कि उसने सोसाइटी में क्या ऑब्जर्व किया था। अब बतूता भारत की पॉलिटिकल कंडीशंस, भारत की इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में क्या लिखता है वो भी हमने कल की क्लास के अंदर देखा था। इनफैक्ट भारत दर्शन में कौन से प्लेसेस में टूर करता है वो भी हमने कवर कर दिया था सर, ठीक है। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि बतूता की राइटिंग में प्रॉब्लम ये है कि उसने वापस मोरक्को जाके पूरी हिस्टोग्राफी कवर की थी सर, ठीक है। तो विद द फीचर्स ऑफ इब्न बतूता अगर आप देखोगे और फीचर्स के अंदर आपकी किताब का नाम क्या था, किताबुल रहिला सर, है ना। सो द नेम ऑफ द बुक वाज किताबुल रहिला। किताबुल रहिला वाज अ बुक दैट वाज रिटन बाय इब्न बतूता, या उसने बेसिकली किसी और को डिस्कस किया था या उसने किसी और को डिक्टेट किया था सर, ठीक है। तो डिक्टेट करने के बाद जो किताब लिखी जाती है वो तो ऑब्वियस है कि उसके अंदर मसाला ऐड किया होगा सर, समझे नहीं समझे। दूसरा ये है कि 30 साल का पूरा अनुभव एक साथ डिक्टेट किया जा रहा है, तो इसमें वैलिडिटी में प्रॉब्लम ये हो रहा है सर, ठीक है। दिस क्रिएट्स अ प्रॉब्लम क्योंकि 1321 में या 1322 में जो व्यक्ति घर से छोड़ के चला गया और 1354 में वापस आके ये किताब को लिख रहा है, तो इट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम टू सी द होल पिक्चर सर, ठीक है। उसके बावजूद भी इब्न बतूता ने बहुत सारी चीजें लिखी है जो हमारे लिए हिस्टोरिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है सर, ठीक है। अब पॉलिटिकल पॉइंट के अंदर आपको पूरा पिक्चर क्लियर होगा कि व्हाट वाज ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग इब्न बतूता। अब देखिए पॉलिटी में दो चीजें वो ऑब्जर्व करता है सर, ठीक है। एक तो मोहम्मद बिन तुगलक की कोर्ट के अंदर ऑब्जर्व करेगा और दूसरा अदर एरियाज में। अदर एरियाज का मतलब ये है कि जहां पे मोहम्मद तुगलक का साम्राज्य सीधा नहीं था सर, ठीक है। तो उन सब जगह भी इब्न बतूता की एक्सप्लेनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए कि क्या-क्या करता है सर, ठीक है। तो यहाँ पे राजा के बारे में लिखता है कि राजा यहाँ का न्यायप्रिय था, इवन जस्टिस लवर था और इसके लिए इब्न बतूता को भी काजी बनवा दिया गया था सर, है ना। तो हमने कल के क्लास के अंदर आपको पढ़ाया था कि मोहम्मद बिन तुगलक वाज अ जस्टिस लवर सर, ठीक है। तो इब्न बतूता लिखता है कि एवरी थर्सडे एंड वेडनेसडे या मंडे एंड थर्सडे, ऐसा 2 दिन है, 2 डेज पर वीक, इब्न बतूता लिखता है कि मोहम्मद बिन तुगलक खुद इनफैक्ट, है ना, न्याय के रूप में वो दरबार में बैठा करता था टू गिव द जस्टिस टू द पीपल एंड टू हियर द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल एज वेल सर, ठीक है। तो ऑल दिस थिंग्स हाइलाइट्स कि हाउ इब्न बतूता इज एक्चुअली ट्राइंग इज बेस्ट टू कन्वे टू द पीपल कि ये बहुत जस्टिस लवर था सर, ठीक है। दूसरे प्रॉब्लम में ये था कि लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम होता है और लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम के अंदर हमने आपको क्या बताया सर, वी हैड डिस्कस्ड लॉ एंड ऑर्डर के अंदर कि वहां पे उसको 2-3 बार डेकॉइट्स ने लूट दिया था सर, है ना। और लूटा था तो काफी अच्छी तरह लूटा था। देखिए 2 प्रकार की चीजें होगी। जब वो सिंध से लेके दिल्ली जा रहा था तो उसके साथ लूटपाट होती है, पर वो जब साउथ में जा रहा है सर, और उसने बेसिकली एक बार एक जर्नी की थी जहां आप देखोगे गोवा से लेके किलोन तक जाएगा। किलोन इज कोलम इज इन केरला सर, ठीक है। जब ये जर्नी को कवर करने की कोशिश कर रहा है इब्न बतूता, इस पीरियड में ये कह रहा है कि जब यहाँ पे अखरोट या अंजीर का दाना या संतरा या कुछ भी छिलका बिलका केला वेला गिर जाता था, कोई यहाँ पे उठाने वाला नहीं था सर, ठीक है। कोई चोरी नहीं करता था, इतनी यहाँ पे सेफ्टी हुआ करती थी। अब देखिए कि भाई साहब के साथ क्या अनुभव हुआ है, एक भारत का अनुभव हुआ है, एक इंडिया का अनुभव हुआ है सर, ठीक है। भारत का अनुभव में उसके साथ ऐसा हुआ कि यहाँ चोरी चपाटी कुछ नहीं मिली सर, ठीक है। पर जैसे वो इंडिया में आया उसको पता चला कि रास्ते में उसको लूट दिया गया, समझे आप लोग, ठीक है ना। क्योंकि भारत इज अ कल्चरल टर्म, भारत इज एथिकल टर्म, भारत इज समथिंग जो सोने की चिड़िया हुआ करती है, तो वहां लूटपाट और ये सब नहीं होता है, ठीक है। जो होता है वो इंडिया के अंदर होता है, राइट सर, ठीक है। तो ये कहानी आपको इसके अंदर से दिखेगी इब्न बतूता के केस के अंदर। आपको पहली चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। दूसरी इब्न बतूता क्या एक्सप्लेन करता है, वो बेसिक डिस्टेंस को एक्सप्लेन करता है सर, ठीक है। तो उससे हमको पता चलता है कि डिस्टेंस की क्या कहानी है सर, ठीक है। और डिस्टेंस की कहानी अगर आप समझने की कोशिश करिए कि वो सिंध से लेके दिल्ली के बीच में बताता है, मुल्तान से लेके दिल्ली के बीच में बताता है, दिल्ली से दौलताबाद के डिस्टेंस के बारे में बताता है। एवरेज कहता है 40 से 50 दिन लगेंगे सर, ठीक है। तो सेकंड इन्फॉर्मेशन वी गेट फ्रॉम इब्न बतूता इज द ज्योग्राफिकल कंडीशंस और माउंटेन्स के बारे में, रिवर्स के बारे में और ट्रेड रूट्स के बारे में सर, ठीक है। तो डिस्टेंस एंड रूट्स आपको याद रहेंगे सर। टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में इब्न बतूता हमको जानकारी देगा, ट्रेड रूट्स के बारे में हमको जानकारी देगा और बेसिकली पॉलिटिकल कंडीशंस क्या हुआ करती थी उसमें जानकारी मिलेगी सर, ठीक है। इसमें इब्न बतूता ये भी कहता है कि राजा ने सराय बनाई थी, द किंग हैज एस्टैब्लिश्ड सराइज। ये सराइज के थ्रू बेसिकली लोग रेस्ट हाउस में आराम करते थे और फिर आगे चलते थे। अब सराइज ट्रेडिशनली आप देखोगे तो मिडिवल इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रही है, क्योंकि जो कारवां में व्यापार होता था उसमें सराय के थ्रू ही व्यापार आपको मिलेगा सर, ठीक है। तो ये हमको पता चलता है कि सराय के बारे में भी बता रहा है सर। तीसरी पॉइंट इब्न बतूता भारत के अंदर खास करके अलग-अलग रीजन में ट्रैवल करेगा तो इंडिया के पोस्टल सिस्टम के बारे में बताता है। अब देखिए ये पोस्टल सिस्टम बहुत इंटरेस्टिंगली हमको एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर दिखेगी, जहां पे रिले रेस होती थी। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड रिले रेस सर, ठीक है। तो आपको पता चलेगा, मैंने आपको शायद इसके पहले भी एक क्लास के अंदर डिस्कशन किया था कि एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी, चौथी, पांचवीं, छठी, 10वीं जगह, इस तरह से फॉर एग्जांपल आपको मुल्तान से लेके अपने जो न्यूज़ है सिंध तक आपको पहुंचाने है, दिल्ली तक पहुंचाने है सर, ठीक है। तो कोई एक व्यक्ति नहीं दौड़ेगा, एक व्यक्ति 1 किलोमीटर तक दौड़ेगा, फिर दूसरा व्यक्ति दूसरे किलोमीटर तक दौड़ेगा, तीसरा व्यक्ति तीसरे किलोमीटर तक दौड़ेगा सर, ठीक है। गेटिंग पॉइंट। तो यहां से वो दावा लगाता था सर, ठीक है। इसको कहते हैं दावा, दावा से ही दौड़ा है सर, गेटिंग पॉइंट, है ना। एंड पीपल यूज्ड टू पास लाइक द मैसेज, है ना। एक हाथ में घंटी लेके चलता था और एक हाथ में उसके हाथ में जो वो होगा क्या कहते हैं अलग-अलग प्रकार के कागज-वागज जो भी थे वो पकड़ के टक 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 करके दौड़ेगा सर, ठीक है ना। तो इससे क्या होता था कि आगे वाले व्यक्ति को घंटी सुनाई देती थी, है ना। तो आराम कर रहा है कहीं पे, है ना, पान मसाला गुटखा खा रहा है, तैयार हो जाता था कि भाई पीछे से कोई दौड़ने वाला आ रहा है, अब हमको आगे जाना है, रिले को कंटिन्यू करना है सर, ठीक है। तो इब्न बतूता कहता है कि दिल्ली से मुल्तान जाने में करीबन 40 दिन लग जाते हैं इंडिविजुअल्स को, पर अगर कोई पार्सल आपको पहुंचाना है, अगर कोई न्यूज़ पहुंचानी है तो 4-5 दिन में पहुंच जाती है सर, ठीक है। विदिन 4 टू 5 डेज वी आर एबल टू रीच और द न्यूज़ इज एबल टू रीच द सुल्तान कि फलानी जगह हुई है, क्योंकि यहां इंटेलिजेंस का काम बहुत बढ़िया प्रकार से था। ये पोस्टल सिस्टम के लोग ही थे सर जो पूरी की पूरी सिस्टम को हाईलाइट करते थे, उससे कनेक्टिविटी बढ़ती थी। अब कनेक्टिविटी बढ़ेगी क्या, ट्रेड कॉमर्स बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तुगलक डायनेस्टी के समय पे हमने देखा था कि फिरोज शाह तुगलक तक आते थे, अर्बनाइजेशन हो रहा है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा था सर, ठीक है। वो क्यों हुआ उसके पीछे के कारण समझ में आया आपको सर, ठीक है। नाउ व्हाट द बेसिस बिहाइंड दैट, ये क्यों हो रहा था, किसके पीछे हो रहा था, कौन से फैक्टर्स रिस्पांसिबल थे उसके अंदर सर, ठीक है। तो ये पोस्टल सिस्टम के बारे में याद रखेगा और ये पोस्टल सिस्टम आपके दिल्ली सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी काम में आ सकती है। यू कैन एक्चुअली राइट डाउन कि पोस्टल सिस्टम वाज वन ऑफ द रीजंस बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिकेशंस इन द दिल्ली सल्तनत। कम्युनिकेशन मतलब कनेक्टिविटी बढ़ती है तो ऑब्वियस है कि व्यापार अच्छा होगा सर, ठीक है। कनेक्टिविटी नहीं बढ़ेगी तो व्यापार नहीं होगा, सिंपल चीज है ना सर, ठीक है। आज से अगर पहले फ्लाइट नहीं होती थी तो क्या मैं सुबह अहमदाबाद से निकल के आज यहाँ पे आ जाता सर, ठीक है। तो क्लास ले लेता, वुड हैव बीन अ पॉसिबिलिटी, नो सर, खत्म हो गई कहानी सर, ठीक। आज ऐसी कंडीशन है कि सुबह आए आप,
काम निपटाया, शाम को निकल गए सर, है ना, वापस सर, है ना। तो ये फर्क पड़ता है ना सर, है ना, एवरीथिंग मैटर्स। ओके, कनेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जितनी भी पूरी सेटअप है पॉलिटिकल सेटअप के रूप में, इकोनॉमी में कैसे हेल्प करता है, ये आपकी एक पूरा आइडिया आपको क्लियर रहना चाहिए सर, ठीक है। तो ये पिक्चर क्लियर रहेगा इवन बतूता ने, और क्या क्या चीजें ऑब्जर्व की उसके अंदर से सर, ठीक है। तो आपको ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। स्लेवरी सिस्टम के बारे में मैंने आपको बताया सर, ठीक है। इनफैक्ट इसमें है ना, ये ह्यूमंस भी दौड़ते थे और घोड़े भी दौड़ते थे सर, ठीक है। तो घोड़े के ऊपर छोटी छोटी पोस्ट हुआ करती थी, उसको कहते थे उलुक, है ना। तो उलुक वाला हॉर्स पोस्ट एट द टाइम, जो घोड़े के ऊपर बैठा के लोग दौड़ते थे, और कुछ लोग ह्यूमन ही दौड़ लेते थे। तो रिले सिस्टम है, एक बंदा दूसरे को देगा, दूसरा तीसरे को देगा, तीसरा चौथे को देगा, चौथा पांचवें को, इस तरह से पूरी एक साइकिल चलती थी। और जनरली 1 किलोमीटर के आसपास इनका ये डिस्टेंस रहता था। 1 किलोमीटर के बाद यू आर सपोज्ड टू गो बैक टू योर ओल्ड स्टेशन, है ना, क्योंकि आपको ज्यादा नहीं दौड़ना है। तो मतलब आप पकड़ के चलिए कि दिल्ली से मुल्तान का कितना अंतर होगा, व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ दिल्ली टू मुल्तान, कम से कम 400-500 किलोमीटर होगा। अगर 400-500 किलोमीटर के डिस्टेंस को अगर आपको न्यूज़ पहुंचाने हो, या कोई छोटी-मोटी 10 आपको है ना कागज-वागज पहुंचाना हो, कोई पार्सल पहुंचाना हो, 1 किलोमीटर पे एक बंदा दौड़ रहा है या 3 बंदे दौड़ रहे हैं, मतलब यू हैव 1500 टू 1400 पीपल जस्ट एम्प्लॉयड इन अ सिंगल रूट। नहीं, एक बंदा नहीं होगा सर, 2-3 बंदे होते हैं सर। एक बीमार हो गया, एक का पाँव टूट गया, किसी का ट्विस्ट हो गया सर, है ना, नीचे कांटा लगा, है ना, समझे नहीं समझे, हाय लगा, है ना, तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना, खुले पैर दौड़ने होते थे। तो दिस विल बी अ प्रॉब्लम फॉर यू सर, गेटिंग अप। तो यू सी कि 2-3 बंदे होते थे सर, एक बंदा नहीं होता था। चलिए, तो जब 2-3 बंदे होंगे तो ऑब्वियस है कि यहाँ आपके पास मैन पावर चाहिए। अब ऐसा तो पूरे भारत में किया था, है ना, गेटिंग अप। ओके, सो यू सी कि दिस काइंड ऑफ इकोनॉमिक एंड आई वुड से द एजुकेशन सिस्टम वाज एस्टैब्लिश्ड ऑल ओवर द कंट्री। पूरे भारत में कर रहा है ये व्यक्ति सर, ठीक है। और नॉर्थ से लेकर साउथ तक, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, दौलताबाद में भी ये किया था। दिल्ली से दौलताबाद जाने में कभी-कभी 40 दिन लग जाते थे, 50 दिन लग जाते थे। पर राजा को 4 दिन में समाचार मिल जाता था कि दौलताबाद में क्या हो रहा है सर, ठीक है। अगर राजा दिल्ली में बैठा हो तो दौलताबाद की न्यूज़ मिलती थी, दौलताबाद में बैठा हो तो दिल्ली की न्यूज़ मिल जाती थी सर, ठीक है। तो ये सब चीजें बहुत मैटर करती है व्हेन वी सी द होल सेटअप। और इवन बतूता जैसा व्यक्ति लिख रहा है सर, है ना, तो ये कोई छोटी-मोटी बात नहीं है सर, ठीक है। तो इसने इसकी बात की है सर, पोस्टल सिस्टम की बात की, रिले सिस्टम की बात की है सर, है ना। दूसरी उसने अर्बनाइजेशन की बात की। अब देखिए अर्बनाइजेशन में उसने 2 सिटीज को कंपेयर किया, उसने दिल्ली को कंपेयर किया है और उसने दौलताबाद को कंपेयर किया है। अब आप याद करिए अर्बनाइजेशन के क्लास को, मैंने आपको बताया था कि दिल्ली एंड दौलताबाद आर नोन फॉर द मार्केट्स, याद है कि नहीं आया सर, ठीक है। एंड मैंने आपको बताने की कोशिश भी की थी कि यहाँ पे मार्केट्स के अंदर ये चौराहा स्टाइल ऑफ मार्केट्स आपको दिखते हैं सर, ठीक है। ये चौराहा स्टाइल ऑफ मार्केट की खासियत क्या होती है कि 4 लेन्स होगी, यहाँ पे दुकान होगी, यहाँ पे शॉप है, यहाँ पे शॉप है, यहाँ पे शॉप है, बीच में चौक होगा सर, ठीक है ना। तो ये जो चौराहा स्टाइल ऑफ मार्केट है, ये आपको दौलताबाद के अंदर दिखता है। और इसके बीच में इनफैक्ट है ना एक छोटा सा स्क्वायर था, जहाँ लोग इनफैक्ट है ना इकट्ठे होते थे, गाने गाते थे, पीते थे, ये सब चीजें कहानी आपको मिलेगी सर, ठीक है। तो इवन बतूता लिखता है कि बीच में चौक है, चौक के अंदर लोग गाया करते हैं, नीचे दुकान ऊपर मकान का कंसेप्ट दिखता है, या आगे दुकान पीछे मकान का कंसेप्ट दिखता है। पुराने केसेस में आपको पता होगा, हमने ऑलरेडी अर्बनाइजेशन के क्लास के अंदर देखा है, वो इवन बतूता उसको जस्टिफाई करता है सर, ठीक है। इवन बतूता चौराहा सिस्टम के बारे में बताता है, इवन बतूता फोर्ट के बारे में बताता है। वो कहता है कि दिल्ली का जो फोर्ट है बहुत बढ़िया है सर, ठीक है। अब फोर्ट किसकी बात कर रहा है, एक ही फोर्ट है इवन बतूता के समय पे, वो है जहांपनाह सर, ठीक है। क्यों जहांपनाह, क्योंकि जहांपनाह वाज अ फोर्ट दैट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय पगला राजा। पगला राजा कौन था, अपना मोहम्मद बिन तुगलक था सर, ठीक है। तो ये भी चीजें इनफैक्ट इवन बतूता यहाँ से ऑब्जर्व करके बताएगा कि क्या क्या चीजें चल रही है सर व्हेन वी सी द इंडियन अर्बनाइजेशन सिस्टम सर, ठीक है ना। तो पहली चीज तो आपको इवन बतूता के बारे में पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें उसके द्वारा ऑब्जर्व की गई। अब इसके अंदर हम लोग थर्ड चीज ऐड करेंगे, वो है इवन बतूता की इकोनॉमी के ऑब्जर्वेशन सर, ठीक है। अब इकोनॉमी में क्या था भाई, वो तो ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में बताएगा सर, ठीक है। ट्रेड एंड कॉमर्स के अंतर्गत अलग अलग कमोडिटीज के बारे में बताएगा। कमोडिटीज का मतलब क्या है कि जो वस्तुओं का व्यापार हो रहा था फ्रॉम इंडिया टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड सर, ठीक है। तो 2 जगह के ऊपर वो व्यापार की बात बताता है। एक तो वेस्ट एशिया के थ्रू बताने की कोशिश करेगा और दूसरा कहां पे बताएगा, ईस्ट एशिया के थ्रू सर, गेटिंग पॉइंट, है ना। अरे भाई ये सब पढ़ा लिया है, इसके लिए मैं आपको थोड़ा फासम फास जा रहा हूं। अब बेचारे नए बच्चे आए, उनके लिए गुस्ताखी माफ सर, वरना अगर फिर बेसिक हम लोग अच्छी तरह से किया हुआ है सर, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग मेरे साथ मेरी लीनियरिटी में चलोगे सर, ठीक है। क्योंकि ये ऑप्शनल का कोर्स है बेटा, ये ऑप्शनल का कोर्स 6-8 महीने तक हम लोग चलवा रहे हैं। उसमें आपसे एक्सपेक्टेशन ये है कि आप पीछे वाला जो होमवर्क है, रिकॉर्डेड क्लासेस देखते रहिए सर, ठीक है। आज ही आप जुड़े हो तो मैं आपको ये बहुत ही बहुत तहे दिल से मैं कहूंगा, मुझे आपको दिल से बुरा लगता है, बट आप पिछले क्लासेस को देखिए सर, है ना। क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अगर आप 2 घंटे यहाँ बैठोगे ना सर, सडनली यू फील दैट कि सर मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर, ठीक है। नहीं आ रहा है क्योंकि वी आर इनटू द मिडल ऑफ द कोर्स, वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट 70% ऑफ पेपर 1 सर, ठीक है। 30% मुगल्स वाला पोर्शन ही बाकी है, वो भी कल से परसों से या परसों से शुरू हो जाएगा सर, ठीक है। तो फिर उसके लिए फिर है ना हम लोग जितना लंबा करेंगे या मैं फिर उसमें भी बेसिक चलवाता रहूंगा, तो फिर प्रॉब्लम ये होगा कि आगे चल ही नहीं पाएंगे सर, ठीक है। तो मुझे ये सिलेबस भी पेपर 1 भी खत्म करना है और दूसरा आप ही लोगों के लिए पेपर 2 भी जल्दी लेके आना है सर, ठीक है। क्योंकि आजकल पेपर 2 का बहुत प्रेशर बनना शुरू हो गया है, समझे नहीं समझे। पर मेरा एक सब्जेक्ट है सर और जीवन में एक उसूल है सर, ठीक है। आंखों में आंखें डाल के लोग मुझे कहते हैं कि ये करेगा, मैं कहूंगा कि नहीं करूंगा, समझे नहीं समझे, है ना। तो अभी नहीं शुरू होगा, जब तक कंप्लीट नहीं होगा सिलेबस तब तक नहीं करूंगा सर, ठीक है। गेटिंग पॉइंट, है ना। जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो मना करना सीखिए सर, है ना। जीवन में आगे बढ़ना हो तो मना करना सीखिए सर। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ऐसी आएगी आपको लाइफ के अंदर जहां आपको ना बोलना पड़ेगा, क्योंकि आप कहीं पे ऑक्यूपाइड रहोगे। कहीं पे आपके साथ ऐसी सिस्टम होगी जहां आपको लग रहा होगा कि यार इसको छोड़ के यहाँ चला जाता हूं सर, ठीक है। बट टेल नो इफ यू हैव कॉन्फिडेंस इन व्हाट यू आर डूइंग सर, है ना। क्योंकि हर बार आपको क्या बचा कुछ आधा अधूरा छोड़ के दूसरे के ऊपर जंप नहीं करना है सर, ठीक है। आपने शुरू किया था तो उसको कंक्लूड करिए, फिर आगे आपको मूव करना है सर, समझे आप लोग, ठीक है ना। चलो लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट। ये ना बोलने की एक आदत, और फिर आंखों में आंखें डाल के बोलना होता है, पर सामने वाले को बुरा ना लगे वो भी बोलना पड़ता है सर, ठीक है। तो आपको है ना फिर थोड़ा टास्क डुबा के ना बोलना होता है, उसके लिए फिर आपको थोड़ी डिप्लोमेसी भी आनी चाहिए सर लाइफ के अंदर, चलिए। क्योंकि आप अपने सबऑर्डिनेट या अपने जूनियर लेवल के ऊपर किसी के साथ बात करोगे तो उसको कह सकते हो कि यार नहीं हो पाएगा। बट अगर सीनियर कोई है जिनको आपको पता है कि वो इंसान का स्वभाव ऐसा नहीं है कि जो ना सुनने को तैयार नहीं है, तो उसके लिए आपको रास्ता निकालना पड़ेगा सर, ठीक है ना। और वहां भी चाणक्य काम में आएंगे आपको सर, चलिए लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट। ओके, तो आप लोग जो मुझे हर रोज पूछ रहे थे कब शुरू होगा, कब शुरू होगा, कब शुरू होगा, होगा सर, होगा जरूर। कब शुरू होगा, जब ये खत्म होगा तब शुरू होगा सर, ठीक है। आज ये खत्म होगा तो कल शुरू करेंगे, परसों खत्म होगा तो तरसों शुरू करेंगे, तरसों खत्म होगा तो उसके बाद वाले दिन शुरू करेंगे, बट करेंगे जरूर सर, चलिए सर, है ना। लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट, क्योंकि ये हर रोज सर, है ना, एवरी टाइम स्टूडेंट्स कीप ऑन आस्किंग अस। ओके, देखिए आपकी क्वेरी बहुत जेन्युइन होती है, मैं तहे दिल से बहुत रिक्वेस्ट करता मतलब है ना आपको मानता भी हूं सर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपकी क्वेरीज को मैं इग्नोर कर रहा हूं सर, ठीक है। बट वी हैव अ सिस्टमैटिक पैटर्न ऑफ रनिंग द कोर्स, है ना, समझे। एंड व्हेन वी आर रनिंग द कोर्स इन अ सिस्टमैटिक पैटर्न, तो इट इज आल्सो माय ड्यूटी टू इनफैक्ट है ना कंप्लीट द कोर्स इन इफेक्टिव वे सर, है ना। चलो लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट। ओके, तो कहानी क्या है सर, है ना, कहानी है, वरना फिर आप मेंस का क्वेश्चन पेपर देखोगे मेरे को गाली दोगे सर। आप जब 2 साल के बाद मेंस का क्वेश्चन पेपर देखोगे ना सर, आप मुझे इतना कोसोगे बोले मास्टर ने पढ़ाया नहीं सर, ठीक है। बोल बच्चन करके गया 6 महीना कोर्स चलाया और फिर मैं आपके सामने तो मुंह दिखाने लायक नहीं होगा, मैं अपने आप को आईने में नहीं देख पाऊंगा सर, ठीक है। समझे नहीं समझे। क्योंकि मेरे को है ना एक चीज मेरे बड़े बुजुर्गों ने सिखाया, बोले बेटा तू राइटियसनेस में चल सर, ठीक है ना। टाइम थोड़ा आगे पीछे लगेगा, चलेगा सर, ठीक है। आप क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज मत करिए और तुम जो कर रहे हो उसको जस्टिफाई कर दो सर, ठीक है ना, समझे। क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा आगे पीछे उसके रिलेटेड टॉपिक आएगा तो फिर ऑटोमेटिकली आपको फिर हंगामा होना शुरू हो जाएगा कि यार इसमें से कुछ नहीं। मैं उसके बावजूद भी कहता हूं 20 क्वेश्चन आर आस्क्ड इन द मेंस एग्जामिनेशन, याद रखिए सर। तो भी 17-18 क्वेश्चन ही ऐसे होंगे जो टॉपिक आपने टच किए होंगे। 2-3 क्वेश्चन तो हर बार मेरे लिए भी नए आ जाते हैं। मैंने बोला ठीक है, इस बार यहाँ कॉर्नर में घुस गया, इस बार वहाँ कॉर्नर में घुस गया सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो एवरी ईयर दे विल आस्क यू 1 और 2 कॉर्नर क्वेश्चंस, बट इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड इफेक्टिवली तो आपके लिए पूरा पेपर कॉर्नर क्वेश्चन पेपर हो जाएगा। द होल पेपर विल बी कॉर्नर पेपर सर, मार्क माय वर्ड्स।
एवरी ईयर एज अ टीचर इट इज चैलेंजिंग फॉर मी टू अंडरस्टैंड द यूपीएससी पैटर्न। एक दो क्वेश्चन कॉर्नर के आते हैं एज अ टीचर के रूप में मुझे लगता है कि यार ये तो बहुत डेप्थ में चला गया सर, इसके लिए तो हमारे लिए भी 200 शब्द नहीं मिलेंगे सर, है ना, समझे नहीं समझे, उसको ढूंढ के लाके आने में, कंपाइल करने में, सेटअप करने में सर, है ना। और जब आप ये डेप्थ में नहीं कर रहे हो तो पूरा क्वेश्चन पेपर आपको लगेगा कि कॉर्नर का पूछ रहा है सर। आउट ऑफ 20 क्वेश्चन यू ओनली एबल टू आंसर 4 और 5 क्वेश्चन। अब देख लीजिए सर, पहली बार क्वेश्चन पेपर उठाओगे ना फॉर्म में, थोड़ा बहुत हिस्ट्री पढ़ के ऑप्शनल का सर, एंशिएंट इंडिया का पेपर देखोगे 10 क्वेश्चन करोगे, यार ये भी नहीं आ रहा है, यार ये भी नहीं आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है, ये क्या हो रहा है सर, ठीक है। एक टेंपल का आता था द्रविड़ आर्किटेक्चर, बस खाली वो आया, बस ये वही, उसके सिवा तो क्या लिखेंगे। अब द्रविड़ में भी डेप्थ में पूछ लिया, बोले पल्लव के फेजेस, ओरिजिन, इवोल्यूशन और डेवलपमेंट को हाईलाइट करिए। अब तो द्रविड़ को पूरा रट्टा मार के कहते चोला, पल्लव, होयसाल, फलाना ढीमका, सबकी सब डायनेस्टीज को। यहाँ तो एक स्पेसिफिक डायनेस्टी पूछ रहा है, तो मसला ही नहीं है आपके पास, ठीक है। थोड़ा पेशेंस रखिए दोस्तों, है ना, हैव पेशेंस यार। आप जो चीज करने जा रहे हो, यू आर एक्चुअली एमिंग टू रीच द लेवल जहां आपको पेशेंस के बिना चलेगा ही नहीं सर, ठीक है। पेशेंस के बिना कुछ नहीं चलेगा सर, है ना। हैव पेशेंस, सबसे पहले थंब रूल नंबर 1 लगा दीजिए सर, ठीक है। ये बंदा जेल में चला गया था सर, इब्न बतूता को ये मोहम्मद बिन तुगलक ने उठा के जेल में डाल दिया, वो काजी बनाया था, उसके बाद उसी को ही अपनी कानूनी रूप से उसको जेल में डाल दिया, बोले है ना कि तुम्हारा कानून तुम्हारे ऊपर लागू कर दो, आओ बाबा सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट। उसके बाद देन ही वाज रिमूव्ड फ्रॉम द जेल एंड मेड एम्बेसडर टू चाइना सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो क्या क्या चीजें इब्न बतूता लिखता है, सुनिए मेरी बात सर, है ना। तो वो वेस्ट एशिया के साथ और ईस्ट एशिया के व्यापार के साथ बताएगा। वेस्ट एशिया के व्यापार में क्या क्या चीजें बताता है, याद रखिएगा सर, है ना। तो वी कम टू नो अबाउट मल्टीपल पॉइंट्स। वो पर्शिया के साथ ट्रेड की बात करता है, वो बताता है कि भारत का यमन के साथ ट्रेड हो रहा था, और ये ट्रेड के अंदर मेनली अगर आप समझने की कोशिश करिए, पेपर और जिंजर का ट्रेड बहुत बड़ी मात्रा में है, क्योंकि इंडिया वाज अ प्लेस जो बेसिकली इसके लिए जाना जाता है सर, स्पाइसेस के लिए सर, ठीक है। ये ट्रेड के लिए इनफैक्ट ये बताता है कि मैंगलोर नाम की जो जगह है, वो मैंगलोर नाम की जगह से बेसिकली एक्सपोर्ट्स होते थे। अब ये दर्शाता है कि भाई गुजरात तो एक इंपॉर्टेंट पोर्ट था, पर गुजरात के सिवाय अब साउथ इंडिया में भी पोर्ट्स बनने की शुरुआत हो रही है सर, गेटिंग पॉइंट, है ना। दूसरा वो ईस्ट एशिया के साथ व्यापार बता रहा है, वो बता रहा है कि तमिलनाडु वाले रीजन से, और साथ आप देखिए तो वी आल्सो कम टू नो अबाउट द वेस्ट बंगाल वाला रीजन, वहां पे भी व्यापार हो रहा है सर, है ना। सो वेस्ट बंगाल इज अ प्लेस वेयर वी सी द ट्रेड इज गोइंग फॉर ईस्ट एशिया। ईस्ट एशिया का मतलब है चाइना की तरफ आपको इसका व्यापार दिखेगा सर, ठीक है ना। तो ये 2-3 पॉइंट्स आपको इसके बारे में पहले तो क्लियर हो जाने चाहिए। दूसरी उसने बताने की कोशिश की है कमोडिटीज के प्राइसेस के बारे में सर, ठीक है। तो उसने प्राइसेस के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई है इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर, जहां वो बताता है कि वेस्ट बंगाल वाले रीजन के अंदर उसको राइस बहुत क्वांटिटी में मिले हैं, और राइस इतनी क्वांटिटी में मिले हैं तो इसके कारण इसके प्राइस जो है वो हमको बहुत ही कम दाम में मिल जाते हैं, और इतने सस्ते से उसने कहीं पे नहीं देखे हैं सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट। तो चीपर राइस की बात कर रहा है, ही इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट्स एज वेल सर, ठीक है। तीसरे पॉइंट उसने दिल्ली दौलताबाद को कंपेयर किया। चौथा पॉइंट अगर आप समझने की कोशिश करो, उसने सोशो कल्चरल एक्टिविटीज को बताया, और वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ किन किन प्रकार की चीजें हो रही है। इंडिया से टेक्सटाइल का व्यापार कहाँ कहाँ हो रहा है, टेक्सटाइल के अंदर सिल्क है, कॉटन हो गया सर, ठीक है। फिर आपकी मुस्लिम हो गया, मुस्लिम ढाका से जाता था सर, ठीक है। अब मैं अज्यूम करता हूँ कि आपने दिल्ली सल्तनत की इकोनॉमी को देखा है सर, और दिल्ली सल्तनत की इकोनॉमी को अगर आप समझने की देखा है तो आपको आइडिया लगेगा सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, है ना। तो यू हैव ऑलरेडी कवर्ड अप दैट क्लास, तो आपको उसके बारे में ये चीजें रिपीट होती हुई दिख जाएगी सर, ठीक है। तो ओवरऑल इब्न बतूता की कहानी में हमको ये 4-5 चीजें दिखेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इब्न बतूता 2-3 चीजों के बारे में हाईलाइट करेगा, वो है इंडिया की शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के बारे में सर। और शिप बिल्डिंग के बारे में बताता है कि भारत में ये जो जहाज थे, जहाजों की बिल्डिंग का निर्माण भी हो रहा था। ये जहाजों का जो निर्माण हो रहा था उसमें कोकोनट का बहुत बड़ा रोल प्ले था सर, ठीक है। तो कोकोनट के जो छिलके होते हैं ना, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत हाई होती है सर, ठीक है ना। यू माइट बी अवेयर अबाउट दिस पॉइंट कि इसको आप खींचोगे ना तो ये जल्दी टूटते नहीं है सर, ठीक है। और इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत हाई होती है, तो ऑब्वियसली दिस कैन बी यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द शिप एज वेल सर, ठीक है। तो इब्न बतूता लिखता है कि भाई आई हैव सीन इंडियन पीपल मैन्युफैक्चरिंग द शिप्स एज वेल यूजिंग द कोकोनट सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो ये बताता है कि कोकोनट इंसान की शक्ल जैसी है, बट इसमें शिप का यूज हो रहा था। फिर उसके थ्रू ये लोग अलग अलग प्रकार के केबल्स बनाते थे, केबल्स मतलब उसके वो क्या कहते हैं, काइंड ऑफ उसके धागे बनाते थे, रस्सी बनाते थे, और उससे बेसिकली पूरी की पूरी जॉइनिंग होती है सर, ठीक है। लास्ट में इब्न बतूता एक चीज को हाईलाइट करेगा, वो है मार्को पोलो के द्वारा भी जो चीज लिखी गई थी, वो थी पान खाए सैया हमारा, खुरते पे छींट लाल लाल सर, ठीक है ना, समझे। तो ऑलवेज रिमेंबर कि सोशल कंडीशंस में वो इंडिया के फूड हैबिट के बारे में लिखेगा, और फूड हैबिट के बारे में लिखेगा तो पान के बारे में भी लिखता है सर, ठीक है। और पान के बारे में जो लिखता है तो वो बताता है कि यहाँ पान के ऊपर सब लोग चटनी लगाते हैं व्हाइट कलर की चटनी लगाने के अंदर अंदर कुछ डालते हैं सुपारी जैसा सर, ठीक है। फिर यूं ऐसा करके चबा के हाँ आप बुड़बक इधर आओ सर, समझ, ठीक है। तो वो कहानी आपको इब्न बतूता बताएगा। अब देखिए 4-5 चीजें हमको पता चलती हैं। मार्को पोलो ने जो देखा वही चीज अगर आप समझिए सर, है ना, इब्न बतूता भी बताता है सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। एंड बोथ द ऑथर्स वेंट टू द साउथर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। मार्को पोलो काकटियाज में आया था, इब्न बतूता दौलताबाद से फिर नीचे कोलम की तरफ गया, कोलम से फिर बंगाल की तरफ जा रहा है। तो ही इज गोइंग टू मल्टीपल प्लेसेस जहां उसको पान के बारे में पता चल रहा है सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट। इनफैक्ट मार्को पोलो के पान के अनुभव भी थोड़े खराब रहे थे, क्योंकि वो मार्को पोलो जो पैदल चल रहा था काकटिया के किंगडम में, तो किसी ने बाजू में पिचकारी मार दी थी सर, ठीक है। तो मार्को पोलो देख रहा है कि बोले देख नहीं सकते, तो उसको पता नहीं था मार्को पोलो को कि वो भारत में आया हुआ है सर, ठीक है। सामने वाले बोला कि तू देख के चलना सर, ठीक है। हां, राइट टू पिचकारी इज फंडामेंटल राइट्स है ना, यू शुड गो ऑन द साइड पाथ, ओके, व्हाइल यू आर गोइंग ऑन द फुटपाथ सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो ये कहानी आपको दिखेगी सर, है ना। मार्को पोलो थोड़ा सरप्राइज हो गया था, यार गजब के लोग यार यहाँ के सर, ठीक है। पर चलता रहता है सर, बदनामी कर रहा है, फॉरेन ऑथर है ना, होता है ना, टाइम्स वेस्टेड इंटरेस्ट वाले होते हैं, विदेशी लोग, विदेशी ताकतें हैं ना भारत को बदनाम करने के लिए। तो उस टाइम पे भी आई थी मिडिल इंडिया में, खैर। तो आपको पहली 3-4 पॉइंट्स आपको यहाँ से दिखती है इब्न बतूता के बारे में, जो इब्न बतूता ने यहाँ पे ऑब्जर्व की है इंडिया में सर, ठीक है। अब देखिए ये तो उसके ऑब्जर्वेशंस हो गए। ये ऑब्जर्वेशंस मोटे-मोटे तौर के ऊपर मैंने आपको थंब रूल के रूप में, मतलब जो बुलेट पॉइंट्स चाहिए वो मैंने आपको दे दिए हैं सर। अब इसमें जेन्युइनिटी कितनी है सर, नाउ द क्वेश्चन कम्स अबाउट जेन्युइनिटी सर, ठीक है। तो आपको इब्न बतूता की हिस्ट्री, अरब हिस्टोग्राफी के अंदर अगर आपको पूछता है कि भाई इब्न बतूता के द्वारा जो चीज लिखी गई है वो कितनी हद तक उचित है, इब्न बतूता जो भारत के बारे में लिख रहा है वो कहाँ-कहाँ तक आपको ठीक लग रहा है सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट। तो आपको आइडिया रहना चाहिए कि भाई इब्न बतूता ने खुद तो लिखी नहीं है सर। मोरक्को के सुल्तान के एडवाइस के ऊपर एक ऑथर हुआ करता था जिसका नाम था इब्न जुवाजी सर, ठीक है। तो राइट डाउन उसके इसके बारे में हम लोग लिख सकते हैं कि इट वाज डिक्टेटेड बाय इब्न बतूता टू समवन एल्स कौन थे, उनका नाम था इब्न जुवाजी सर, ठीक है। तो सेकेंडरी सोर्स के रूप में हम लोग कह सकते हैं। सेकेंडरी क्यों कह रहे हो सर, क्योंकि ऐसे तो प्राइमरी है पर व्यक्ति कोई और है सर, ठीक है। तो वो है ना कि इब्न जुवाजी और वो इब्न बतूता के बीच में ये चर्चा हो रही होगी कि बोल वो रहे हैं पर शब्द मेरे हैं सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट। तो बोला है उसने पर लिखा है मैंने, वैसी कहानी आपको दोनों के बीच में दिखेगी। बट आप इनकी यहाँ पे एक पॉइंट्स को जरूर से हाईलाइट करके बता सकते हो कि इब्न बतूता ने क्या-क्या चीजें ऑब्जर्व की है और उसने क्या-क्या चीजें लिखी है सर, ठीक है। तो लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट, आपको फटाफट इब्न बतूता के ऑब्जर्वेशन को स्लाइड्स में दिखा देता हूँ। इसमें कुछ है नहीं सर, ठीक है ना। तो ये महाशय मैंने आपको कल की क्लास के अंदर मैप भी दिखाया था, ये निकल पड़े थे यहाँ से सर, ठीक है। सो ही हैड गॉन फ्रॉम यहाँ से सर, ठीक है ना, मोरक्को से। अब छोटे स्क्रीन पे दूसरे स्क्रीन के ऊपर सर है ना, बहुत जीवन में प्रॉब्लम है सर, ठीक है। पर सह लेंगे आज 2-3 क्लास के अंदर सर, ठीक है। और फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे, और फिर उसके बाद यूं जाएंगे सेंट्रल एशिया से सिंध आएंगे, सिंध से भारत की तरफ आएंगे, भारत में यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ से फिर मालदीव की तरफ जाएंगे, वाटर विला में वो स्प्लैश पूल वाली जगह पे, है ना, सीधा स्लाइड से समुद्र पे उतरेंगे सर, ठीक है। वो क्या है, सी प्लेन के अंदर फिर वापस जाएंगे सर, है ना, फोटो इंस्टाग्राम पे रील डालेंगे, देन ही गोस टू श्रीलंका एंड देन फाइनली ही गोस टू बंगाल, और बंगाल में उसके यंग बहू है, एंड देन फाइनली फ्रॉम बंगाल ही गोस टू चाइना सर, ठीक है ना। तो लंबी
जर्नी है सर, बहुत लंबी जर्नी है सर, मतलब इतना आप सोच नहीं सकते, इतना उन्होंने मतलब है ना, मैंने बताया था कि अल्ट्रा प्रो मैक्स ट्रक लाइफ है ना, ट्रैवल ब्लॉगर्स आज के है ना, शर्मा के उनको चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए सर, वो काम इन्होंने किया था आज से 750 साल पहले सर, ठीक है। आज 2-3 किलोमीटर घर के बाहर नहीं निकले और देखिए मैं ब्लॉगिंग करने जा रहा हूं, मैं ट्रैवलिंग इज माय हॉबी, अरे हॉबी इसको कहते हैं बाबू, ठीक है, वो तुम जो कर रहे हो ना वो कुछ और कहा जाता है उसको। चलिए लेट्स कम बैक टू दिस पॉइंट, ओके। तो आपको पहली चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि बतूता के द्वारा क्या क्या चीजें लिखी गई है, और मेनली इब्न बतूता जो है वो किस तरह से अपने अनुभव को शेयर करवा रहे हैं सर, ठीक है। तो 4 पॉइंट हम लोग लिखेंगे, इनके क्रिटिसिज्म, इनके ऑब्जर्वेशंस में, कंपैरेटिव एनालिसिस में आपको पता होना चाहिए कि इब्न बतूता के कंपैरेटिव एनालिसिस में अल बिरूनी के सामने इब्न बतूता इज अ गुड सोर्स और बैड सोर्स। आपको पूछता क्या है सर, है ना, कंपैरेटिव एनालिसिस पूछे सर, है ना। अब देखिए लेट मी कम बैक टू द क्वेश्चंस दैट दे हैड आस्क्ड यू सर, है ना, क्योंकि हमको मसाला क्वेश्चंस के सेंटर की लिखना है तो हमको ज्यादा ठीक रहेगा। देखिए अब प्रश्न क्या पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया है कि प्रोवाइड अ कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ द अरबिक एंड पर्शियन हिस्टोग्राफी। हां, बघितला, सब देखा कि नहीं देखा सर, ठीक है ना। सो अगर आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा गया है कि प्रोवाइड कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ अरबिक एंड पर्शियन हिस्टोग्राफी सर, ठीक है ना। एक्चुअली मैं आया तो मेरा जो ड्राइवर था वो मराठी में बात कर रहा था किसी के साथ सर, ठीक है। तो फिर मैंने उसके साथ 2-5 मिनट में रास्ते में आ रहा था एयरपोर्ट से यूं चलते तो मैंने कहा कि अच्छा आप मराठी स्पीकिंग, बोले नहीं सर मैं कन्नड़ स्पीकिंग हूं, बट मतलब मदर टंग कन्नड़ है, बट उनको मराठी आ रही थी, वो टॉकिंग विद समवन एल्स। तो फिर मैंने भी उनके साथ मराठी से संवाद किया, तो वो कह रहे हैं कि सर आप मुंबई से आए, पुणे से आए, मैंने बोला नहीं मैं अहमदाबाद से आया। बोले सर आपकी मदर टंग मराठी नहीं, मेरा भी गुजराती है, पर मराठी जैसे आपको मराठी आती है वैसे मेरे को भी थोड़ी बहुत आ जाती है सर, ठीक। तो उसमें कुछ बात कर रहे थे, तो ठीक अच्छा लगता है सर, ठीक है ना, रास्ता काटना होता है आपको, ठीक है, गाड़ी में अकेले बैठे-बैठे चलिए, तो मजा आती है सर, ठीक है ना। सबसे ज्यादा बढ़िया जो होता है ना सर, मतलब इंडिया में तो आप देखिए कि ये तो लोकल एयरपोर्ट जर्नी के अंदर, बट अब बाहर जाओगे तो वेस्ट एशिया में चले जाओगे तो बहुत आपको अफगान दिखेंगे सर, ऑल द पठान सर, है ना, वेरी लवली पीपल सर, उनके साथ आप बातें करते रहोगे सर, है ना। पठान बेचारे टैक्सी चलाते हैं दुबई में, शारजा में, अबू धाबी में, रासल खेमा, सऊदी अरेबिया में, दमाम में सर, है। इवन आप जॉर्डन तक चले जाओ, वहां आपको बहुत सारे अफगान दिखेंगे सर, ठीक है। एंड दे आर वेरी लाइक डाउन टू अर्थ पीपल, वेरी हम्बल पीपल सर, है ना। चलिए लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट, ओके। तो इब्न बतूता और इसके बीच में आपको कंपेयर पूछा है सर, ठीक है। अब कंपैरेटिव एनालिसिस में क्या लिखेंगे सर, है ना, लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट। अब क्वेश्चन के ऊपर आ गया सर, फर्स्ट थिंग इज क्लियर टू यू, हां आपको इब्न बतूता की कहानी खत्म हो गई सर। अब क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं, नाउ लेट मी जंप टू द क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन के अंदर आपको ये याद रखना है कि कंपैरेटिव एनालिसिस में आप क्या लिखेंगे सर, है ना, व्हाट यू विल राइट इन द कंपैरेटिव एनालिसिस, ओके। तो कंपैरेटिव एनालिसिस में हम लोग 3 पॉइंट लिख सकते हैं, वी कैन राइट 2 3 4 पॉइंट्स, है ना। तो पहले पर्शियन हिस्टोग्राफी क्या है और अरबिक हिस्टोग्राफी क्या है सर, ठीक है। उसका टाइम पीरियड लिख दो सर, है ना। मैं आपको पहले बुलेट पॉइंट्स लिखवा के दे रहा हूं सो दैट आपका कंपैरिजन में 6-7 पॉइंट आपके कवर हो जाएंगे सर, ठीक है। कि कब-कब किसने लिखा था, हु वाज द ऑथर सर, समझे, और किसकी बुक किसके द्वारा लिखी गई थी सर, किसके कंटेम्परेरी राजा के बारे में लिखा गया है सर, ठीक है। और उसके बाद में आपको सोर्स ऑफ हिस्ट्री के रूप में, क्योंकि हिस्टोग्राफी में पूछा है तो सोर्स ऑफ हिस्ट्री के रूप में किसका वैलिडिटी ज्यादा है, कौन ज्यादा कवर कर रहा है, जिसकी कवरेज ज्यादा हो उसको आप हाईलाइट करोगे, जिसकी कवरेज कम है उसको आप लिखोगे कि भाई अल बिरूनी जैसे ऑथर्स आए तो थे सर, पर उनकी कवरेज में प्रॉब्लम क्या हो रहा है सर, गेटिंग पॉइंट, समझे नहीं समझे, है ना। तो ये टोटल मिला के आपके 6-7 पॉइंट हो जाएंगे, जहां आप लिखोगे कि पर्शियन हिस्टोग्राफी की शुरुआत पहले हुई, अरबिक हिस्टोग्राफी की शुरुआत हुई। तो हम लिखेंगे भारत के अंदर अरबिक हिस्टोग्राफी की शुरुआत पहले होगी, क्योंकि समझ इन द 10th सेंचुरी, इवन भी उसके पहले व्हेन द अरब इन्वेजन ऑफ सिंध टुक प्लेस, है ना, इट स्टार्टेड द बेस ऑफ हिस्टोग्राफी ऑफ इंडिया, बट वी डू नॉट फाइंड एनी काइंड ऑफ ऑथेंटिक सोर्सेस एट दैट टाइम सर, है ना। लेटर ऑन सम ज्योग्राफर्स एंड ट्रैवलर्स लाइक अल-मसूदी केम टू इंडिया, who came in the form of merchants, they highlighted the case of the Gurjar Pratihar, but still we do not get the main crux, है ना। The Arabic historiography is based on the idea and the research done by al-Biruni, who wrote about India in Kitab al-Hind somewhere in the 11th century सर, ठीक है। तो ये तो आपका फर्स्ट पैराग्राफ हो गया इसके बारे में सर, ठीक है। तो जब आप इंट्रोडक्शन दोगे और कंपैरिजन करोगे तो क्या कैसे कंपेयर कर सकते हो, मैं आपको ट्रेंड बता रहा हूं सर, है ना। एक ही पैराग्राफ में एक ही थीम के ऊपर अरबिक और पर्शियन हिस्टोग्राफी को कंपेयर करोगे सर। एक पैराग्राफ की पहली 2 लाइन आपने अरबिक हिस्टोग्राफी लिखी टाइम फैक्टर को लेके, उसी पैराग्राफ की दूसरी 2 लाइन के अंदर आप बेसिकली पर्शियन हिस्टोग्राफी का टाइम फैक्टर लिख दोगे। उसके बाद नीचे की 2 लाइन, क्योंकि आप हमेशा कंपैरिजन करोगे तो डिफरेंस के रूप में नहीं करिएगा सर, ठीक है। ये तो एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपके सामने डिफरेंस ये लाइन ड्रा करके करवा रहा हूं सर, ठीक है। क्योंकि वी आर डूइंग ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो ऑब्वियस है कि ऑप्शनल की डेप्थ होनी चाहिए और उसका फ्लो होना चाहिए सर, ठीक है। तो वो फिर आपको फ्लो नहीं मिलेगा अगर आपने वो डिवाइड करके आपने करने की कोशिश की सर, गेटिंग पॉइंट, है ना। तो पैराग्राफ फॉर्म में लिखिए सर, है ना। तो से फॉर एग्जांपल आप पकड़ने की कोशिश करिए पहले पैराग्राफ के अंदर, आप समझिए सर, ठीक है। यू कैन राइट द फर्स्ट पैराग्राफ सर, आप इंट्रोडक्शन के अंदर शुरू करोगे और इंट्रोडक्शन के अंदर लिखोगे कि व्हाट इज हिस्टोग्राफी फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना। अब आप में से बहुत सारे बच्चे मुझे पूछोगे कि सर व्हाट इज हिस्टोग्राफी। अब आप में से बहुत सारे 1.5 बच्चे ऐसे भी थे जो पहले क्लासेस से आए थे, पर पहले 4-5 क्लासेस उन्होंने जानबूझ के स्किप करवा दिए थे सर, ठीक है। क्योंकि मैं हिस्टोग्राफी की चर्चा कर रहा था तो उनको ये लगता था कि ये तो क्या मास्टर बातें कर रहा है सर, है ना। मेन मसाला आंसर राइटिंग का आना चाहिए सर। पहले दिन में हम लोग है ना 30 मार्क बन जाएंगे सर, ठीक है। तो उसके लिए आपको पहले 4 क्लासेस देखने पड़ेंगे सर, व्हाट इज हिस्टोग्राफी सर, समझे आप लोग, ठीक है। ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि उसके बेसिस के ऊपर से आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी हिस्ट्री एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग सर, ठीक है। क्योंकि उसमें मैंने सब कुछ समझाया हुआ है, कॉलोनियल में क्या प्रॉब्लम है, मीडियल हिस्टोग्राफी में कहां-कहां ये जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस लिखते हैं उसमें नेशनल हिस्टोग्राफी में क्या है सर, ठीक है। हिस्टोग्राफी इज नथिंग बट द आर्ट ऑफ राइटिंग हिस्ट्री, सारी भाषा में ये होता है सर, ठीक है। अब हिस्टोग्राफी इज राइटिंग बट द प्रोसेस ऑफ राइटिंग हिस्ट्री अगर इसको हम लोग कंसीडर करते हैं तो आपको ये पूरा का पूरा बेसिस पता होना चाहिए कि भारत में शुरुआत अरबिक हिस्टोग्राफी से हुई थी। तो सेकंड पैराग्राफ के अंदर जब बॉडी का लाइन आएगा तो उसमें टाइम फैक्टर आप लिखोगे कि भाई अरबिक स्टार्टेड फर्स्ट, और अरबिक में मैंने आपको बताया अल-मसूदी, अरबिक के अंदर मैंने आपको बताने की कोशिश की अल-बिरूनी, अरबिक के अंदर आप अल-उमरी जैसे ऑथर्स के बारे में लिख सकते हो सर, ठीक है। और अल इब्न बतूता के बारे में सर, ठीक है। तो इसमें टाइम फैक्टर सबसे पहले आ जाएगा। इसी तौर के ऊपर आप टाइम फैक्टर यही पैराग्राफ के अंदर पर्शियन हिस्टोग्राफी के अंदर भी लिखोगे कि द पर्शियन हिस्टोग्राफी कैन बी सीन with the advent of the Delhi Sultanate and when Muhammad Ghori conquered over India, we come to know the foundation of the scholars coming towards India started sir, है ना। and some foreign authors started initially contributing in the historical aspect, है ना। foreign authors में 2 का नाम जरूर से लिखेंगे, हम किसका लिखेंगे, हसन निजामी और मिनहाजुस सराज का सर, है ना। तबाकत नसीरी, और मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि जो स्टार्टिंग का जो फाउंडेशन है वो कहां से शुरू हो रहा है, नहीं बाकी सबके सब इंडियन थे सर, बाकी बरानी से लेके बाकी सब तो यहाँ पे पैदा हुए थे, आमिर खुसरो और ये सब, ठीक है ना। तो आप लिखोगे कि द बेसिस ऑफ द पर्शियन हिस्टोग्राफी इज फॉरेन ओरिजिन, अरबिक हिस्टोग्राफी इज कंप्लीटली फॉरेन ओरिजिन सर, समझे आप लोग, ठीक है। टाइम फैक्टर में ओरिजिन फैक्टर आएगा ना बाबू सर, ठीक है। तो ये पॉइंट बहुत मैटर करता है क्योंकि कंपैरिजन लिखना है। कंपैरिजन में जब विदेश का व्यक्ति भारत की हिस्टोग्राफी या भारत के बारे में लिखेगा या इंडिया आइडिया ऑफ इंडिया के बारे में लिखेगा तो उसमें प्रॉब्लम ये होगा, खुद के बायसेस होंगे, ठीक है। अब विदेशी लोगों के बायसेस थे कि नहीं थे। अब उसके अंदर अगर आपको याद होगा कि नेचर ऑफ
लिटरेरी सोर्सेज, और मैंने आपको शायद वो पहले 4 क्लासेस के अंदर पढ़ाया था, वो है कि लिमिटेशंस ऑफ लिटरेरी सोर्सेज। कोई भी साहित्य का स्रोत है उसमें बहुत सारी लिमिटेशंस है। उसमें सबसे बड़ी लिमिटेशन है प्रेजुडिसेस, पूर्वाग्रह सर, है ना? जैसे आपको मेरे लिए हो गया है सर, ठीक है, मास्टर पास पढ़ाता है, फाउंडेशन नहीं पढ़ा रहा है सर, गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो उसके लिए आपको आगे जाना पड़ेगा, समझे आप लोग, ठीक है? तो मेरा आपके लिए पूर्वाग्रह नहीं है, पर मेरा एक विशेष आग्रह है कि आप बेसिकली पूर्व में जाइए सर, ठीक है ना? तो आई एम ब्रेकिंग, मैं संधि तोड़ रहा हूं सर, है ना? मेरा आग्रह है आप पूर्व में जाइए, यू गो इनटू द पास्ट, यू वॉच द फर्स्ट 6 to 7 लेक्चर्स, देन यू कम एंड जॉइन द लाइव लेक्चर्स, इट विल बी ग्रेटली बेनिफिशियल फॉर यू सर, ठीक है? बट इन बिटवीन यू जंप टू द प्रोसेस, है ना? तो फिर इट विल बी वेरी मच प्रॉब्लमेटिक फॉर मी एंड आल्सो फॉर यू, बिकॉज़ आपका इंटरेस्ट लूज हो जाएगा ये सब्जेक्ट से, और जिस दिन आपका ये सब्जेक्ट से इंटरेस्ट लूज हो गया ना बेटा, आपके ऑप्शनल का चेंज करना पड़ेगा, वरना बंटाधार हो जाएगा, और फिर आखिर में कॉलर मेरा ही पकड़ोगे सर, ठीक है ना? समझे? बोले मास्टर ने फेल करवा दिया, बोले हिस्ट्री ऑप्शनल हमने पढ़ा था सर, गेटिंग माय पॉइंट नॉट, है ना? सो प्लीज, है ना? तो मेरा आपसे आग्रह ये है कि आप पूर्व में जाइए, पूर्वाग्रह मत रखिए सर, ठीक है? यू गो इनटू द पास्ट, आई एम इंसिस्टिंग यू वॉच द फर्स्ट लेक्चर्स, लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट, ओके? तो कहानी क्या है सर, है ना? कहानी ये है कि जितने भी ऑथर्स हैं, वो पर्शियन हो या अरबिक हो, इनके पूर्वाग्रह आपको दिखेंगे सर, ठीक है? गेटिंग माय पॉइंट, ओके? तो इसकी बेसिस आपको पता होनी चाहिए कि भाई ओरिजिन के अंदर हम लोग लिखेंगे, 2 थे, हसन निजामी और मिनाज सिराज सर, ठीक है? इन दोनों के बारे में हम लोग लिख सकते हैं, वी कैन एक्चुअली राइट डाउन सर, है ना? और इनके द्वारा क्या-क्या चीजें लिखी गई है इनिशियल बेसिस के ऊपर से, समझे आप लोग, ठीक है? अब थर्ड फैक्टर के ऊपर चले जाएंगे, वो है कि इनके द्वारा कौन-कौन सी बुक्स लिखी गई है सर, ठीक है? क्योंकि कंपैरिजन करना है ना सर आपको, तो बुक्स के अंदर हम लोग लिखेंगे कि किसी-किसी ने किताबुल रोहेला लिखी है, जैसे इब्न बतूता के द्वारा किताबुल रोहेला है, या इसके द्वारा किताबुल हिंद लिखी गई है सर, है ना? या पर्शियन हिस्टोग्राफी में फिर आमिर खुसरो के बारे में आप लिख सकते हो, या बरानी के बारे में लिख सकते हो सर, ठीक है? आखिर में समय मिला तो इसामी के ऊपर लिख सकते हो सर, ठीक है? बट एटलीस्ट आमिर खुसरो और बरानी के ऊपर लिख दोगे तो भी इनफ हो जाएगा, है ना? क्योंकि आपने 3-4 ऑथर वहां पे लिखे, 3-4 ऑथर यहाँ पे लिखे, अरबिक में 3 ऑथर्स लिखे, अल-बसरी, अल-बिरूनी, अल-उमरी और इब्न बतूता सर, ठीक है? उसमें अल-बिरूनी और इब्न बतूता के पास मसाला आपके पास बहुत रहेगा सर, ठीक है? यहाँ पे भी मिनाज सिराज और हसन निजामी के साथ आप आमिर खुसरो और बरानी को लिखोगे तो इट विल बी मोर देन इनफ टू गिव, मतलब है ना? आपने 3-3 4-4 एग्जांपल दोनों ऑथर में दे दिए हैं सर, है? फिर ज्यादा उसमें तुरंत खानी बनेगा, अपने को ऑथर नहीं बनने का है सर, है ना? अपने को थोड़ा पढ़ने का है, आंसर को थोड़ा कंपाइल करने का और आगे चलने का है सर, ठीक है ना? वरना तो फिर आपके नाम की कोई किताब लिखेगा, है ना? तारीख है सिद्धार्थ शाही सर, गेटिंग माय पॉइंट, समझे नहीं समझे, ओके? मैं लिख दूंगा सर, है ना? यूपीएससी आपके नाम की लिखेगा कि तारीख है अक्टूबर शाही, क्योंकि अक्टूबर में मेंस होगी आपकी अगले साल सर, ठीक है? और उस दिन आपका शाही पनीर मसाला बन जाएगा सर, समझे, है ना? तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ राइटिंग टू मच एक्सेस थिंग्स, ओके? तो कट इट शॉर्ट, ओके, है ना? मैं कट इट शॉर्ट क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आंसर राइटिंग में बहुत प्रॉब्लम देखा है, जहां कैंडिडेट्स को जो टॉपिक आता है उसमें भर-भर के लिख के आते हैं सर, नो यू शुड नॉट डू दैट, ओके? तो यू गिव द एग्जांपल्स ऑफ द बुक्स, है ना? ऑथर्स और बुक का नाम लिख दो सर, बस ये तो सबसे पहले फाउंडेशन के अंदर आपके आंसर राइटिंग का सबसे फर्स्ट पार्ट होना चाहिए सर, क्लियर सर? इसके बाद आपकी थीम ऑफ राइटिंग होगी सर, है ना? गेटिंग माय पॉइंट। ये थीम ऑफ राइटिंग के अंदर आप कंपेयर करोगे कि किसके द्वारा बेसिकली अच्छा लिखा गया है और क्यों अच्छा लिखा गया है सर, ठीक है ना? गेटिंग माय पॉइंट। तो कंपैरेटिव एनालिसिस है, देखिए आपको प्रश्न भी क्या पूछा है, कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द पर्शियन एंड अरबिक हिस्टोग्राफी सर, ठीक है? तो आप लिखोगे कि भाई एक पहले हुई थी, एक बाद में हुई थी, डेवलपमेंट फेजेस हमने बता दिया ना टाइम फेजेस के अंदर सर। अभी हमने टाइम फेजेस देखे तो वी हैव एक्चुअली सीन द डेवलपमेंट पार्ट सर, है ना? पिक्चर इज क्लियर ना कि भाई पहले अरबिक हुई, फिर पर्शियन हुई, पर्शियन में भी पहले फॉरेन ऑथर्स ने लिखा, फिर भारत के ऑथर्स ने लिखा। तो डेवलपमेंट सीरीज ऑथर को समझ में आ जाएगा कि भाई ऑथर मतलब एग्जामिनर उसको समझ में आ जाएगा कि भाई ये चलो फेंक नहीं रहा है सर, ठीक है ना? इसको कांसेप्ट समझ में आया क्वेश्चन का। फिर कंपैरेटिव एनालिसिस करना शुरू कर दिए ऑथर्स की थीम के बारे में। अब देखिए इसमें बॉल बाय बॉल कमेंट्री आपको नहीं करनी है, आपको मैं क्यों बता रहा हूं सर, ठीक है? थीम में आपको 4-5 थीम लिख देनी है। आपको ये लिखना है कि कौन से ऑथर्स ने पॉलिटिकल पॉइंट के ऊपर ज्यादा भार दिया है, कौन से हिस्टोग्राफी की थीम के अंदर सोसाइटी को ज्यादा तवज्जो दी गई है, इकोनॉमी को तवज्जो दी गई है सर, या ओवरऑल इंक्लूसिव थीम किसकी है सर? क्या अरेबिक हिस्टोग्राफी इंक्लूसिव है या पर्शियन हिस्टोग्राफी इंक्लूसिव है सर, ठीक है? अरब ऑथरों के द्वारा भारत के बारे में ज्यादा कुछ लिखा गया है या फारसी ऑथरों के द्वारा लिखा गया है सर, ठीक है ना? वो आपको कंपैरिजन लाना पड़ेगा सर, ठीक है? मैं आपको ये क्यों नोवेल अप्रोच है सर, ये जितना नोवेल्टी बेस्ड अप्रोच रखोगे सर हिस्टोरिकल एनालिसिस में उतने ही नंबर मिलते हैं सर, क्योंकि दिस इज नॉट यूनिवर्सिटी एग्जाम, है ना? दिस इज एक्चुअली एग्जाम ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, है ना? और ये कॉम्पिटिटिव पर्सपेक्टिव से जब आप लिख रहे हो तो एग्जामिनर को भी कुछ नया चाहिए, आउट ऑफ द बॉक्स आप लिख रहे हो, तो ऑब्वियस है कि मतलब हिस्टोरिकल फैक्ट से डिवाइड नहीं होना है आपको, यू आर नॉट सपोज्ड टू गो अवे फ्रॉम द हिस्टोरिकल फैक्ट, बट एटलीस्ट यू आर प्रेजेंटिंग इन अ न्यू वे, वही घिसा-पिटा नहीं लिख रहे हो सर, ठीक है ना? तो कम से कम इसमें आप ये 4 पॉइंट्स के अंदर आप लिखिए सर, ठीक है? और क्यों लिख रहे हो सर, है ना? अरब ने पॉलिटिकल कंडीशन को ज्यादा फोकस किया है, सोसाइटी को भूल गए हैं सर, ठीक है? पर्शियंस जो है वो सोसाइटी में रिलीजन सेंट्रिक ज्यादा लिख रहे हैं सर, गेटिंग माय पॉइंट, समझे आप लोग? और पर्शियंस में अब बरानी को देख लोगे, अमीर खुसरो को देख लोगे, अमीर खुसरो बेसिकली लव स्टोरीज लिखे जा रहे हैं सर, ठीक है? अरब में किसी ने लव स्टोरी लिखने का टाइम रखा था सर, है ना? इब्न बतूता के पास टाइम था लव स्टोरी लिखने का सर, ठीक है? इब्न बतूता एक ही चीज लिखता है सर। अमीर खुसरो को आप देखोगे तो जितने अरब ऑथर्स आके जितनी किताबें लिख रहे हैं ना, उससे +1 किताब अमीर खुसरो ने लिखी है सर, ठीक है? टोटल 4-5 अरब खिलाड़ी ने आके 4-5 किताब छापी होगी, अरे इससे ज्यादा तो अमीर खुसरो एक बंदा लिख रहा है सर, ठीक है? तो तुम्हारे 5 यहाँ का 1 सर, गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो कंपैरेटिव एनालिसिस में आप कंपेयर करिए कि हु विल बी कवरिंग मोर टॉपिक्स, है ना? अरे यार आप सोचने की कोशिश करो सर, है ना? इतना सारा पढ़ा है आपने सर, है ना? आप जब तक इसको इस एंगल से नहीं देखोगे तो फिर आपके नंबर नहीं आएंगे, आप वही घिसा-पिटा लिखते रहोगे, है ना? इसने ये लिखा, इसने ये लिखा, अरे बॉल बाय बॉल कमेंट नहीं चाहिए सर। हमको चाहिए कि थीम क्या है सर, कंपैरेटिव एनालिसिस की थीम पकड़िए सर, है ना? कौन से राजाओं के बारे में लिखा है? अल बिरूनी लिख रहा है तब बेसिकली खाली गजनी को ग्लोरीफाई करने के लिए लिख रहा है, और अल बिरूनी का प्रॉब्लम में क्या था? अल बिरूनी की प्रॉब्लम ये था कि उसने भारत के पुराण पढ़ लिए थे। अल बिरूनी का प्रॉब्लम था उसे मनुस्मृति पढ़ी थी जो एक्चुअली भारत में कोई नहीं लागू करता था उसको। मनुस्मृति वाज नॉट बीइंग इंप्लीमेंटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। वो भाई साहब उसके ऊपर से इंडिया का ओपिनियन बना रहा है कि इंडिया की सोसाइटी ऐसी है, ठीक है? हाउ कम दिस इज पॉसिबल? दूसरा अल बिरूनी को हमने देखा था, अरबिक हिस्टोग्राफी में प्रॉब्लम क्या था? अरबिक हिस्टोग्राफी में प्रॉब्लम ये था कि अल बिरूनी को संस्कृत में ट्रांसलेशन आता नहीं था, जैसे तैसे जो तो करके, इनफैक्ट है ना भाई साहब की गाड़ी चली थी अच्छा भी करके उसको अरबिक में अलिफ बे देखी जिम कर रहा है सर, ठीक है? अरे कैसा चलेगा तुमको सर, ठीक है ना? यू नीड टू सी दिस ना सर, आपको पॉइंट तो पता ही होना चाहिए सर, है ना? तो आप लिख सकते हो कि अरबिक हिस्टोग्राफी में प्रॉब्लम ये है कि सम ऑथर्स ने पर्सनली लिखा, पर्सनल में इब्न बतूता जैसा व्यक्ति पर्सनली देख-देख के लिखवा रहा है सर, ठीक है ना? गेटिंग माय पॉइंट। बट उसके सामने आप पकड़िए अल बिरूनी को, तो अल बिरूनी की अरबिक हिस्टोग्राफी में उसकी लिमिटेशंस आ जाती है सर, ठीक है? गेटिंग माय पॉइंट। तो एक ये पॉइंट इसके अंदर से आप लिख सकते हो। पर्शियन में फायदा ये हुआ कि पर्शियन उस टाइम पे स्टेट लैंग्वेज बन गई थी, और बिकॉज़ स्टेट लैंग्वेज बन गई थी तो ऑब्वियस है कि जो बेसिस है डेवलपमेंट का, जो लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट है वो अच्छी तरह से हो पाया, मदरसा के अंदर सिखाया जा रहा था सर, ठीक है? एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस पे हमने देखा था ना दिल्ली सल्तनत में एजुकेशन का लेवल सर, ठीक है? तो उन सब के बेसिस के ऊपर से क्या फायदा हो रहा है कि इवन द इंटरप्रिटेशंस वर नॉट वेग, और वेग इंटरप्रिटेशन नहीं होने के कारण पर्शियन हिस्टोग्राफी इज मोर रिलेवेंट, एंड पर्शियन हिस्टोग्राफी गिव्स मोर इनसाइट ऑफ द दिल्ली सल्तनत कंपेयर्ड टू द अरब हिस्टोग्राफी सर। आप उसमें फतवा जहांगीरी लिख सकते हो, आप इसमें तारीख फिरोज शाही लिख सकते हो, आप इसके अंदर तारीख फिरोज शाही का पार्ट 2 लिख सकते हो, क्योंकि 2 तारीख फिरोज शाही थी सर, ठीक है ना? गेटिंग पॉइंट और नॉट, देयर वर 2 बुक्स ना, तारीख फिरोज शाही वाली, दो उसके बेसिस हुआ करते थे सर, ठीक है? एक बरहानी के द्वारा लिखी जाती है, एक बाद में लिखी जाती है सर, ठीक है? गेटिंग पॉइंट। तो इसकी बेसिस के ऊपर से आप हाईलाइट कर सकते हो कि इसमें पॉलिटिकल क्रोनोलॉजी वाइज लिखी जा रही है सर, ठीक है?
समझ में आया कि नहीं आपको? तो इन सब का बेसिस आपको लिखना है सर, ठीक है। और आखिर में फिर आप कंक्लूजन स्टेज के ऊपर चले जाओगे, क्योंकि थीम में आप जब इतने सारे पॉइंट्स को कवर करोगे तो मोटे-मोटे तौर के ऊपर ये प्रश्न शायद 30 मार्कर में पूछा था, क्योंकि ये तो 2010 का प्रश्न है, दिस क्वेश्चन इज 2010 सर, है ना? तो मोस्ट ऑफ द 30 मार्कर में पूछा होगा इन्होंने, 15-15 मार्क की दोनों की थीम, पर आप उसको बड़ा पैराग्राफ के रूप में लिखिए सर, है ना? उसका फ्लो मेंटेन करिए, थॉट्स को कन्वर्स करिए एक पॉइंट के ऊपर सर, है ना? और इसमें ब्रेनस्टॉर्म करके पहले ना एक रफ में एक फ्लो चार्ट बना देने का, अच्छा ये पॉइंट आएगा, ये पॉइंट आएगा, ये पॉइंट आएगा, छूट नहीं रहा है ना मेरे दिमाग में कुछ सर, ठीक है? उसके बाद ही आप उसको लिखोगे सर, ठीक है ना? समझे? और ये मैं आपको अभी लाइव करवा रहा हूँ सर, है ना? मेरे पास भी जो दिमाग में भी लाइव एग्जांपल आ रहे हैं, मैं कोट कर रहा हूँ सर, आई एम नॉट कोडिंग समथिंग एल्स, मेरे पास कोई ऐसा बड़ा वाला चीज नहीं है सर, ठीक है? गेटिंग पॉइंट। तो आपको इससे क्या होता है कि हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होती है, और जितना हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होगा उतने ऑब्वियस है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और अल्टीमेटली वही काम में आएगा। एग्जाम के अंदर हैंड्स ऑन प्रैक्टिस ही आपको काम में आएगा कि अच्छा स्पॉन्टेनिटी है सर। अब पढ़ के 4 घंटा या 4 दिन पढ़ के आप जब टेस्ट देने जाओगे तो ऑब्वियस है कि आपको 10 नंबर ज्यादा मिलने की शक्यता होगी सर, ठीक है? पर हैंड्स ऑन करोगे, उठाया, अच्छा मेरे को कितना याद है, मैं कितने डायमेंशंस को कवर कर सकता हूँ, कितने फैक्ट्स के थ्रू जस्टिफाई कर सकता हूँ सर, ठीक है? लास्ट में कंक्लूजन में क्या लिखेंगे सर, है ना? व्हाट यू राइट इन द कंक्लूजन स्टेज। कंक्लूजन में आप जब इसको खत्म करोगे तो आप यही लिखोगे कि भाई दोनों की दोनों रिलेवेंट है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द ड्रॉबैक्स, इनिशियल स्टेज ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड इवन द कंटेम्परेरी स्टेज ऑफ दिल्ली सल्तनत, वो अरेबिक हिस्टोग्राफी हमको मदद करती है, करती नहीं करती है सर, ठीक है? इब्न बतूता फुट करके आया सर, ठीक है? तो कितना सारा हमको मदद किया सर, है ना? मोहम्मद बिन तुगलक के पोस्टल सिस्टम किसी ने नहीं लिखी थी। पोस्टल सिस्टम अगर आप पकड़ने की कोशिश करो, बरौनी नहीं लिखता है इतना इलॉबरेटली सर, जो बतूता ने बताया सर, है ना? तो बरानी तो ऐसे ही क्या कहते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक को भर भर के उसको हाईलाइट करवाता था अलग-अलग केसेस के ऊपर। तो भाई साहब यहाँ भूल गए थे सर, ठीक है? बरानी को गुस्सा था ना, तो तशरीफ उठा के दिल्ली से दौलताबाद भिजवाया और फिर दोअब के ऊपर टैक्सेस लागू करवा दिए। बरानी खुद वहाँ दोअब से बिलॉन्ग कर रहा था सर, समझे? तो इसके कारण हमको पता चलता है कि जहाँ अरेबिक हिस्टोग्राफी नहीं पहुंच रही थी, वहाँ पर्शियन पहुंची। जहाँ पर्शियन ने कुछ गलत लिखा था, उसको अरेबिक ने करेक्ट किया। जहाँ पर्शियन नहीं पहुंच रही थी, वहाँ अरेबिक भी पीछे आ जाते हैं सर, ठीक है ना? तो ओवरऑल आप देखोगे मिक्स मैच अप्रोच रखना है। किसी एक की तरफ आपको ज़्यादा खींच के नहीं जाना है सर। पर ज़रूर से अगर आप 30 मार्क का प्रश्न है, तो 16 मार्क आप पर्शियन हिस्टोग्राफी को दोगे और 14 मार्क आप देखोगे अरेबिक को सर, है ना? तो इससे आपका थोड़ा वेटेज है पर्शियन हिस्टोग्राफी की तरफ ज़्यादा ढल जाएगा, एंड दैट वाज़ द क्रक्स जो इस टाइम पे ज़रूरत थी सर, समझे आप लोग, ठीक है? तो ये प्रश्न आपको पूछा गया था। तो होपफुली आपको मिडिवल इंडिया की हिस्टोग्राफिकल एनालिसिस क्लियर हो गई सर, ठीक है ना? दिस आर ऑल द प्लेसेस बाय द वे व्हिच वर विजिटेड बाय इब्न बतूता सर, है ना? ये सब प्लेसेस इब्न बतूता के द्वारा विजिट की गई थी सर। तो ये आपका सिंध है सर, है ना? फिर ये मुल्तान है सर, ठीक है ना? ये उच्च है सर, उच्च बता रहा था ना मैं, उच्च कहते हैं उसको, उच्च या उच्च कहते हैं सर, ठीक है? फिर यहाँ पे आपको ये दिल्ली दिखता है सर, है ना? ये सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है सर बाय द वे। हाँ, ये इब्न बतूता की कहानी आपको ये पता चलती है, मैंने आपको बताया सर कि दिस इज व्हाट इब्न जुज़े वाज डेप्यूटेड टू राइट व्हाट इब्न बतूता डिक्टेटेड इन हिज इंट्रोडक्शन सर, ठीक है? तो इब्न जुज़े के द्वारा लिखी जाती है सर, है ना? तो बोल वो रहे शब्द मेरे, वही कहानी आपको मिलेगी सर, ठीक है ना? या लिख वो रहे शब्द मेरे, वैसी कहानी दिखेगी सर, ठीक है? तो इब्न बतूता शुड डिक्टेट एन अकाउंट ऑफ द सिटीज व्हिच ही हैड सीन हिज ट्रैवल सर, है ना? तो सुल्तान जो मोरक्को का राजा था उस टाइम पे, उसने इब्न बतूता को कहा था कि बाबू यार इतना घूम के आओ, थोड़ा बहुत लिख दो सर, है ना? उस टाइम पे ये गोप्रो के कैमरा थे नहीं सर, ठीक है? ना ही मोबाइल के कैमरा थे, ना ही सेल्फी स्टिक थी सर, है ना? तो कम से कम लिखोगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा सर, गेटिंग पॉइंट, ओके? तो होता ये है कि ये महाशय अलग जगह के ऊपर जो घूम रहे हैं सर, गोप्रो फ्लाई, गोप्रो है ना? गोप्रो 4, गोप्रो 3 सर, है ना? ऐसे अलग-अलग रेंज चलती रहती है उसकी, चलिए। तो ये सब कहानी आपको मिलेगी, है ना? आप जैसे काफ़ी सारे बच्चों को शौक होगा तो चल जाता है सर, है ना? बाइक के ऊपर हेलमेट लगा के, वो हेलमेट के ऊपर कैमरा लगा के बोले मैं राइडर बन गया हूँ सर, ठीक है? ये भरत देखो सर, भरत देखिए सर, ये भरत आप लद्दाख जाके आए सर? भरत हैज़ गॉट अ बुलेट 350 की 550 है भरत, 350 है कि 550 है क्लासिक, 350 लद्दाख जाओ सर, है ना? बुलेट विदाउट गोइंग टू लद्दाख आपकी बुलेट अधूरी रह जाएगी सर, है ना? बुलेट को मोक्ष नहीं मिलेगा सर, है ना? यू शुड गो एट वेरी फर्स्ट इंस्टेंस, है ना? अगले समर में चले जाना, अभी तो विंटर्स में तो नहीं जमेगा सर, ठीक है? मोस्ट ऑफ द अगले मार्च अप्रैल में निकल जाओ सर, है ना? चलिए लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट, ओके? तो वापस आते हैं सर, ओके हाँ, वो भी है सर, है ना? घर वाले तो वो तो घर वालों को वो तो मनाना पड़ेगा सर, ठीक है ना? तो वर्क लाइफ बैलेंस है सर, चलो लेट मी कम बैक, ओके? तो आपको हिस्टोग्राफी समझ में आ गई सर, है ना? इब्न बतूता की कहानी क्या है, बतूता ने क्या लिखा है और अरब्स के द्वारा क्या लिखा गया। अब देखिए हमने शुरू किया था यहाँ से सर, ठीक है? एक्चुअली वी हैड स्टार्टेड ऑफ दिस पॉइंट, ओके? तो इसमें पर्शियन और अरबिक हिस्टोग्राफी हमने खत्म की है, जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको आए हैं सर, ठीक है? दूसरे अभी फ्यूचर में क्वेश्चन आने की शक्यता क्या है सर, है ना? फ्यूचर में क्वेश्चन आने की शक्यता है यहाँ से इंशा ट्रेडिशन से कि भई ये इंशा क्या है सर, है ना? व्हाट इज इंशा सर, है ना? इंशा इज नोन एज क्रिएशन, गेटिंग पॉइंट, ओके? तो ये क्रिएशन है, हिस्टोग्राफी के रूप में इसको पहचानते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसके थ्रू हिस्ट्री राइटिंग की गई है। कुछ-कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है, पर यहाँ से प्रश्न नहीं आएगा, है ना? कि राजा के फलाने पेपर के ऊपर से, वैसे तो आज के मॉडर्न इंडिया में नहीं पूछता है सर, कैसे पूछेगा सर, गेटिंग पॉइंट, ओके? एक प्रश्न आएगा वो है सूफी लिटरेचर के ऊपर से, मालफूजत। इसको हम लोग पढ़ेंगे जब सूफिज़्म के ऊपर होगा सर, है ना? क्योंकि सूफिज़्म की हिस्ट्री के साथ ही ये जुड़ा हुआ है और सूफिज़्म की जो पूरी की पूरी डेवलपमेंट हुई उसके साथ मालफूजत का बहुत बड़ा अपना इंपॉर्टेंस है सर, ठीक है? तो अभी नहीं जा रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग इनटू द मालफूजत। मालफूजत के ऊपर से ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है सर, है ना? 2015 या 16 की मेंस के अंदर ये प्रश्न आया था कि मालफूजत एज़ अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री सर, है ना? तो नो वन एक्सपेक्टेड कि सूफी लिटरेचर से प्रश्न आएगा सर। हम थोड़ी एमए इन सूफी स्टडीज कर रहे हैं सर, समझे कि नहीं समझे? यूपीएससी जिस तरह से वो डाइवर्सिफाई कर रही है सर, है ना? तो उसे देख के तो बहुत बुरा लग जाता है सर, है ना? मालफूजत ये 2013 में आया था, यस, दिस वाज इन 2013 सर, है ना? हू कुड हैव एक्सपेक्टेड सर, है ना? मालफूजत के ऊपर से प्रश्न आएगा सर, सोचा किसने सर? मालफूजत से प्रश्न आ गया सर, सोर्स ऑफ हिस्ट्री के रूप में, मिडिवल हिस्ट्री के रूप में। आधे से ज्यादा लोगों को पता नहीं है सर। ये प्रश्न है चारू पंचशिखा का, ये है ना चारू पंचशिखा। चारू पंचशिखा इज अ फॉर्म ऑफ पेंटिंग कम लिटरेचर, इसको मैन्युस्क्रिप्ट बेस्ड पेंटिंग कहते हैं, है ना? ये रीजनल लिटरेचर का डेवलपमेंट है सर, ठीक। एक प्रश्न है लेखा पद्धति का सर, लिखने की पद्धति, नाम ये लेखा पद्धति सर, गेटिंग पॉइंट। ये गुजरात के वेस्टर्न इंडिया, गुजरात राजस्थान में चलता था, गुजराती लैंग्वेज का डेवलपमेंट है सर। तो आजकल आप पकड़ने की कोशिश करिए कि ऐसा प्रश्न आ रहा है जो लिटरेचर में कॉर्नर दिल्ली सल्तनत को नहीं पूछ रहा है, सल्तनत में कोर्ट ऑथर्स को भूल गया, वो तबाकत नसीरी को भूल गया है या अमीर खुसरो को भूल गया है सर, है ना? अब कहता है कि नहीं, मैं तो दिल्ली सल्तनत के समकालीन गुजरात में कॉर्नर का कोई रजवाड़ा था, वहां पे गुजराती लैंग्वेज का डेवलपमेंट हो रहा था, लेखा पद्धति के रूप में उसके बारे में हमको बताया। उसमें भी क्या है, गुजरात की सोसाइटी और इकोनॉमी के बारे में बताइए सर। 13 सेंचुरी में गुजरात की सोसाइटी और इकोनॉमी क्या थी वो आपको पूछा गया है भाई साहब। आप देखिए सर, 13 सेंचुरी में आपको दिल्ली सल्तनत याद नहीं रहता है, स्लेव डायनेस्टी याद नहीं रहती है, खिलजी याद नहीं रहते। 13 सेंचुरी में यही लोग थे सर, स्लेव और खिलजी डायनेस्टी थी। खिलजी 1296 में पावर के ऊपर आया सर। पूरा पूरा 13 सेंचुरी आप देखिए कि दिल्ली सल्तनत में जा रहा है, उसमें गुजरात का हिस्ट्री पूछ रहा है सर। तो यू कैन इमेजिन कि हाउ दे आर गोइंग इनटू द कॉर्नर टॉपिक। वैसे कश्मीर का पूछा है सर, कश्मीर बाकी मुझे पता है 2 घंटा चिंता मत करो, करेंगे हम लोग, ठीक है? कश्मीर इट इज स्टिल लेफ्ट आउट, आई नो दैट, ओके? कल्हान है, जोना राजा है सर, ठीक है? इनफैक्ट रात तरंगी 3 बार बनी है सर, देयर आर 3 रात तरंगी, तीनों के तीनों रात तरंगी से प्रश्न आया हुआ है। आप देखिए यूपीएससी जिस तरह से अभी जा रहा है सर, ठीक है ना? रात तरंगी 3 बार बनी है सर, ठीक है? एक कल्हान की रात तरंगी है, एक दूसरा एक ऑथर है जिसका नाम है जोन राजा। जोन राजा ने रात तरंगी का सीक्वल बनाया है, रात तरंगी 2.0 सर, गेटिंग पॉइंट है। और एक बार तीसरा भी पूछेगा आपको, रात तरंगी 3.0 सर, वो एक लोकल ऑथर के द्वारा लिखा गया। तो यू कैन इमेजिन कि यूपीएससी जो है वो कितना डेप्थ में जा रहा है सर। राजस्थान के रजवाड़ों के ऊपर पूछ रहा है
अब ये नहीं आ रहा है कि अकबर की कंट्रीब्यूशन बताइए इन द फॉर्म ऑफ आर्ट एंड कल्चर, अब पूछ रहे हैं कि राणा कुंभा का कंट्रीब्यूशन बता दीजिए एज अ पैटर्न ऑफ लिटरेचर एंड आर्ट। ये तो रजवाड़ा था सर, इट वाज अ प्रिंसली स्टेट इन मेवाड़, इट वाज एग्जिस्टिंग इन द 14th सेंचुरी, 14 15 सेंचुरी में डेवलप हुए सर, ठीक है। तो आज आज आप देख रहे हो सर, है ना, इतना सारा कल्चरल बेसिस के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, पॉलिटिकल तो आता ही है सर, ठीक। इसके कारण ऑप्शनल पहले जो सब्जेक्ट जो था खाली पॉलिटिकल पॉइंट्स आप पढ़ोगे तो 4-5 महीने में तैयार हो जाता है, 4 महीना ज्यादा से 5 महीने में हो जाता है, ढाई महीने के 2 पेपर से। आज वो एक्सटेंड होकर बेसिकली 6 से 7 महीना चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि अब डाइवर्स पूछ रहा है सर, और ये अभी एमए लेवल के क्वेश्चन है सर, एक्चुअली बियॉन्ड एमए लेवल सर, एमए एमफिल के लेवल के प्रश्न है। अब उसको अगर मैं जस्टिफाई ना कराऊंगा तो फिर ऑब्वियस है कि मतलब, है ना, मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा सर, समझे कि नहीं समझे? अगर मैं उसको न्याय ना दूं, एक भी टॉपिक आप ऐसा देख के बताइए मुझे जहां से क्वेश्चन नहीं आया हो। ये जो बॉक्स है ना, ये बॉक्स वाले है, ये 2010 के पहले के क्वेश्चन है, दिस आर बियॉन्ड 20 बिफोर 2010, 2010 के पहले के क्वेश्चन सर, ज्यादातर प्रश्न, एक आधा आएगा 2011-12 में डाला होगा सर, ठीक है। स्क्रीनशॉट वाले हैं ना, ये 2012 ऑनवर्ड से, 2012 ऑनवर्ड से। ये जो है, क्योंकि इसमें ये दोनों अवेलेबल है यूपीएससी की वेबसाइट के ऊपर से, मैं हर रोज पेपर देख रहा हूं। मैं अभी आज फ्लाइट में आ रहा था, मैंने और 10 स्क्रीनशॉट ले लिए सर, काट कूट के। मेरा बाजू वाला भी देख रहा है, बोले महाशय कर क्या रहा है सर, ठीक है। तो मैं कंटाला आ रहा था, मेरे को नींद नहीं आ रही है, सुबह 5 बजे, वो ना क्या कहते हैं, आउल की तरह सर, है ना, यूं ऐसे यूं करके बैठा हुआ उसने, कट थोड़ी थोड़ी देर में स्क्रीनशॉट ले रहा था, क्यों कुछ तो प्रोडक्टिव काम करो सर। मोबाइल में ले लिया मैंने, बोला लैपटॉप तो खोलने का जगह नहीं है सर, समझा, ठीक है। बट आई वाज डूइंग दैट, ओके। मैं देख रहा था अभी आर्किटेक्चर में क्या क्वेश्चन आया है सर, क्यों कंटेंट तो मेरे पास रेडी है, बट मुझे उसको, वो क्या है कि उसको रिफ्रेम करना पड़ रहा है सर। आई हैव टू रिफ्रेम इट अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ क्वेश्चन। क्यों कंटेंट तो इतना सारा कंटेंट है, बाजार में ले जाओ 50 किताब मिल जाएगी वीडियो, तो उसमें से निकालना पड़ता है ना। एक स्लाइड में तबक़त नसीरी का मसाला मिल जाना चाहिए, उतना ही होना चाहिए हमारे पास। आपको आइडिया रहना चाहिए कि तबक़त नसीरी में 10 मार्कर का क्वेश्चन आएगा, और तबक़त नसीरी 10 मार्कर में आएगा तो एक इतनी स्लाइड में हो जाना चाहिए सब कुछ, है ना। फिर ज़्यादा फिर उसमें ओ भाई साहब समझे, अब बस इतना, थोड़ा पढ़ो आगे बढ़ो, ये ऐसा ही है। और ऐसे ही एक्चुअली, है ना, इसी प्रकार के टॉपर सबसे ज़्यादा सिलेक्ट होते हैं, पता है। दे एक्सेप्ट इट फर्स्ट ऑफ ऑल, ये ऐसा ही रहेगा, मेरे को याद रखना है, समझे, रेदर देन गोइंग इनटू द डेप्थ, अंडरस्टैंडिंग कन्वर्जिंग पॉइंट एंड डाइवर्जिंग पॉइंट्स, है ना। नहीं रट्टा मत मारो सर, समझ लो, स्वीकार लो सर। एक्चुअली यूपीएससी की प्रिपरेशन आपको स्वीकारना सिखाती है जीवन में, सिलेबस को स्वीकारना सिखाया, ऐसे टॉपिक्स को स्वीकारना सिखाया जिसको आपने कभी देखा ना हो सर, गेटिंग माय पॉइंट। और कल के जीवन में फेल हो गए, मतलब यूपीएससी के एग्जाम में फेल हो गए, तो उसको भी स्वीकारना सिखाएगा, है ना। पलक झपकते ही 6 साल गायब हो गए सर, समझे, ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, समझे कि नहीं समझे। 6 साल जीवन के, और 6 नहीं होंगे सर, 8-9 साल होंगे, क्योंकि आप 6 साल कंसेक्यूटिव एग्जाम नहीं दोगे। आप बीच में एक साल गैप ले लोगे, यू टेक अ सबैटिकल, आजकल कहते हैं ना, स्टडी लीव। तो बोले स्टडी से मैं लीव कर रहा हूं इसके लिए, बोले कौन सी स्टडी लीव, बोले कहीं बाहर पढ़ने जा रहा हूं, नहीं मैं स्टडी कर रहा था, उसको मैं लीव कर रहा हूं 1 साल तक। फिर प्राइवेट सेक्टर में कहीं भी जॉब करोगे, फिर डिसाइड करोगे कि अगले साल तो मैं दूंगा ही नहीं सर। और जैसे ही फरवरी का महीना आया, नोटिफिकेशन का गुनगुनाना शुरू हुआ, 1-2 पुराने दोस्त को फोन किया, अरे यार वो करंट अफेयर्स का क्या चल रहा है यार, मैं 8 महीने से थोड़ा टच चला गया। बोले वेलकम बैक सर, है ना, वेलकम बैक, समझे। तो ये 6 नहीं है सर, ये 8-9 साल की पूरी योजना है। वो ना कर रहा हूं ना, तो एक बार ढंग से कर दो सर। वो ना कर रहा हूं, मैं आपको गलत नहीं कह रहा हूं सर, 8-9 साल तक ना खींचना हो, 1-2 साल में निपटा दे रहा हूं। सिलेबस कंप्लीट करने में 1.5 साल लगता है, जेन्युइनली 1.5 साल लगता है सर। आउट ऑफ 750 और 800 स्टूडेंट्स जो पास होते हैं हर साल, उसमें 50 ही बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ही ब्रिलियंट होते हैं। वो तो हर एक एग्जाम में होते हैं, वो तो ओलंपियाड में भी दिखते हैं, वो तो वो क्या कहते हैं, आईवी लीग कॉलेज में पास करने वाले बहुत दिखते हैं, आईआईटीज में उसमें दिख जाते हैं सर, टॉप 50, टॉप 10 रैंक, टॉप 5 रैंक। वो बहुत स्मार्ट होते हैं, वो 8-10-9 महीने में कर देते हैं सर, 7-8 महीना लगा के उन्होंने, सब नहीं कर पाते, सब नहीं कर पाते। जिनका फर्स्ट रैंक भी आ रहा है ना फर्स्ट अटेम्प्ट में, उसका पीछे उम्र देखिए, उसने 1.5-2 साल लगाया, कॉलेज से तैयारी कर दिया होता है, कॉलेज से तैयारी कर दिया। वो बोलते हैं कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया, कल इंजीनियरिंग किया था। उसको पूछे कि कब से तैयारी शुरू की थी, बोले जब मैं 3rd सेमेस्टर में था तब से, मतलब 3rd सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर, 7th एंड 8th सेमेस्टर। दैट मींस यू हैव डन 6 सेमेस्टर, मतलब आपने ऑलमोस्ट पकड़ के चलिए 3 साल तो इंजीनियरिंग की इसमें लगाया, ठीक है। 2-2.5 साल आप लगा, उसके बाद आप तैयारी के अंदर फुल टाइम आ रहे हो, यू हैव ऑलरेडी बिल्ट अप योर बेस। हु आर यू फूलिंग यू, लाइक नो, आप किसको उल्लू बनाने का काम कर रहे हो सर, ठीक है। तो इसे ये चक्कर में मत पड़िए सर, करके तो दिखाओ सर, रियलिटी में टच करके दिखाओ सर। और हम लोग टच ही कर रहे हैं टॉपिक्स, वी आर नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स, ओके, वी आर जस्ट टचिंग इट, है ना, वी आर जस्ट टचिंग द टॉपिक्स, क्योंकि हमको एग्जाम सेंटर करना है इसके लिए। चलिए लेट मी कम बैक टू दिस वन। तो क्वेश्चन समझ में आया सर। तो इसके कारण आपको आजकल रीजनल लिटरेचर से प्रश्न आ रहा है, रीजनल लिटरेचर से क्वेश्चन आ रहा है सर, संस्कृत लिटरेचर से क्वेश्चन आ रहा है सर। आपको भविष्य के अंदर प्रश्न आएगा, वो यहाँ से ही आएगा बाबू, क्योंकि जब दिल्ली सल्तनत का डेवलपमेंट हो रहा है तो उस समय पे कंटेम्पररी बहुत सारे और भी ऑथर्स थे जो भारत के अलग-अलग राज्यों में लिख रहे हैं सर। गेटिंग माय पॉइंट, समझ में आया कि नहीं आपको। सो व्हेन दिल्ली सल्तनत एंड द ऑथर्स वर रूलिंग इन दिल्ली एंड दे वर एक्चुअली राइटिंग इन दिल्ली, एट दैट टाइम गुजरात वाज डेवलपिंग इट्स ओन लिटरेचर, बंगाल वाज डेवलपिंग इट्स ओन लिटरेचर सर। गेटिंग माय पॉइंट। हियर विजयनगर, अभी मैं बैठा हूं जहां पे सर, अभी मैं कहीं पे मैं निकल रहा था, मतलब मैं एयरपोर्ट से आ रहा था यहाँ होटल की तरफ, तो बीच में देखा कृष्णदेव राय इंस्टीट्यूट, मैंने बोला जय बात सर, है ना, समझे नहीं समझे। गेटिंग माय पॉइंट, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कृष्णदेव राय, मैंने बोला बहुत बढ़िया सर, ठीक है। क्योंकि मैं जहां रहता हूं वहां नरसिंह मेहता इंस्टीट्यूट चलता है सर, समझे आप लोग, ठीक है। मैं जहां रहता हूं वहां सरदार पटेल इंस्टीट्यूट चलता है, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट। अभी मैं आ रहा था, कहीं कोई इंस्टीट्यूशन था, मुझे पता नहीं किसकी टीचिंग देते थे, पर बाहर नेम बोर्ड देख के बहुत मन खुश हो गया, गार्डन हो गया मेरा बस, ठीक है। यहाँ विजयनगर के अंदर आप देखो तो कन्नड़ लिटरेचर का डेवलपमेंट हो रहा है, और कन्नड़ लिटरेचर से ऑलरेडी प्रश्न हुआ पूछा है सर, है ना। और ये तो जीएस में पूछ दिया था, कृष्णदेव राय पैटर्न ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, गेटिंग माय पॉइंट। तो यू नीड टू सी अ रीजनल पॉइंट ऑफ व्यू। और आप जब रीजनल पॉइंट ऑफ व्यू में देख रहे हो तो दिल्ली के अंदर पर्शियन हिस्टोग्राफी डेवलप हो रही है, फारसी भाषा में दिल्ली के कोर्ट ऑथर्स लिख रहे थे सर, गेटिंग माय पॉइंट। पर बाकी सारे लोग उसके कंटेम्पररी पीरियड में और भी राज्यों में अपना खुद का लिटरेचर डेवलप करवा रहे हैं सर। और इस पीरियड में 3-4 चीजें आपको डेवलपमेंट होती हुई दिखेगी सर, समझे आप लोग। पहली चीज है कि सूफियों के द्वारा राइटिंग का डेवलपमेंट होना, और सूफियों के द्वारा मालफूजत को लिखा जाना, या मालफूजत का कंपाइलेशन होना। सूफी संत तो नहीं लिखा थे, पर उनके अनुयायियों के द्वारा जो एक्सचेंजेस हुए थे डिस्कशंस के, उसके ऊपर लिखी जाती है सर, ठीक। दूसरा, इस पीरियड में इंशा ट्रेडिशंस लिखे जाते हैं। अब ये इंशा है क्या सर, ठीक है, उसके ऊपर आता हूं। इसी पीरियड में इंस्क्रिप्शंस भी निकाले गए थे राजाओं के द्वारा। अब आप मुझे पूछोगे कि सर दिल्ली सल्तनत में इंस्क्रिप्शंस थे? हाँ थे। यू विल फाइंड कि इन दिल्ली सल्तनत देयर वर इंस्क्रिप्शंस। आप कभी कुतुब मीनार गए हुए हो? कुतुब मीनार की दीवारों के ऊपर आपको इंस्क्रिप्शन नहीं दिखते सर। इफ यू हैव बीन टू कुतुब मीनार, यू विल फाइंड इंस्क्रिप्शंस ऑन द वॉल्स ऑफ द कुतुब मीनार सर, गेटिंग माय पॉइंट।
समझे कि नहीं समझे? आपको दिखता है सर पर्शियन इंस्क्रिप्शन सर, यू गो टू ढाई दिन का झोपड़ा अगर आपको पता होगा तो अजमेर के अंदर है, वहां पे भी आपको पर्शियन इंस्क्रिप्शन दिखेंगे। मस्जिदों की दीवार के ऊपर कुरान के वर्सेस दिखेंगे, कुरान के वर्सेस जो है देयर आर एग्जांपल ऑफ इंस्क्रिप्शन। जहां जहां राजपूत राजा थे गुजरात में, मध्य भारत में, राजस्थान में, वहां पे राजाओं ने बावड़ीज बनाई थी, टेम्पल्स, मंदिर बनवाए थे सर, वहां पे संस्कृत इंस्क्रिप्शन निकाले। सो इंस्क्रिप्शंस कंटिन्यूड इवन द medieval era, but they were not having the kind of status that they had in the ancient India। इसके लिए हम लोग यहाँ से नहीं पढ़ेंगे, चिंता मत करें, मैं नहीं पढ़ाऊंगा सर, वरना मेरे पास उसकी भी एक स्लाइड तैयार थी और मैंने उसको हाइड कर दिया सर पीडीएफ के अंदर, क्योंकि ऑलरेडी फिर है ना लाइक टू डिसलाइक रेशियो बढ़ जाता है सर, है ना, समझे नहीं समझे, बोले ज्यादा पढ़ा देता है ये सर, ठीक है समझे। चलिए अभी नहीं आएगा, इसके लिए नहीं करवा रहा हूँ, अगले साल करवाऊंगा, चिंता मत करिए सर। अभी आया नहीं है, उसका ट्रेंड नहीं आया, उसका ट्रेंड नहीं आया, अभी वो इंस्क्रिप्शन नहीं पूछेगा सर। इंस्क्रिप्शन एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री ओनली medieval India is more relevant, सॉरी एंशिएंट इंडिया इज मोर रेलेवेंट सर, एंशिएंट इंडिया में मोर रेलेवेंट इंस्क्रिप्शन, medieval इंडिया में उतने नहीं है सर। medieval में जो रेलेवेंट है वो है मैन्युस्क्रिप्ट्स, और मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो मैन्युस्क्रिप्ट्स के रूप में हमने ये हिस्टोग्राफी में पढ़े इन सबको, ठीक है। तो अब चलते हैं रीजनल लैंग्वेजेस के डेवलपमेंट में, अब चलते हैं द ट्रांसलेशन ऑफ संस्कृत लिटरेचर इनटू पर्शियन लैंग्वेज, और अब चलते हैं इंशा ट्रेडिशंस के ऊपर से, ठीक है। तो मध्यकालीन युग में एक तो स्टेट कंपाइलेशन के द्वारा, स्टेट ऑथर्स के द्वारा, कोर्ट ऑथर्स के द्वारा जो हिस्टोग्राफी लिखी गई है वो ज्यादातर पर्शियन हिस्टोग्राफी है। कोर्ट ऑथर्स मतलब हसन निजामी हो गए या मिनाजुल सिराज हो गए, इब्न बतूता हो गए सर, ये सब कोर्ट ऑथर्स है ना, राजा के दरबार में बैठते थे, कभी इधर कभी उधर सर, है ना, आखिर में कोर्ट ऑथर्स ही कहेंगे सर, ठीक। दूसरा आपको एक ट्रेडिशन दिखेगी जिसका नाम है इंशा ट्रेडिशन। अभी है कैसा है, कब से इंशा इंशा सर कहते हैं सर। अच्छा, आपने एक डिपार्टमेंट देखा होगा दिल्ली सल्तनत में जिसका नाम है दीवान इंशा, ये है क्या बाय द वे सर, ठीक है। व्हाट इज दीवान इंशा, व्हाट इज दीवान इंशा सर, ये क्या है सर, ठीक है, दीवान इंशा एग्जैक्टली। तो अगर आप समझने की कोशिश करिए कि दीवान इंशा वाज अ डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, दीवान इंशा वाज अ डिपार्टमेंट ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस, दीवान इंशा वाज अ डिपार्टमेंट वेयर द इंफॉर्मेशन एंड द ब्रॉडकास्टिंग यूज्ड टू टेक प्लेस सर, ठीक है। अब होता क्या है कि जब दिल्ली सल्तनत के सोर्सेज को देखा गया तो हमको पता चलता है कि तो राजाओं के दरबार में बैठे वाले जो कवि लोग थे, ऑथर्स थे, उन्होंने तो बहुत बढ़िया लिखा, जैसे अमीर खुसरो ने लिखा वैसा सर, ठीक। कुछ कुछ आपको इंशा ट्रेडिशंस दिखेंगे, ये इंशा ट्रेडिशंस सरकारी डॉक्यूमेंट्स के रूप में आपको दिखेंगे, कॉरेस्पॉन्डेंस के रूप में दिखेंगे। कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब है बेसिकली किसी के साथ चर्चा हो रही है, लेटर्स के रूप में बातें हो रही है सर, ठीक है। और ये जो बातें हो रही है उसके ऊपर से साहित्य बना, और वो भी दिल्ली सल्तनत में हमको पॉलिटिकल कंडीशन बताता है, वो भी दिल्ली सल्तनत के अंदर हमको बताता है कि इस समय के दौरान क्या क्या परिस्थिति हुआ करती थी, एंड इट आल्सो गिव्स अस द स्टोरी अबाउट व्हाट वाज द कल्चरल इकोनॉमी एंड सोसाइटी कंडीशंस, समझे नहीं समझे। तो याद रखिएगा कि इंशा का मतलब होता है क्रिएशन, ये जो क्रिएशन है इसमें लेटर्स हो गए, इसमें सरकार के दस्तावेज हो गए, नॉर्मल केसेस में वर्किंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आपको दिखेंगे, एंड यू विल फाइंड कि सोशियो कल्चरल कंडीशन है वो भी थोड़ी बहुत इसके अंदर से चर्चा हो रही है, ठीक। ये इंशा ट्रेडिशंस बेसिकली राजपत्र के रूप में थे, सादी भाषा में आप देखोगे गेजेटर्स के रूप में हम लोग कह सकते हैं इसको। इसके लिए काफी लोग इसको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के रूप में भी मानते हैं। अब देखिए ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में इंशा नहीं आएगा, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के अंदर अगर आप समझने की कोशिश करोगे आपको ये सब चीजें दिखेगी, आपको दस्तूर दिखेगा, आपको फरमान दिखेगा, आपको निशान दिखेगा, आपको परवाना दिखेगा। परवाना का मतलब होता है परमिट, परमिट समझ में आया सर, है ना, मेरा वॉलेट कहां गया सर, है ना। से फॉर एग्जांपल ये जो है सर, कहां गया है, हां ये रहा सर, है ना, ये जो है दिस इज माय लाइसेंस सर, ठीक है, इसको परवाना कहते हैं। अगर आज से 1000 साल के बाद किसी के हाथ में ये डॉक्यूमेंट आ गया सर, ठीक है, तो दिस इज जस्ट अ परमिट दैट वाज गिवन टू मी बाय द स्टेट कि भाई साहब फुटपाथ पे चढ़ा मत देना सर, और थोड़ा पानी पी के चलाना सर, ठीक है ना, और कुछ उल्टा सुल्टा मत पीना सर, गिरिंग। तो इसमें टर्म्स एंड कंडीशन लिखी गई है, वरना तो फिर मोटर पे कलेक्ट कलम दे देगी आपके ऊपर सर, गिरिंग। तो उसको बेसिकली परमिट के रूप में कहा गया है, समझे आप लोग, गिरिंग पॉइंट। उसके कंपैरिजन में आप कब सबर करिए सर, है ना, समझे। इंशा ट्रेडिशंस के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं ऑफिशियली राजपत्र के रूप में आते हैं सर। राजपत्र का मतलब क्या होता है सर, ठीक है, राजा ने कॉरेस्पॉन्डेंस किया होगा, किसी के साथ चर्चा की होगी, अपने गवर्नर्स को भेजा होगा, समझे आप लोग, ठीक है, अपने गवर्नर्स को भेजा होगा या अपने कोर्ट ऑथर्स को कहा होगा कि कुछ बनाओ मेरे लिए सर, गिरिंग पॉइंट, आप मेरे लिए कुछ बनाओ, मुंशी लोगों को कहा होगा कि मेरे लिए कुछ लिखो और उसके बाद इसको भेजो आगे सर्कुलेट करवाओ सर, ठीक है। तो इंशा ट्रेडिशंस में सरकारी डॉक्यूमेंट्स आएंगे नो डाउट, बट इसमें जो डे टू डे वर्किंग के सरकारी डॉक्यूमेंट्स हैं ना वो नहीं आते सर। पॉइंट समझ में आ रहा है सर। इंशा डॉक्यूमेंट्स जो है दे आर नॉट लाइक डे टू डे वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट सर। इंशा डॉक्यूमेंट्स आर स्पेशलाइज्ड डॉक्यूमेंट्स व्हिच आर इशूड बाय अ डिपार्टमेंट कॉल्ड एज दीवान इंशा। दिस दीवान इंशा वाज एक्चुअली अ सेपरेट डिपार्टमेंट जो कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए ही बनाया गया था, और इसमें स्टेट की जो सिस्टम चल रही है, स्टेट की जो पूरी पूरी मेथोडोलॉजी है, स्टेट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उन सब के ऊपर बातें होंगी सर, गिरिंग ऊपर। इसमें दो प्रकार के इंशा दिखेंगे सर, इसमें आपको दो प्रकार के इंशा दिखेंगे। एक ऐसे इंशा जो डॉक्यूमेंट्स के रूप में, लेटर्स के रूप में और कॉरेस्पॉन्डेंस के रूप में दिखेंगे, और एक ऐसे इंशा जो बेसिकली आप देखोगे तो एपिस्टोग्राफिकल राइटिंग्स। एपिस्टोग्राफिकल का मतलब ये होता है कि आप काइंड ऑफ आप पकड़ के करिए कि एक राइटिंग की मेथोडोलॉजी जहां पे आपकी इमेजिनेशन को भी इंक्लूड किया गया है, कपलेट्स को भी इंक्लूड किया गया है, और साथों साथ जो अमीर खुसरो की जो राइटिंग स्टाइल थी उन सबको यहां से आप इंक्लूड करोगे। तो दो प्रकार की आपको इंशा दिखेगी, एक दस्तावेज के रूप में जो डे टू डे आपको दिख जाता है सर, एक एपिस्टोग्राफिकल राइटिंग है जहां ग्राफिकल अकाउंट्स होते हैं। ये ग्राफिकल अकाउंट्स को बेसिकली कभी-कभी ऑथर से आप देखोगे तो मसनवी के रूप में लिखेंगे, पोएम्स के रूप में लिख देंगे सर, रीडिंग पॉइंट है ना, हमने कल के क्लास के अंदर देखा था। अगर आप याद करिए कि ये किताब थी इजाद खुरासवी सर, याद है सर, ये आमिर खुसरो के द्वारा लिखा गया था। ये इंशा का प्रकार था, दिस वाज एग्जांपल ऑफ इंशा। इसमें आमिर खुसरो ने बेसिकली इमेजिनेटिव राइटिंग की है कपलेट के रूप में सर, तो मूलतः से कपलेट है पर इसको इंशा के रूप में कंसीडर किया गया, रीडिंग पॉइंट। और भी आपको इंशा दिखेंगे, जैसे एक है इंशा मारू। इंशा मारू वाज रिटन बाय एनु मुल्क अब्दुल्ला, ही वाज अ ऑथर इन द मिडिवल एरा सर, और इन्होंने भी बेसिकली इंशा के अंदर अपनी ओपिनियंस दिया है। नॉर्मल केसेस के अंदर इंशा में जो सरकारी डॉक्यूमेंट्स और ऑथर्स की जो राइटिंग स्टाइल थी वो सब मुद्दों को उठाया जाता है। जैसे कि आप देखोगे रेवेन्यू सिस्टम को उठाया गया है, लिखा गया है। सरकारी डॉक्यूमेंट्स में रेवेन्यू सिस्टम की बात होगी कि नहीं होगी? राजा कॉरेस्पॉन्डेंस में अपने गवर्नर को लिख रहा होगा, बोले ओए रेवेन्यू तुम्हारा कितना हो जाता है? बोले अपना की सरकार का? बोले अबे सरकार का बोल रहे हो, तुम्हारा खुद का थोड़ी बोल रहे हो सर, ठीक। तो नो दिस ना फेमस डायलॉग सर, तो ये सब चीजें आएगी सर, है ना। तो इंशा डॉक्यूमेंट्स हमको पता चला कि राजा की रेवेन्यू मिनिस्टर के साथ डिस्कशन हो रही है सर, दीवाने वजीर के साथ सर, वजीर वाज द फाइनेंस डिपार्टमेंट हेड हुआ करता है। तो उसको पूछा जाता है, बोला दीवाने वजीर इधर आओ सर, ठीक है। तो राजा अपने ऑफिस से इंशा के थ्रू भेजेगा, बोले दीवाने इंशा को बोलिए कि वहां पे रेवेन्यू को पूछे कि उसका टारगेट अचीव हुआ कि नहीं हुआ। बोले नहीं होता जो रेवेन्यू को भेजो, थोड़ा रेट गिरा सर, समझा आपको। तो उसमें आपको सोसाइटी की ट्रेडिशंस है, उसमें उस समय के दौरान लिखने की जो आवश्यकता थी, राजा बेसिकली किस तरह से रिलीजियस ग्रांट्स दे रहा था, वो सब को इंक्लूड किया जाएगा।
तो इंशा को आप डॉक्यूमेंट्स के रूप में देख सकते हो, यू कैन एक्चुअली सी इंशा इज इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्स एज वेल, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। पर इसमें डॉक्यूमेंट्स कुछ स्पेसिफिकली होते हैं जो डिपार्टमेंट के द्वारा इशू किए होते थे, लोकल लेवल पे ही सर्वाइव किए। इंशा होते थे जो राजा सुल्तान खुद इंटरेस्ट लेके पब्लिश करवाया जाता था और उसका कॉरेस्पॉन्डेंस में और बाकी सारी जगह में यूज होता था। ये इंशा का भी उपयोग होता था इन दी लिटरेचर, और इसके बेसिस के ऊपर से भी वी कम टू नो अबाउट मल्टीपल कंडीशंस ऑफ पॉलिटी, सोसाइटी, इकोनॉमी एंड आल्सो द मैरिज सिस्टम एज वेल। अब जैसे आप देखोगे तो फिरोज शाह तुगलक ने, उसकी मदर जो थी वो हिंदू हुआ करती थी, अगर आपको पता होगा। और तुगलक के लिए कहा जाता है कि उसने मैट्रिमोनियल रिलेशन हिंदुओं के साथ बहुत बनाए थे अपनी नोबिलिटी और उन सब के अंदर। तो देयर वर मेनी इश्यूज रिगार्डिंग द नोबिलिटी कि भाई ये क्यों हिंदू तरफ ही जा रहा है सर, है ना। तो इट वाज रिटन इनटू द कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन द नोबल्स कि भाई हमारा राजा थोड़ा हिंदुओं की तरफ में हो गया, मतलब काइंड ऑफ ऐसी सब बात है सर, समझे। ये शादी वादी में अपनी मदर की साइड को ज्यादा तवज्जो दे रहा है सर, है ना, फादर की साइड से ज्यादा। तो दिस वाज ऑल पार्ट ऑफ द इंशा ट्रेडिशन। तो ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जो नॉर्मली डे टू डे राइटिंग में आपको नहीं मिलेंगे, कोर्ट ऑथर्स भी नहीं लिख रहे होंगे। कोर्ट ऑथर्स में बरानी ने लिखा है, आमिर खुसरो ने लिखा है, निजामी ने लिखा है, या मिनाज सिराज ने लिखा है सर, गेटिंग अपॉइंट। बट दैट हैज बीन पार्ट ऑफ द इंशा ट्रेडिशंस, एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस इंशास आर आल्सो a good source of history. Problem is that inshas were part of the State Department, and they were issued as a part of the State Department. So when the State Department issues any kind of document, you will not find any kind of negative side written into the insha documents as a source of history. आपको यहाँ से प्रश्न आएगा तो 10 मार्क आएगा, और 10 मार्क में आपको पूछा जाएगा कि इवैल्यूएट, ये प्रश्न आया था ना सर, आपको इवैल्यूएट मालफूजत कहाँ गया भाई, ये रहा सर, ठीक है। इवैल्यूएट द कंटेंट्स ऑफ इंशा ट्रेडिशंस, इसको कर दीजिए इंशा ट्रेडिशंस, इंशा लिटरेरी ट्रेडिशंस एज अ सोर्स ऑफ मेडिवल हिस्ट्री। बस ये प्रश्न हो जाएगा आपका। इसमें फिर है ना 150 शब्द डालने होंगे, ये क्या है, किसने इशू किए, दो का ही नाम याद रखेंगे सर, इंशा खुसारवी सर, आमिर खुसरो का था। इंशा खुसारवी क्यों, क्योंकि आमिर खुसरो ने अपने नाम से इंशा लिखा था। खुसारवी का मतलब क्या होता है, खुसरो के द्वारा लिखा गया इंशा, लेकिन इंशा खुसारवी समझे नहीं, समझे, खुद के नाम का इंशा इशू करवा रहा है। बोला मैं तो इमेजिनेटिव हूं ना, कभी कभी मेरे मन में खाया जाता है सर, समझे नहीं, ये बात गेटिंग पॉइंट। तो ये एक सोर्स ऑफ ऑथर है, ये सोर्स ऑफ लिटरेरी कंपाइलेशन है, आपको आइडिया रहना चाहिए। अब इसमें आप मुझे बोलोगे कि मास्टर आपने क्यों लंबा नहीं खींचा है, क्योंकि लंबा खींचने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग हिस्टोग्राफी पढ़ रहे हैं ना कि हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। अगर इसकी हिस्ट्री पढ़ रहे तो बहुत लंबी कहानी हो जाती है, लंबी मतलब इट विल बी टू मच लॉन्ग सर। हमको क्वेश्चन सेंट्रिक देखना है कि सोर्स ऑफ हिस्ट्री में हमको मदद करता है, हाँ करता है, बस दैट्स इट। कैसे मदद करता है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ये पॉलिटिकल, इकोनॉमी, सोशियो कल्चरल, रिलीजियस, हर एक साइड को कवर करता है। इट कवर्स मल्टीपल साइड्स, समझे। एंड बिकॉज़ इट कवर्स मल्टीपल साइड्स, सो इट इज हेल्पफुल फॉर अस इन अंडरस्टैंडिंग एंड रिकंस्ट्रक्टिंग हिस्ट्री। इवैल्यूएट पूछा है ना आपको, इवैल्यूएशन में नेगेटिव साइड दो ही आएगी, बोले सरकारी दस्तावेज थे इसमें से ज्यादा, तो सरकारी दस्तावेज में सरकार का कभी नेगेटिव दिखाई देगा सर, सरकारी दस्तावेज में कभी नेगेटिव दिखता है सरकार का, कभी नहीं दिखता है। तो वो सरकारी दस्तावेज क्यों कहना चाहिए सर, उसमें प्रेस तो थी नहीं, देयर वाज नो प्रेस एट द टाइम सर, तो बिकॉज़ देयर वाज नो प्रेस, देयर वाज नो पॉइंट कि आप इनफैक्ट है ना सुल्तान की नेगेटिव चीजें आपको वहां से मिलेगी सर। यस हाँ, इंशास वर डिस्पैच एज पार्ट ऑफ डिप्लोमेसी एज वेल, है ना। इंशा की कवरेज एक्चुअली कॉरेस्पॉन्डेंस डिपार्टमेंट में आप चाहे उतना मसाला लिख सकते हो। अब देखिए सारी भाषा में देखिए, आज की तारीख में सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन है एंड ब्रॉडकास्टिंग है, वो काम ये कर रहा था। अगर उसको लेटर भेजने होते तो सरकार के हर डिपार्टमेंट में जाएंगे, जाएंगे कि नहीं जाएंगे, स्लेव डिपार्टमेंट में जाएगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाएगा, डिफेंस डिपार्टमेंट में जाएगा, मिलिट्री में जाएगा, उस टाइम में जो भी चल रहे थे एग्रीकल्चर, सब में से सोर्स मिलेंगे, सब में लिखेंगे सर। उसमें कुछ कुछ ऐसे थे जो राजा खुद कंट्रीब्यूट करवा, राजा कह रहा था कि लिखो, हाँ बोले किसको लिखना है, बोले हमारे मौसी जी को लिखना, तो वो भी इंशा के थ्रू जाता था ना। तो मैरिज के बारे में ऐसे थोड़ी पता चला। तो फिरोज शाह तुगलक की जो मैरिज सिस्टम है और मैट्रिमोनियल अलायंसेस विद द हिंदूज और उसके रिलेशंस विद द हिंदू कम्युनिटी, वो कैसे पता चला, इसी के थ्रू तो पता चला, ठीक है, गेटिंग अपॉइंट, समझे। तो पिक्चर क्लियर हुआ आपको इंशा ट्रेडिशंस के बारे में कि क्या स्टोरी रहती है इंशास की और कहानी क्या रहती है सर, ठीक है ना। मैं आया तो मुझे ठंडी लग रही थी सर, और अभी 1.5 घंटा बोला बैठे बैठे, तो सब सिस्टम टाइट हो गई सर, है ना। चलिए लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट। तो कहानी क्या है, व्हाट इज द स्टोरी, द स्टोरी गोज ऑन, हाई गर्मी हो गया सर, ठीक है, एक सेकंड थोड़ा एसी अपन ठीक करके आता है। हाँ जी सर, मैंने क्या किया था, मैंने 30 कर दिया था रूम टेम्परेचर, 29-30 कर दिया था, क्योंकि बहुत चिल मार दिया था ये। फिर उसके बाद जैकेट वैकेट पहन के बैठ गया सर, है ना। तो अभी 1.5 घंटा सवा घंटा अपन बोल रहे हैं कंटिन्यूअसली, तो स्पीड भी थोड़ी वो लैपटॉप पर ही आ गई अपनी सर, इसी के चक्कर में हाई गर्मी होगी। चलो वापस आ जाते हैं, लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट। ओके, तो नोबल्स की कुछ मिलेगी, पर नोबल्स की जो इंशा ट्रेडिशन है उनका कोई रेलेवेंस उतना ज़्यादा नहीं हिस्टोग्राफी के अंदर से, ठीक है, गेटिंग अपॉइंट। इंशा वाज रेगुलेटेड बाय किंग, पर्सनल ऑफिशियल बीइंग सीन इट्स प्रोमिनेंसी। हाँ, इंशास इसके लिए ही है क्योंकि ज़्यादातर राजाओं के द्वारा लिखे गए हैं, ठीक है। राजा ऑफिशियल्स के साथ संवाद कर रहा है, या ऑफिशियल्स राजा के साथ संवाद कर रहे हैं, उसके रूप में लिख रहे हैं, ठीक है। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस इनकी लेजिटिमेसी जो किंग सेंट्रिक देखा जाता है तो ज़्यादा बढ़ जाती है सर, समझ आपको, ठीक है। तो ये एक हिस्टोरिकल ट्रेडिशन का पार्ट रहेगा सर, आपको इतना पिक्चर क्लियर हो गया सर। तो आप देखिए कि मिडिवल इंडिया में कितने सारे हिस्टोरिकल सोर्सेस हमको मिल रहे हैं सर। एक तो हिस्टोरिकल सोर्सेस के अंदर हमने देखा कि पर्शियन और अरब हिस्टोग्राफी मिली, इसके साथ साथ इंशा ट्रेडिशंस दिखे। अब समझने की कोशिश करते हैं कि मिडिवल इंडिया में जब बाकी सारा डेवलपमेंट हो रहा है हिस्टोग्राफी के रूप में सर, ठीक है, इनके कंटेम्परेरी पीरियड में एक और नया ट्रेंड डेवलप हुआ, वो था द ट्रांसलेशन ऑफ द टेक्स्ट फ्रॉम संस्कृत टू पर्शियन सर। ये एक नई कहानी है सर, एक और नया डेवलपमेंट मिलता है, संस्कृत भाषा का साहित्य फारसी भाषा में ट्रांसलेट हो रहा है सर। अब सवाल यह है कि ये क्यों हो गया सर। ये सल्तनत में भी हुआ था, याद रखिएगा, और ये मुगल में भी हुआ था, दोनों में होता है। मुगल वाला प्रश्न 2020 में आ चुका है, अंदर से मेरे को ऐसा धक धक हो रहा है, और मेरा मानना है कि 2022, 23, 25 के बीच में यहाँ से प्रश्न आएगा कि सल्तनत कालीन समय में संस्कृत से लेकर फारसी साहित्य में जो भाषांतर हो रहा है उसका मार्मिक उद्देश्य क्या था और उसकी प्रासंगिकता को दर्शाइए सर, है ना। कि हाईलाइट द रिलेवेंस एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रांसलेशन ऑफ संस्कृत टेक्स्ट इनटू पर्शियन लिटरेचर इन द सल्तनत पीरियड। मुगल का तो ऑलरेडी आ चुका है, देखना है आपको, तो दिखा देता हूँ सर, है ना। आपको ऐसा बुरा ना लगे कि सर टॉपिक के बाहर चले गए हैं सर, ठीक है। क्या पूछा गया है, ये 2020 में आया था सर, नहीं काफी बच्चों को ये लगता है सर, हम अभी भी खाली बातें कर रहे हैं सर। इवैल्यूएट द एम एंड इंपैक्ट ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ संस्कृत स्क्रिप्चर्स इनटू पर्शियन ड्यूरिंग द मुगल पीरियड सर। और ये 10 मार्कर में पूछेगा, मैं आपको फिक्स बोल दूं, इसमें हेकड़ी ज्यादा नहीं है कि वो 20, मतलब है मसाला तो बहुत मिलता है, पर उसको भी पता है कि बच्चों को याद नहीं रहेगा। इसको खाली यूं हटा के सल्तनत लिख दोगे ना सर, तो ये क्वेश्चन आपका ट्विस्ट हो गया सर, सेम वैसा का वैसे घुमा फिरा के पूछ देगा सर, समझ में आया। अकबर जब मुगल में आएंगे तो मैं आपको फिर से यही टॉपिक को पढ़ाऊंगा, मुगल सेंट्रिक। अभी हम लोग सल्तनत कर रहे हैं तो हम लोग सल्तनत सेंट्रिक चलेंगे सर, पिक्चर क्लियर और नॉट सर, है ना।
तो लेट अस गो बैक टू दिस पॉइंट एंड लेट अस सी कि द कंटेम्परेरी डेवलपमेंट दैट वाज टेकिंग प्लेस। आज मैंने क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स देखे थे ना, सुदर्शन सर को याद कर रहा था। मैंने बोला सर होते तो क्या मैं डिस्कस करता हूँ। सर देखिए वो एयर मास जा रहा है या जीरो स्टेटस क्लाउड है सर, ठीक है ना, यू नो दिस ना सर। आई स्टिल रिमेंबर ये यूपीएससी की तैयारी चालू करने के बाद मैं फ्लाइट में बैठा ना एक बार, मैं और मेरा दोस्त था सर, वो भी यूपीएससी वाला, तो विंडो सीट के ऊपर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे ना। बोले निम्बस क्लाउड है या स्टेटस क्लाउड है? बोले नहीं ये स्टेटस क्लाउड लगता है। बोले जीरो होगा या क्यूमुलो होगा सर? अलग ही दुनिया में चल रहे हैं सर, हम दोनों अंदर खिचड़ खिचड़ कर रहे हैं। बोले वो देख एयर मास जा रहा है, एयर मास वो बड़ा सा टुकड़ा होता है ना, उसकी डेफिनेशन हमें ऐसे याद रखी। वो देख एयर मास जा रहा है फ्लाइट में, वी आर गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू अहमदाबाद आ रहे थे सर, तो हम गए थे दिल्ली और फिर दिल्ली से अहमदाबाद आ रहे थे फ्लाइट में। तो ये डिस्कशन हो रही वहां से हम लोग की सर। चलिए लेट मी कम बैक। आज मेरे बाजू वाला बंदा जो बैठा था ना, पहले तो मैं वो क्वेश्चन पेपर का स्क्रीनशॉट ले रहा था, तो उसका इंटरेस्ट थोड़ा बहुत था, वो देख रहा था, बोले कुछ कर रहा है ये बंदा, ठचक ठचक करके। फिर आफ्टर सम टाइम मैंने किताब खोली, मैं जनरली किताब रखता हूँ, और किताब खोलते खोलते खाली गो थ्रू कर रहा था ये लिटरेचर के ऊपर, उसके ऊपर मतलब कोई टॉपिक छूट ना गया हो, तो मैं रूम पे जाके थोड़ा उसको एडिट कर दूंगा सर। क्या टाइम नहीं मिला मुझे एडिट करने के लिए। फिर वो देख रहा है, मैं आधा घंटा 1 घंटा देख रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। फिर मुझे कहता है कि आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हो? मैंने बोला हाँ। तो मैंने कहा कि आप सर? तो उन्होंने कहा कि मेरा तो बिजनेस है, मैं अहमदाबाद से बैंगलोर ट्रैवल करता हूँ। तो बोले आप स्टूडेंट लगते नहीं हो मतलब आपकी एज देख के। मैंने बोला सर वंस अ स्टूडेंट ऑलवेज अ स्टूडेंट, सो आई एम स्टिल अ टीचर, बट अ टीचर कैन नॉट अंडू द स्टूडेंटहुड। एक शिक्षक वही होता है जो विद्यार्थी के रूप में पहले अपने आप को स्वीकारता है कि भाई मुझे हमेशा सीख लेना है, समझे आप लोग, ठीक है। तो फिर बोल रहे हैं कि यार आपकी फील्ड तो फिर वो बात कर रहा था, फिर तो आधा घंटा बाकी था, तो आपकी फील्ड में तो कॉन्स्टेंटली अपग्रेड रहना पड़ता होगा ना, ये वो। फिर उसने कहा कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हो, कॉलेज में? मैंने बोला ना मैं कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ ना मैं कोई कॉलेज में पढ़ाता हूँ। तो बोले आप कहाँ पढ़ाते हो? मैंने बोला सर बहुत लंबा है, तो मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कराता हूँ, इतना बोल के फिर मैं हेडफोन्स लगवा दिए। मैंने बोला अब ज़्यादा मैं नहीं बोल पाऊंगा, मेरी जबान टूट जाएगी सर, समझे। अब नहीं समझ आ सकता सर, आई कैन नॉट एक्सप्लेन देम कि व्हाट वी डू सर, व्हाट वी गाइस डू सर, टू द बिजनेसमैन, वेरी गुड है। तो काफ़ी बातें की उन्होंने, बिजनेस की बातें करें। मजे की बात ये थी कि वो मुझे बिजनेस में जीएसटी की बात कर रहा था, और मैं हर एक बात में उसको काउंटर कर रहा था, उसको सप्लीमेंट कर रहा था। तो कह रहा है कि सर आप हिस्ट्री पढ़ा रहे हो? बोला बाबू आप हिस्ट्री पढ़ाते हो ये करके, तो आपको हमारे फील्ड के बारे में कैसे पता है? अब क्या बताऊं उनको मैं कि सर हमको बहुत कुछ पता है, समझे। तो बात कर रहा है कि मेरे बिजनेस में ये है ना, सरकार ये हो रही है और ये फंडिंग में है और ये स्कीम्स है, ठीक है समझे। देखो सिविल सर्विसेज की खासियत ये है, आप किसी के साथ कुछ भी बात कर सकते हो सर, आप उनके फील्ड की बातें कर सकते हो। यू कैन एक्चुअली आपको किसी के साथ संवाद करना हो ना सर, आपको जैसे बोलेगा कि अच्छा मैं ये कर रहा हूँ, मैं बिजनेस में ये कर रहा हूँ, ओके तुरंत तुमको कोई ना कोई टॉपिक मिल ही जाएगा सर। मेरे साथ तो हर बार ये हुआ सर, एवरी टाइम दिस हैपेंड। अगर मुझे बात करनी होती है तो ठीक है, तो मेरे बाजू वाले महाशय मुझे ठीक लगे सर, मतलब इंटरफियर नहीं कर रहे थे, पूछ रहे थे, बातें कर रहे थे, उनको भी रास्ता काटना था, मुझे भी काटना था सर। उनको ठीक है, मैं बताया ना वो आउल की तरह आंखें खुल गई थी मेरी। मैंने बोला ठीक है आज बंटाधार हो गया। नॉर्मली मेरा ट्रैवलिंग में 2 सिस्टम चलता है, या मैं जाके सो जाता हूँ, सोने का मतलब है पूरा सीधा लैंडिंग के समय उठो सर, दिमाग नहीं चलना चाहिए सर, अगर जग गए तो फिर लोचा सर, फिर तो बहुत परेशानी हो जाता है सर। अब देखिए यहाँ से संस्कृत से पर्शियन लिटरेचर में ट्रांसलेशन कैसे हुआ, गेट माय पॉइंट, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। एंड फिर मैंने जाते उनको बताया कि हम ये है। बोले हाँ हमने तो देखा है आपका, बोले बैनर बैनर ये वो सर जगह पे, टीवी में भी ऐड चलता है। मैंने बोला हाँ सर वही सर। तो ठीक है, देन ही वाज वेरी मच लाइक नो, ही रियलाइज कि क्या कर रहे हैं हम लोग सर, तो क्योंकि ऑब्वियस है ना सर, ठीक है उनको लग रहा था कि भाई ऐसे ही पढ़ा बड़ा होगा सर, तो बट ही वाज वेरी गुड गाय सर, ऐसा नहीं था कि, पर वो तो ठीक है, अक्सर इस दुनिया में अनजाने मिलते हैं, मिलकर खो जाते हैं सर, लेकिन हमेशा वो याद भी नहीं आते, ऐसा जरूरी नहीं है। तो आया तो याद आ गया सर, ठीक। ऐसे ट्रैवलिंग में 100 लोग को मिलता है सर, समझे। तो गाने में लिखा गया है कि लेकिन हमेशा वो याद आते नहीं आते सर, टाइम थोड़ी है सर याद आने के लिए। चलिए अब देखिए लास्ट क्वेश्चन के ऊपर चले जाते हैं सल्तनत के, फिर रीजनल लैंग्वेजेस मुझे पढ़ाना है और आर्किटेक्चर शुरू करना है फिर से। अब कहानी है कि यू विल फाइंड कि संस्कृत का ट्रांसलेशन क्यों हुआ पर्शियन में, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट सर, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड, पूछा है ना। इवैल्यूएट द एम ऑफ द ट्रांसलेशन ऑफ संस्कृत स्क्रिप्चर्स इनटू पर्शियन लैंग्वेज ड्यूरिंग मुगल पीरियड सर। तो अब लास्ट टॉपिक के ऊपर, लास्ट टॉपिक मतलब हिस्टोग्राफी का जो अंडरस्टैंडिंग है उसके सेकंड लास्ट या लास्ट टॉपिक के ऊपर चलेंगे सर, ठीक है, कि क्या क्या कहानी है और किस तरह से डेवलपमेंट हुआ संस्कृत लिटरेचर के रिगार्डिंग इन द सल्तनत पीरियड है ना। जस्ट अ सेकंड, हम लोग यहाँ स्लाइड्स के थ्रू करते हैं, नहीं बिना स्लाइड्स के करेंगे 2 मिनट, फिर मैं स्लाइड्स के थ्रू लेके आता हूँ। अब देखिए द ट्रांसलेशन ऑफ संस्कृत इनटू फॉरेन लैंग्वेज इज नॉट अ न्यू फिनोमेना, याद रखिएगा सर, इट्स नॉट अ न्यू फिनोमेना। ये अलग से प्रश्न आएगा बाबू, ये प्रतीक नायक का स्टाइल लेने का सर, ये प्राचीन भारत में चालू था जब चाइनीज हिस्टोरियंस आते थे, और जो बुद्धिस्ट स्कॉलर्स आए हैं सर, ये सबके सब भारत से संस्कृत, पाली और प्राकृत भाषा का जो साहित्य है उसको ट्रांसलेट करके लेके गए हैं सर, लेके गए। ह्यूएन सांग खुद संस्कृत सीखा, फाहियान 3 महीना 3.5 महीना तो पाटलिपुत्र में रह के एक आचार्य के पास, आचार्य मतलब ही संस्कृत टीचर, उनसे सीखा संस्कृत। देन ही वेंट टू नालंदा, नालंदा तो उस टाइम पे यूनिवर्सिटी तो बनी नहीं थी, पर नालंदा में वो मठ हुआ करता था छोटा सा, वहाँ पे घुमा सर, और फिर बाकी सारी जगहों पे जहाँ जहाँ बुद्ध के जीवन के साथ जगह है ना, वो सब इकट्ठी की, सब किताबें संस्कृत में थी कुछ कुछ चीजें, क्योंकि महायान का पीरियड था वो संस्कृत की किताबों ट्रांसलेट की महाराज ने सर, चाइनीज लैंग्वेज में, ऑथेंटिक कैंटनीज, कैंटनीज नहीं मैंडरिन थी उस टाइम पे, ओल्ड मैंडरिन। आज की मैंडरिन तो बहुत अलग है सर, उसमें वो अल्फाबेट्स बदल जाते हैं ना, फोनेटिक्स बदलते हैं, सब कुछ बदल जाता है सर, ठीक। तो ओल्ड मैंडरिन में सर कन्वर्ट किया उसने, और फिर लेके गया सर यहाँ से किताबें सर। उसमें तो ये अपना क्या है, फाहियान के बाद, ह्यूएन के बाद इत्सिंग करके एक ऑथर आया था। इत्सिंग के टाइम पे भाई साहब पेपर खत्म हो गया इंडिया में, वो ढूंढ रहा है स्टेशनरी टू स्टेशनरी कि भाई मेरे को कॉपी पेपर चाहिए 80 जीएसएम का। बोले नहीं है सर, बोले 75 जीएसएम, बोले वो भी नहीं है, 60 जीएसएम दे दो यार चलेगा सर, बोले वो भी नहीं है, क्योंकि यार ट्रेडिशनल पेपर का यूज होता नहीं था ना सर, समझे। तो उसने फिर चाइना से पेपर मंगवाया सर, गेटिंग पॉइंट, समझे। दैट गाय इत्सिंग एक्चुअली कॉन्टैक्टेड सम ऑफ द ट्रैवलर्स जो उस टाइम इंडिया में व्यापार कर रहे थे चाइना के साथ, बोले काम करो यार चाइना से लेके आओ सर, है ना, यू डोंट नो द थिकनेस ऑफ पेपर, इट इज बेस्ड ऑन द जीएसएम, ठीक है, नहीं पता आपको। अच्छा आप ये प्रिंट आउट के पेपर्स लेते हो प्रिंटिंग करने के लिए, आपको कॉपी पेपर होते हैं ना सर। चलिए लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट। देखिए यही तो कहानी है सर, चीजों को ऑब्जर्व करिए सर, समझो सर। हाउ कैन एनी एस्पिरेंट कांटेक्ट यू बाय एनी मींस, यू कैन कांटेक्ट मी ऑन माय अदर प्लेटफॉर्म्स है ना, आई बी रेडी टू आंसर यू, प्रोवाइडेड लिखिएगा कि मेरा नाम आशुतोष है, मैंने लाइव क्लास में आपको क्वेरी पूछी थी, मैं वही आशुतोष हूं सर, तो मैं जवाब दे दूंगा सर, ठीक है, समझे। लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट, और जेन्युइन क्वेरी पूछिएगा सर, है ना, कोई भी क्वेरी होगी पूछ दीजिएगा सर, है ना। एग्जाम रिलेटेड क्वेरी हो तो क्लास में पूछिए, बाकी कोई जीवन रिलेटेड क्वेरी हो तो मुझे पूछिए सर, ठीक है। चलिए लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट।
क्योंकि काफी कैंडिडेट्स होते हैं वो वहां पे पूछते हैं मेरे को सोशल मीडिया की कोई प्रोफाइल पे, बोले सर मेरा एक क्लास को लेकर डाउट है। मैंने बोला उस दिन क्लास में क्या कर रहे थे? बोले सर मैं था नहीं तब। तो मैंने बोला गूगल फॉर्म डालता था पहले तो बोले उसमें डाल दियो। बोले सर वो लिंक रह गई। तो मैंने बोला यहाँ नहीं मिलेगा सर आंसर, ठीक है ना, क्योंकि ये मेरी प्रोफाइल अलग है सर। आपको कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है तो बताइए, कोर्स के रिलेटेड मैं सॉल्व कर पाऊंगा, पर वो क्लास के रिलेटेड उस दिन पोर्चुगीज ने ये बम भड़ा था, क्यों ऐसा किया? तो मैंने बोला ये तो कोई बात होगी सर यहाँ पे। चलिए सर ठीक है, फिर कहते हैं कि आंसर नहीं देते, तो कैसे दे पाऊंगा सर? इसके लिए आशुतोष साहब प्लीज, अगर कोई जेन्युइन प्रश्न है, कोई क्वेरी है, मतलब आपको पर्सनली मुझे पूछना है, यू कैन आस्क मी ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। चलिए लेट मी कम बैक। ओके, तो एंशिएंट में संस्कृत से ट्रांसलेशन हुआ, याद रहेगा सर सबको, चाइनीज ऑथर्स के द्वारा किया गया था। पहला बात तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए सर, ठीक है। दूसरा, क्या ग्रीक्स ने नहीं किया होगा? प्राचीन भारत में ग्रीक्स ने भी किया था सर, यहाँ से आए थे तक्षशिला से उठा के लेके गए थे सर। तक्षशिला में जो भी बचा कुछ उस टाइम तो मैन्युस्क्रिप्ट्स नहीं बने थे, बट उसके ऊपर लिखा, पत्तों के ऊपर लिखा जाता था और फिर कपड़ों के ऊपर लिखा जाता था, क्लॉथ के ऊपर लिखा जाता था, सब उसका भी ट्रांसलेशन हुआ है। कैन यू है ना? तो दो कि आपको ऑफिशियल एविडेंसेस मिल रहे हैं। फर्स्ट थिंग इज क्लियर टू यू, ट्रांसलेशन, क्योंकि आपको नेक्स्ट टाइम से ट्रेंड क्या आएगा पता है कि मिडिवल इंडिया में सल्तनत में संस्कृत से पर्शियन नहीं पूछा है ना आपको, या मुगल में सल्तनत से पर्शियन। एंशिएंट इंडिया में पूछेगा कि व्हाट वाज द एम एंड ऑब्जेक्टिव और संस्कृत ट्रांसलेशन और द संस्कृत टेक्स्ट गेटिंग ट्रांसलेटेड इनटू फॉरेन लैंग्वेज इन द एंशिएंट पीरियड। हाँ, फिर आप गरबा का चालू होगा, आपको लगा यार ये तो मैंने अकबर का याद रखा था, मैंने तो सल्तनत का याद रखा था। अब थीम पकड़िए, थीम है भारत की ट्रेडिशनल किताबों को फॉरेन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना। वो फॉरेन लैंग्वेज की भाषा अंग्रेजी भी होगी, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आएगी ना, तो चार्ल्स विल्किंस है या विलियम जोन्स है या आप देखिए अलेक्जेंडर फार्बस है सर, बहुत लोग आपको दिखेंगे सर, मार्शल है सर, वो सबके सब भारत की किताबों का फिर ट्रांसलेशन करेंगे। विल्किंस वाज द वन जिसने भगवद गीता को ट्रांसलेट किया था सबसे पहले सर। जोन्स वाज द वन जो कालिदास को ट्रांसलेट कर रहा है सर, शेक्सपियर के रूप में सर, ठीक है। तो वो संस्कृत की किताबें अंग्रेजी में हो रही है, पर वो लेट हो रही है। अभी हम लोग एंशिएंट की बात, पिक्चर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सर? ठीक है, एंशिएंट में उसके बाद आया मिडिवल सर, 9 सेकंड के मिडिवल। मिडिवल में दो एरा आएंगे सर। थीम पकड़ लीजिए सर, थीम पकड़ लोगे तो क्वेश्चन कोई भी आएगा आप लिख पाओगे, कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी की हो तो सर, बॉल बाय बॉल कमेंट्री करोगे तो नहीं हो पाएगा सर। थीम इज इंपॉर्टेंट, fact should be substantiated by the theme and the analysis, you'll get maximum marks. This is what UPSC wants. They do not want rattu totas, they do not want too much of information givers. They need objective people who can summarize, comprehend and make it easy for the person who can read it. Administration का काम ही होता है easy करना चीजों को, इसके कारण मार्क्स उसको ज्यादा मिलता है। मिडिवल में दिल्ली सल्तनत और मुगल्स, इसके ऊपर अभी हम लोग डिस्कस करते हैं, सल्तनत में क्या था, मुगल्स में क्या था, पर संस्कृत से फॉरेन लैंग्वेज का ट्रांसलेशन होगा सर, ठीक है। ये फॉरेन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन कौन सी भाषा में होगा? तो नॉर्मल केसेस में पर्शियंस में होगा सर। इसके भी पहले आप देखोगे तो अरब्स के समय से आप लिख सकते हो। सो इन द मिडिवल एरा यू फाइंड द फर्स्ट ट्रांसलेशन विल बी डन बाय द अरब्स, अर्ली मिडिवल एरा में 8th सेंचुरी के बाद सर। उसके बाद सल्तनत में पर्शियन में हुआ, मुगल्स में पर्शियन में हुआ, दो हुई सर, गेटिंग पॉइंट, समझे? फिर क्या हुआ सर? फिर होता यह है कि संस्कृत भाषा का जो प्रभाव था वो रीजनल लैंग्वेजेस के ऊपर भी होना का शुरुआत हो जाएगा, और भारत की जितनी भी स्थानिक भाषा है ना सर, उसमें ज्यादातर वोकेबलरी जो है संस्कृत होती है। अब मैं आ रहा था सर, ठीक है, बेंगलोर की विधान सौधा, गेटिंग पॉइंट, समझे? अब मैंने देखा कि विधानसभा के लिए शब्द यूज किया गया, द वर्ड विधान इज फाउंड इन द संस्कृत लिटरेचर, विधान सौधा इज अ कन्नड़ा वर्ड। मैं वहां से निकल के आया सर, ठीक है। मेरा ऑब्जर्वेशन चालू था, 1.5 घंटा 2 घंटा लग रहा था, इतना में तो मैं वापस अहमदाबाद चला जाता सर, ठीक। ड्राइवर के साथ वही बात कर रहा था, पौने 2 घंटे की फ्लाइट थी, मैं एयरपोर्ट से आते थे मेरे को पौने 2 घंटा 2 घंटा लग गया सर, ठीक है। यहाँ पहुंचते पहुंचते बोला इतने में तो मैं रिटर्न मार देता सर, ज्यादा ठीक रहता सर, समझे? तो यू फाइंड की विधान सौधा मैंने देखा, मैंने बोला देखो ये संस्कृत वर्ड है। तो कन्नड़ लैंग्वेज में संस्कृत वर्ड कैसे आया? गुजराती में बहुत शब्द ऐसे हैं जो संस्कृत वर्ड के रूप में आपको दिखेंगे सर, गेटिंग पॉइंट, सभा समिति सब देख रहे हैं सर, डेली यूज हो रहे हैं हिंदी में गुजराती में। तो संस्कृत का मिडिवल एरा में याद रखिएगा, बाय द 14th and 15th century, mark my words, there is so much of proliferation of Sanskrit literature going on that when the Mughals were translating into Persian, the Sultanate were translating into Persian, Sanskrit was getting absorbed into the regional languages. तो गुजराती, उड़िया, बंगाली, कन्नड़ा, तेलुगु, मलयालम, इन सब का जब स्टैंडर्डाइजेशन हो रहा है ना, पूरा फॉर्मेट बन रहा है सर, उसमें भी संस्कृत लैंग्वेज प्रभाव कर रही है सर, उसमें भी ट्रांसलेशन हो रहा है सर। संस्कृत की जो किताबें थी, दे वर गेटिंग ट्रांसलेटेड इनटू रीजनल लैंग्वेजेस। जैसे तमिल में हुई थी ना इंडिया में, रामायण और ये सब लिखी गई थी, वैसी कहानी आपको दिखेगी मिडिवल में। ड्यूरिंग दिस टाइम तेलुगु लिटरेचर डेवलप हो रहा है कृष्णदेव राय के कोर्ट में, और कृष्णदेव राय के कोर्ट में जब तेलुगु लिटरेचर, तो उसमें रामायण और उन सबका पूरे से पुनर्निर्माण किया गया। तो सवाल ये है कि इसमें भाषा का बहुत बड़ा रोल होगा उसमें। ये भाषा इंडिया की जो जितनी भी ट्रेडिशनल लैंग्वेज है, इसके लिए उसको इंडो आर्यन ग्रुप ऑफ लैंग्वेज कहते हैं। इवन भले द्रविडियन ग्रुप है, उसमें भी संस्कृत का प्रभाव दिखेगा। आप कभी भी मठों में बोलने वाली तमिल सुन, तो इसको संस्कृत आती है ना, देखें इजीली आइडेंटिफाई किया क्या प्रेजेंट कर रहा है। मठ आज के तमिलनाडु में बहुत सारे मठ आए हुए हैं, तमिलनाडु है, केरला है, मंदिरों के अंदर में बात करो, वहां शायद केरला के कोई मंदिर में मलयालम भाषा में 2 पादरी बात कर रहे होंगे, 2 priests will be talking in Malayalam language, but if you are a scholar in Sanskrit you can easily identify because 50% of the vocabulary or the root words will be same, will be based on Sanskrit। तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या डिस्कशन हो रहा है। तो आपको ये सवाल आएगा कि यार अच्छा द्रविडियन लैंग्वेज है, क्योंकि जो लैंग्वेज का क्लासिफिकेशन जो हुआ है वो तो द्रविडियन लैंग्वेज के रूप में हुआ है ना, यू माइट बी अवेयर अबाउट दिस पॉइंट। 4 भाषा ऐसी है नॉर्मली, इसमें ब्रूही भाषा भी देख लीजिए, बलूचिस्तान में बोली जाती है, तो कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम सर, है ना, ये सब द्रविडियन ग्रुप ऑफ लैंग्वेज बोला गया मॉडर्न हिस्ट्री में, क्योंकि इसका क्लासिफिकेशन आधुनिक भारत में हुआ है, वो पहले नहीं हुआ था, समझे? उसमें संस्कृत भाषा का प्रभाव, ये संस्कृत रीजनल लैंग्वेज के ऊपर कन्वर्ट करते हैं। मैं अभी आऊंगा रीजनल लैंग्वेज के ऊपर, प्रश्न आया हुआ है उसे, मेरे को बोलना मत सर, है ना, कि भाई प्रतीक नाथ डेथ में क्यों पढ़ाता है सर, है ना, समझे? द ग्रोथ ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस इन लिटरेचर ड्यूरिंग मिडिवल एरा, स्ट्रेट फॉरवर्ड से पूछा था सर। आपको हर एक लैंग्वेज की कहानी पता नहीं होनी चाहिए, पर आपको पता होना चाहिए कि व्हाट फैक्टर्स वर रिस्पांसिबल बिहाइंड दैट, गेटिंग पॉइंट। उसमें सबसे कोर फैक्टर ये था कि संस्कृत का प्रोलिफरेशन हुआ सर इस पीरियड में, और संस्कृत का जो प्रोलिफरेशन हुआ, संस्कृत भाषा का प्रभाव बढ़ना शुरू हुआ, बहुत किताबें लिखी गई मध्यकालीन में, वो सब फिर स्थानीय भाषाओं में कन्वर्जन हो रही है, उसमें से वर्ड्स निकल के आ रहे हैं, रीजनल लैंग्वेज का ग्रोथ होना शुरू हो गया, गेटिंग पॉइंट। अभी आऊंगा मैं कैसे, उसके पीछे कौन से फैक्टर्स रिस्पांसिबल थे। पहले ट्रांसलेशन वाला तो खेल समझिए सर। तो फेज 2 में 2 प्रकार के डेवलपमेंट हुए, संस्कृत टू फॉरेन लैंग्वेज एंड संस्कृत टू रीजनल लैंग्वेज, पिक्चर क्लियर सर? मिडिवल एरा में 2 हो रहे हैं, संस्कृत टू पर्शियन एंड संस्कृत टू रीजनल लैंग्वेज। उसके बाद फेज 3 आया, उसके बाद क्या आया? फेज 3 आया सर। ये फेज 3 की कहानी क्या है, व्हाट इज द स्टोरी ऑफ फेज 3? मेरे यहाँ पे इतना बड़ा बोर्ड था सर, इतना बड़ा बोर्ड, मतलब मैं जहाँ पढ़ता था ना सर कॉलेज में, मेरे मास्टर्स में,
टीचर यूं होता था, मतलब यहाँ पे आता था टीचर, चलो ठीक है, ये डायस है सर, ये डायस भी इतना बड़ा होता, मतलब यहाँ से शुरू करोगे ना सर तो 4 घंटे की क्लास में पूरा बोर्ड ना भरे सर, इतनी बड़ी लेंथ होती है, 40 फीट 50 फीट की सर, ऑडिटोरियम में पढ़ाया जाता चौक से सर, इतना मजा आती थी ना, मतलब कुछ टीचर्स हमारे समझाना शुरू करते थे, यहाँ 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 यहाँ, इतनी लिनियरिटी मेंटेन होती है ना सर, मजा आ जाती है, वो मौज आ जाती है, बोले देखो वहां से लेके यहाँ तक सर, ठीक समझे। तो ओल्ड स्कूल होता है सर, है ना, ओल्ड स्कूल का अलग ही कहानी है सर, पूरा रूम मिलता है बैटिंग करने के लिए, उसमें फिर टीचर की क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे क्लास को पकड़ के रखता है सर। तो मैं बात के ऊपर स्लाइड कभी मेरे को बदलनी पड़ती है, क्योंकि हम लोग यहाँ तो मैं छोटे स्क्रीन में भी पढ़ा रहा हूँ सर, ठीक है, मेरा तो उसमें छोटा से छोटा स्क्रीन है, चलो ठीक है ना, गेटिंग ओपन। अब फेज 3 की कहानी होगी, फेज 3 में क्या होगा, व्हाट विल हैपन इन फेज 3। फेज 1 में एंशिएंट इंडिया में ट्रांसलेशन हुआ, फेज 2 में मिडिवल इंडिया में हुआ, मिडिवल इंडिया में सल्तनत और मुगल्स के समय पे अलग होगा, और उसके पहले अरब्स के द्वारा किया गया, और इस पीरियड में रीजनल लैंग्वेजेस का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा सर, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फेज 3 आएगा सर, समझे। अरे भाई मैं 40 इंच के स्क्रीन पे पढ़ाता हूँ सर, ठीक है, कहाँ 15 इंच का सलाह दे रहा हूँ सर, समझे, मैं टीवी पे पढ़ाता हूँ सर, है ना, 5-6 फीट का डिफरेंस डिस्टेंस रख के मेरे, ठीक, ये तो भी लैपटॉप पे आया हो तो तब जाके प्रॉब्लम हो रही है सर, ठीक है, उसकी मजा ही अलग है सर, यूं ऐसा कमांडिंग पोजीशन में एकदम सिस्टम चले सर, दिमाग तुम्हारा है ना अफलातून चले, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है सर, मल्टी टास्किंग होता है ना सर अपना सर, पढ़ाने के साथ साथ 5-4 चीजें चल रही है ना सर। चलो तो यू विल फाइंड की फेज 1 फेज 2 एंड फेज 3, फेज 3 की कहानी क्या है, फेज 3 में मॉडर्न इंडिया आएगा सर, सुनिए, मॉडर्न इंडिया आएगा, और मॉडर्न इंडिया में क्या होगा, संस्कृत से लेके बेसिकली किस में ट्रांसलेट करेंगे, इनटू इंग्लिश लैंग्वेज। पिक्चर समझ में आया, 3 फेजेस पे डेवलपमेंट हुआ है संस्कृत के ट्रांसलेशन। अब ये कौन करता है, ईस्ट इंडिया कंपनी करता है, क्यों करता है, एक प्रोसेस आता है ओरिएंटलिज्म, ओरिएंटलिज्म इज अ स्टडी ऑफ द ईस्ट एशिया, तो इसमें विलियम जोन्स और चार्ल्स विल्किंस और जोनाथन डंकन एंड वॉरेन हेस्टिंग्स और इतने आपको नॉट नमूने दिख जाएंगे कि बात मत करिए, पर मेन इंटेंशन था एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, मेन इंटेंशन था भारत का इतिहास कल्चर और संस्कृति को समझने के लिए, फिर भारत के ऊपर राज कर पाए सर। और उसमें ट्रांसलेशन में वहां पे भी मार खा गए सर, क्योंकि इनको भी भारत की ट्रेडिशनल संस्कृत नहीं आती थी, इन्होंने भी किसी और के पास से सीखा था, और जब किसी और के पास से सीखा है तो ऑब्वियस है कि दे विल नॉट हैव द राइट इंटरप्रिटेशन। तो इसके लिए कालिदास को लिखते तो कहते हैं तो शेक्सपियर के जैसा लगता है, शेक्सपियर तो मार्टिन चोपड़ा था, कालिदास बिलोंग टू 4th and 5th centuries, शेक्सपियर बिलोंग टू 17th 18th century, so it should be Shakespeare who should be given the title of कालिदास, बोले इज द यूरोपियन कालिदास, है ना, ठीक है, पर ये जानबूझ के ऐसा लिखेंगे ना उनको डिमोनाइज करने के लिए, तुम लोग को क्या आता है, तुम तो क्या लिख पाते हो सर, गेटिंग ओपन। तो ये 3 पॉइंट्स आपको दिखेगी सर, ये तीनों का थीम पकड़ लीजिए पहले, तो जब तक आप थीम नहीं पकड़ोगे ना, अब सब में ऑब्जेक्टिव और ट्रांसलेशन अलग था, ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रांसलेशन वाज वेरी मच डिफरेंट, एंशिएंट इंडिया में अलग था, समझे, मिडिवल इंडिया में अलग था, और मॉडर्न इंडिया में अलग था। ये क्यों अलग था, क्योंकि एंशिएंट इंडिया में जो ट्रांसलेशन का ऑब्जेक्टिव था वो चाइनीज को मैन्युस्क्रिप्ट्स के रूप में कन्वर्ट करना था, और ये लोग चाहते थे कि भारत का ज्ञान जो है चाइना में पहुंचा जाए, खास करके बुद्धिज्म का ज्ञान। तो भारत की जो ट्रेडिशनल स्क्रिप्चर्स है वो संस्कृत से ट्रांसलेट कम हुई है, कुछ कुछ किताबें हुई पर ज्यादा नहीं हुई, बुद्ध की किताबें बहुत चली गई, महायान की जो किताबें वैपूर्य सूत्रस, दे हैव बीन ट्रांसलेटेड इन लॉन्ग, समझे, गेटिंग ओपन। जो मेन खेल है वो है फेज 2 का, फेज 2 में इनको 2 चीजें आई सर, फेज 2 में 2 चीजें आई, दिल्ली सल्तनत को भी आई, अरब को भी आई और मुगल्स को भी आई, तो ना कुछ तूफानी करे सर। सो इन स्पाइट ऑफ मेकिंग पर्शियन एज अ कोर्ट लैंग्वेज, इनको समझ में आया कि पर्शियन लैंग्वेज इज वेरी मच हॉस्टाइल फॉर द इंडियन मासेस, इंडियन मासेस के लिए पर्शियन लैंग्वेज का कोई प्रासंगिकता ही नहीं है। अब ये थोप रहे थे हमारे ऊपर, बोले फारसी सीखो फारसी सीखो, अरे यार फारसी आपकी भाषा है, हम रिस्पेक्ट करेंगे उसका मतलब ये नहीं है, और आप तो रिस्पेक्टफुली हमको ट्रीट भी नहीं करते, तो हमारी खुद की संस्कृत भाषा थी, लोकल लैंग्वेजेस चल रही थी, उसके ऊपर फारसी डालोगे हाउ कैन पीपल एक्सेप्ट दिस। तो इन्होंने क्या किया कि इनको क्यूरियोसिटी हुई, क्यूरियोसिटी किस बात की हुई, यार ऐसा तो क्या है संस्कृत साहित्य में सर, है ना, कि भारत के लोग छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है, जितने भी ब्राह्मणों को मिलता था, मोहम्मद बिन तुगलक, सबके सब संस्कृत के अंदर स्कॉलर्स हुआ करते थे, विद्वान लोग, तो मोहम्मद बिन तुगलक को सवाल हुआ था, बोले ये जोगी लोग हैं, ये ब्राह्मण लोग हैं, पंडित लोग हैं, ये सबका सब संस्कृत भाषा को लेकर क्यों पकड़ के बैठे, अल-बिरूनी क्रिटिसाइज करता है ये चीज को, बोले भारत के जो पंडित लोग हैं ये बहुत इंसुलेट रहते हैं, है ना, किसी और के साथ संवाद नहीं करते, क्यों करेंगे, है ना, नहीं करना चाहते थे सर। तो कहानी ये है कि लैंग्वेज इमोशन है, वो भी मैटर करता है सर, भाषा एक मैंने बताया ना कि एक इमोशन का पार्ट है सर, आप उसको मतलब है ना तोल नहीं सकते उसको डायरेक्टली सर। हाँ, अलेक्जेंडर पे बताया था मैंने आपको, है ना, वो साधु लोग बैठे हुए थे, सन बांट ले रहे थे विटामिन डी लेके, तो सिकंदर ने वो अंबी के सेनापति को भेजा, अंबी के सेनापति अंबी उसका वो था सर, तक्षशिला का राजा था, सिकंदर के सामने उसने सरेंडर कर दिया था, बोले चलो सिकंदर बुला रहा है, बोले हम नहीं आएंगे, हमारे सुल्तान को वही घराना तो आया सर, ठीक है ना, हम हमारी ये रही है सर, ठीक है, इंडियंस की ट्रेडिशनल ये रही है सर। तो ये नीड हुई थी सर, द नीड अराइज्ड, नीड क्यों अराइज होती है सर, क्योंकि अब इनको जरूरत पड़ी कि यार भारत की कल्चर को, भारत के सिस्टम को समझने के लिए हमको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा सर। तो पहले तो ये काम करते हैं कि लेट अस ट्रांसलेट दी संस्कृत टेक्स्ट इनटू दी पर्शियन, उससे 2 चीज मिलेगी, फर्स्ट ऑफ ऑल विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दी लैंग्वेज ऑफ इंडिया, विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द सोसाइटी ऑफ इंडिया इन मोर इफेक्टिव वे सर। और तीसरा क्या है कि भारत की ओवरऑल थीम है उसके ऊपर, क्योंकि दे वर फॉरेनर्स, अरब्स वर फॉरेनर्स, द सल्तनत किंग्स वर फॉरेनर्स, इवन द मुगल्स वर फॉरेनर्स, समझे, सब के सब विदेशी थे ना सर, वही चीज आपको यहाँ पे भी दिखेगी सर। इसमें और भी फैक्टर्स थे, देयर आर अदर फैक्टर्स एज वेल, अब उसके ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं, पर पहली चीज आपको समझ में आई कि भाई फॉरेन लैंग्वेज के ट्रांसलेशन संस्कृत साहित्य में कोई नवीनता नहीं थी। प्रश्न मिडिवल में पूछा है, मार्क माय वर्ड्स, 5 साल के बाद जब एंशिएंट में आएगा ना, अच्छे लोग सोच नहीं पाएंगे, क्योंकि ये थीमेटिक क्वेश्चन है सर। यूपीएससी के प्रीवियस पेपर करने से आपको थीम समझ में आती है कि नेक्स्ट चाल कहां पे ये डाइवर्ट होगा सर। ऐसे टिप्स वर्बेटिम क्वेश्चन तो आते ही, ऑप्शन में क्वेश्चन रिपीट भी होता है, हमने देखे मंगोल इन्वेजन के ऊपर 4 बार क्वेश्चन पूछे, थियरी ऑफ किंगशिप ऑफ सल्तनत 5 बार उसने अलग-अलग राजाओं में बोल करके पूछा, क्वेश्चन वहां से तो रिपीट होंगे ही सर, जहां से नहीं हो रहा है वहां से थीम आएगी सर, वो थीम के ऊपर से आप पकड़ लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। थीम समझ में आई पहली चीज, यू गॉट द थीम। अब चलते हैं आगे कि व्हाट वाज द डेवलपमेंट एंड हाउ द संस्कृत लिटरेचर इमर्ज इन द दिल्ली सल्तनत, है ना। तो पहला तो दिल्ली सल्तनत में हो रहा है कि द ट्रांसलेशन ऑफ द संस्कृत लैंग्वेज विल टेक प्लेस। दूसरा ये था संस्कृत को लेकर दिल्ली सल्तनत में द ट्रांसलेशन, दूसरा ये था द स्टेटस
और तीसरा ये था कि ओवरऑल कंडीशन क्या थी, उसका सिग्निफिकेंस क्या है सर, ठीक है। अब संस्कृत का स्टेटस क्या रहा है दिल्ली सल्तनत के समय पे, थोड़ी बहुत चर्चा उसके ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। ट्रांसलेशन के ऊपर वापस आऊंगा जब मैं इसके क्वेश्चन की डेप्थ के अंदर चला जाऊंगा। अब जब आपको संस्कृत के ऊपर से प्रश्न होना चाहिए तो आपको पहले पता होना चाहिए कि पर्शियन लैंग्वेज बिकेम द स्टेट लैंग्वेज, राइट। और बहुत हिस्टोरियंस का मानना है कि बिकॉज पर्शियन लैंग्वेज वाज मेड द स्टेट लैंग्वेज ऑफ द दिल्ली सल्तनत, तो इट रेलिगेटेड संस्कृत इनटू द पास्ट और संस्कृत खत्म हो गई। रियलिटी ये थी कि संस्कृत कंटिन्यूड टू फ्लरिश एंड प्रॉस्पर व्हेन द कंटेम्पररी पर्शियन वाज डेवलप्ड इन द दिल्ली सल्तनत। वी फाइंड संस्कृत के अंदर जो भी लिटरेचर है वो बन रहा था, द क्वांटिटी ऑफ वर्क्स इंक्रीज्ड इन द दिल्ली सल्तनत, याद रखेगा, द क्वांटिटी ऑफ वर्क्स इंक्रीज्ड। पहले एक किताब लिखी गई थी तो 10 किताबें लिखी जा रही है, बट द क्वालिटी ऑफ वर्क ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड। तो संस्कृत को लेकर ये प्रॉब्लम हो रहा है कि देयर वाज अ क्वांटिटेटिव इंक्रीज बट द क्वालिटेटिव डिक्रीज इन द संस्कृत लिटरेचर। ड्यूरिंग दिस पीरियड रिलीजियस कमेंट्रीज वर रिटन, जैसे मिताक्षरा वाज अ सोशल कमेंट्री, इसी पीरियड में लिखी गई 13th सेंचुरी में, यादव डायनेस्टी में हमने पढ़ा था सर, है ना, विघ्नेश्वर के द्वारा, किंग ऑफ, ओके। सो यू विल फाइंड, या पकड़ने की कोशिश करो फिलॉसफी में, ग्रामर, ड्रामा, स्टोरीज, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, सब जगह के ऊपर लिखी जा रही है। धर्मशास्त्र के ऊपर कमेंट्री लिखी जा रही है। संस्कृत लिटरेचर का जो प्रकार था ना, टाइप्स ऑफ संस्कृत लिटरेचर हमने पढ़ा हुआ है पहले क्लासेस के अंदर। मैं आशा करता हूं कि आपने एंशिएंट इंडिया देखा हुआ है सर, है ना, लिटरेचर के प्रकार के ऊपर सर, एवरीथिंग इज लिंक्ड अप, ओके। हिस्ट्री में कुछ भी वैक्यूम में नहीं चलता सर। आप लोग के साथ दिक्कत क्या है कि आप, है ना, इन बिटवीन बैठ जाते हो, बोलते हो कि सर चालू कर देते हैं हम हिस्ट्री पढ़ना, नो, स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। एवरीथिंग इज कॉज एंड इफेक्ट, हर एक का कारण और असर दिखेगा आपको, और कॉज एंड इफेक्ट ही आपको मिलेगी, तो ही आप लिंक अप कर पाओगे आगे के टॉपिक्स में, तो ही आप रिटेन कर पाओगे। आज मैं 2 घंटा बोल पा रहा हूं, उसके पीछे का कारण है कि मेरे पास फैक्ट तो लिमिटेड ही है, तो मेरे को कॉज एंड इफेक्ट पता है, सो दैट आई कैन फ्लो द लेक्चर अकॉर्डिंगली सर। फैक्ट हर बार याद नहीं रहती है सर। आप कहीं पे घूमने गए थे, आपको कोई अनुभव हुआ तो उसकी बॉल कमेंट्री आपको भी याद नहीं होगी, अच्छा सुखद अनुभव, बट उसकी आपको ओवरऑल थीम पता होगी कि अच्छा मैं घूमने गया और फिर उस दिन मैं पैरासेलिंग कर रहा था और पैरासेलिंग में मुझे घने कोहरे को लेके जाया गया सर, और फिर आपने कहा कि नीचे उतार, है ना, यू नो दिस सर, फिर क्या हुआ, तो उसकी थीम पता है कि क्या हुआ सर। तो संस्कृत का क्वांटिटेटिव इंक्रीज हुआ पर क्वालिटेटिव डिक्रीज हुआ, याद रहेगा सर सबको कि द संस्कृत लिटरेचर हैड क्वालिटेटिव डिक्रीज एंड द क्वांटिटेटिव इंक्रीज। क्वांटिटेटिव इंक्रीज होता है तो सवाल ये आता है कि भाई इसको पैट्रोनेज किसने दिया था, हु गिव द पैट्रोनेज सर। तो इन द मिडिवल एरा व्हेन द स्टेट वाज प्रोड्यूसिंग पर्शियन लिटरेचर, दिल्ली सल्तनत के राजा जब फारसी साहित्य का निर्माण कर रहे थे, तब भारत के अंदर जो रीजनल किंग्स है, भारत के अंदर जो भक्ति संत थे, इन सब के द्वारा क्या बनता है, संस्कृत साहित्य का निर्माण किया गया। और ये संस्कृत साहित्य क्वांटिटी वाइज बहुत बढ़िया है पर क्वालिटी वाइज प्रॉब्लमेटिक है। तो आपको पूछा जाएगा कि कौन से राजाओं ने इसके अंदर कंट्रीब्यूशन किया सर, तो आप देखिए राजस्थान के अंदर राजपूत किंग्स थे बहुत सारे, राजपूताना स्टेट्स के अंदर संस्कृत लिटरेचर को बढ़ावा दिया गया। प्रॉब्लम ये था कि इसमें जो लिटरेचर लिखा गया वो बेसिकली यूलॉजी सेंट्रिक लिखा गया। यूलॉजी समझ में आता है सर, राजा के गुणगान गाए गए सर। अब राजा के गुणगान गाए जाते हैं तो ऑब्वियस है कि इसके अंदर से आपको ओरिजिनली जो चीजें मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी, यू वोंट बी एबल टू गेट द क्रक्स एंड यू वोंट बी एबल टू गेट द रियल पार्ट ऑफ हिस्ट्री सर। गेटिंग इनफैक्ट इस पीरियड के समय पे आप पकड़ने की कोशिश करोगे, भक्ति संत हुआ करते थे, ये भक्ति संतों के द्वारा भी संस्कृत साहित्य लिखा गया। चैतन्य महाप्रभु का नाम सुना है आपने? चैतन्य महाप्रभु जब कीर्तन का कंपाइलेशन करेंगे, गौड़िया वैष्णविज्म को फैलाएंगे, तो उसमें भी संस्कृत का योगदान है सर। गेटिंग मैंने आपको बताया कि रात तरंगिनी एक ऐसी किताब है जो सबसे पहले लिखी गई थी कल्हान के दौरान। कल्हान ने 12th सेंचुरी तक के कश्मीर के राजाओं को इतिहास लिखा है सबसे पहले, रात तरंगिना का फर्स्ट पार्ट। उसको आगे कंटिन्यू किया जोना राजा ने। जोना राजा बेसिकली 14th सेंचुरी तक लिखता है कश्मीर का इतिहास, उसमें ज़ैनुल अबिदीन के बारे में लिखता है। वही ज़ैनुल अबिदीन जो कश्मीर के अकबर के रूप में बोले गए, वो संस्कृत में लिखी गई है। ये किताब जो लिखी गई है ना, कहा गया है, हाँ ये रहा, जोना राजा अकाउंट ऑफ ज़ैनुल अबिदीन, रात तरंगिनी का 2.0। तो इसका सीक्वल आया, वो भी संस्कृत में आया। कल्हान ने तो 11th सेंचुरी में कंपाइल किया था, 11th और 12th सेंचुरी में। 12th सेंचुरी में उसका कंक्लूजन हुआ। बट यू कैन सी एंड यू कैन हाईलाइट द केस दैट द संस्कृत लिटरेचर कंटिन्यू टू फ्लरिश। द ओनली प्रॉब्लम वाज रिगार्डिंग व्हाट, द प्रॉब्लम वाज रिगार्डिंग द क्वालिटी। तो इसमें कल्हान ने लिखा, कल्हान ने तो बहुत पहले लिख दिया था, चलो सल्तनत के समय पे नहीं लिखा था, पर जोना राजा सल्तनत के समकालीन लिख रहा था। जोना राजा के कंटेम्पररी और उस जोना राजा के बाद इमीडिएटली आप देखोगे एक और कश्मीरी ऑथर आएंगे, श्रीवर। श्रीवर ने रात तरंगिनी का 3.0 निकाला सर। ये 2.0, ये 3.0 सर, है ना, ये रात तरंगिनी प्रो, ये प्रो मैक्स और ये अल्ट्रा प्रो मैक्स, ये सबके सब संस्कृत में लिख रहे हैं। तो ऐसा नहीं था कि संस्कृत साहित्य नहीं था। अब प्रॉब्लम ये था कि रात तरंगिनी बेसिकली तरंग के रूप में, तरंग का मतलब होता है देयर आर 8 चैप्टर्स टोटल पहली पार्ट में, इसमें भी कुछ चैप्टर्स है, इसमें राजाओं की इतिहास ज्यादा लिखी गई, पर क्वालिटी जो इनकी थी ना, क्या कहते हैं इनकी क्वालिटी सर, कालिदास की क्वालिटी, वैसी क्वालिटी नहीं मिल रही थी सर। क्वालिटी में फर्क आया कि नहीं आया सर, चीजें बदल गई, वैसी क्वालिटी में फर्क आ गया सर। हाँ, पहले के टीवी देखिए सर, मेरे पास डब्बे वाला टीवी होगा सर, 22 साल चला था हमारे घर पे वो टीवी। आखिर में मैं घर में बगावत करवा दी थी, मैंने बोला इसको निकालो, कोई तो कुछ नया आएगा सर। एलईडी टीवी लिया है सर, 1 साल में 2 बार तो उसका वो पिक्चर ट्यूब उड़ गया ना, क्या वो मदरबोर्ड गायब हो गया ना, मतलब क्या बेकार का सिस्टम बनाया सर, ठीक है। 22 years वी हैड दैट सिस्टम, 22 साल तक सर, है ना, 21 इंच का टीवी डब्बा वाला चलता था, उसका रिमोट भी वही का वही चल रहा था सर। उसको हमने कितनी बार उसको मलम पट्टी किया उसके ऊपर, टेप वेप मार के सर, 2 बार यूं मारा तो चालू हो जाता है, ठीक। क्वालिटी बहुत फर्क पड़ती है सर। तो वैसे ही यहाँ पे भी था कि पुराने भारत में जब मध्यकालीन में आप आए संस्कृत में, तो क्वालिटी डाउन चली गई सर, भक्ति संतों के द्वारा लिखा गया है सर। उड़ीसा के अंदर अगर आप देखोगे तो जो जगन्नाथ मूवमेंट है, जगन्नाथ मंदिर वाला पुरी में, वहाँ पे भी संतों के द्वारा बेसिकली संस्कृत लिटरेचर का कंपाइलेशन है सर। विजयनगर कोर्ट के अंदर संस्कृत साहित्य का एक अलग से डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया था कृष्णदेव राय के द्वारा। ऐसा नहीं था कि संस्कृत का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। ये वो टाइम था जब मिथिला नाम की रीजन में यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश की गई थी, मैंने आपको बताया था, पर उसका चार्म खत्म हो गया था। वी हैड डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लासेस द स्टेटस ऑफ एजुकेशन इन द दिल्ली सल्तनत। मिथिला है, फिर नादिया है, याद आया कि नहीं आपको सर? ये 2-3 जगह थी जो कंटेम्पररी पीरियड में एग्जिस्ट कर रही थी, बट उनका पुराने जितना वो डेवलपमेंट आपको नहीं दिखेगा सर। गेटिंग पॉइंट। तो व्हाट डू वी सी ओवर हियर, वी सी संस्कृत लिटरेचर का बहुत डेवलपमेंट हो रहा है। अब क्वालिटी डाउन होने का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय क्वालिटी डाउन? यस, योर क्वेश्चन गुड क्वेश्चन, बट योर क्वेश्चन नॉट हर्ट मी। क्वालिटी होता है द स्टाइल्स ऑफ लिटरेचर। जैसे कालिदास ने साहित्य के अंदर सबसे हाईएस्ट बेंचमार्क अचीव किया था। लैंग्वेज का प्रकार, उसमें किस प्रकार की वोकेबलरी यूज हो रही है, ग्रामेटिकल चीजों का डेवलपमेंट हो रहा है। साहित्य में गद्य, पद्य, है ना, वर्सेस के फॉर्म में चल रहा है, पैराग्राफ के फॉर्म में चल रहा है।
ओरिजिनल आइडिया है कि कॉपी किया हुआ है, वो सब मैटर करता है ना सर। इस टाइम पे प्रॉब्लम ये था कि सब कमेंट्रीज लिखी जा रही है। कमेंट्रीज आर एक्चुअली बेस्ड ऑन द ओरिजिनल वर्क। मिडिवल इंडिया में ज्यादातर देखोगे सबकी सब कमेंट्रीज दिखेगी संस्कृत साहित्य में। वो शुरू हो गया था आफ्टर 8th सेंचुरी। पुराण लिखा गया, पुराण के ऊपर किसी ने कमेंट लिखी। पुराण इज इनोवेटिव वर्क कि भी आपने बैठे बैठे लिखा। अब आज से फॉर एग्जांपल ये किसने पूछा, श्रवणी हैज कंपाइल्ड तुजु के श्रवणी सर, है ना। अब तुजु के श्रवणी इज अ बुक दैट हैज बीन कंपाइल्ड बाय दिस रूलर कॉल्ड श्रवणी। और फिर उसके 200 साल के बाद इसके ऊपर कमेंट्री लिखी जाती है सर, ठीक है ना, गेटिंग ऊपर। और फिर इसके ऊपर कमेंट्री जब लिखी जाती है तो ये कमेंट्री कोई ओरिजिनल वर्क नहीं होगा सर, क्योंकि ये इसके ऊपर से लिखी हुई है। तो आगे का जो क्रिएटिविटी का काम है वो तो आपने किया है ना सर, होमवर्क हैज बीन डन बाय यू। अब उसके ऊपर आगे का जो कहानी है सर वो वेदांत ने लिखा है कमेंट्री के रूप में। अब वेदांत की खुद की इनोवेशन नहीं है सर, वेदांत इधर उधर के ऊपर से अपना जो ज्ञान बान है उसने छाप दिया सर, ओपिनियन दे दिया सर, गेटिंग ऊपर। तो द प्रॉब्लम इज ओवर हियर the quality that we used to see in the ancient era, that is not seen. Quality is seen in the regional literature. Quality is seen in the regional literature. गुजराती लिटरेचर इस समय पे देखेगा नरसिंह मेहता का सर, या राजस्थान मीराबाई को देखेगा सर, चैतन्य महाप्रभु, उसके बाद बंगाली भाषा में भी कंट्रीब्यूट करेंगे, वहां देखेगा सर। देयर यू विल फाइंड द हाईएस्ट क्वालिटी कमिंग अप सर। नीचे महाराष्ट्र में भक्ति संतों को देखेगा, मराठी लिटरेचर में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अमुक्त मर्यादा देखिए कृष्णदेव राय की। दिस आर द बुक्स दैट एक्चुअली गिव द हाईएस्ट लेवल। तेनाली रामा सर, तेनाली रामकृष्णन, ही वाज वन ऑफ द अष्टदिग्गज ऑफ कृष्णदेव राय। तो उनका कंट्रीब्यूशन आप देखिए तेलुगु लिटरेचर में, कन्नड़ लिटरेचर, उसमें नया डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें नए आइडियाज आ रहे हैं। उनकी कहानियां ज्यादा पॉपुलर हुई कंपेयर टू द स्टोरीज दैट वर कंपाइल्ड इन द कोर्ट्स मेनली सर। राजपूत हिस्ट्री में प्रॉब्लम ये था कि राजा के विक्ट्री सॉन्ग्स बहुत लिखे गए। जैसे पृथ्वीराज रासो आपने सुना होगा, पृथ्वीराज रासो चंद बड़ाई के द्वारा लिखा गया। उसके बाद एक लिखा गया पृथ्वीराज विजय सर, हमीर लिखे गए सर। तो यू विल सी दैट उसमें राजा की पॉजिटिव साइड बहुत लिखाई गई थी, यूलोजाइजिंग राजा के गुणगान गाए गए हैं, राजा को सकारात्मक दर्शाया गया है सर, वीर रास को दर्शाया। पर उसमें जो नोशन होना चाहिए कि यार वो है ना, आहा, वो आपने मीम देखा है सर, ओह यू हैव सीन दैट सर, शेरवानी पहन के चाचा है सर, है ना, वो कहीं पे भी आ जाता है, आहा, वैसी वाली फीलिंग नहीं आ रही है सर, समझे आप लोग, ठीक। यू सॉ दैट, आपने वो देखा है ना सर, गेटिंग अ पॉइंट, वाह वाह वाह, हां वही सर, ठीक है ना, आहा, वाह 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 सर, कहीं पे भी आ जाता है, कोई मूवी का सीन चलता है, बीच में किसी ने डाल दिया सर, ठीक है। तो आज मेरे को पता नहीं कहीं पे रील्स दिख गई, वो मैंने बोला गजब है यार ये भाई साहब, तो ठीक है, वो वाली फीलिंग नहीं आ रही थी सर। मैं उसको भी नहीं दिखा सकता यहाँ पे सर, ठीक है ना, वी डोंट हैव दैट अथॉरिटी एंड नाइदर वी कैन शेयर दिस, है ना, वो प्लेटफॉर्म की। पर आप मन की आंखों से समझ जाइए सर, वो वाली फीलिंग नहीं आ रही थी लिटरेचर में। तो डेवलपमेंट हुआ है सर, क्वांटिटी ऑफ वर्क्स हैव इंक्रीज्ड। अब आपको ये सवाल आना चाहिए कि सर क्वालिटी ऑफ वर्क हैज रिड्यूस्ड बट द क्वांटिटी ऑफ वर्क इज, हाउ कम दिस इज पॉसिबल। तो मैंने कहा कि सर एक कांसेप्ट होता है डुप्लीकेशन का, और डुप्लीकेशन में फायदा किसने कहा जाए, पेपर में सर। अब क्या मिडिवल एरा में पेपर की कमी थी? मिडिवल एरा में पेपर की कमी थी सर, पेपर भर भर के आया था सर। मैंने आपको बताया था फिरोज शाह तुगलक की जमाने में जब दिल्ली में आप मिठाई वाले के पास जाते थे ना, बोले 2 किलो पेड़ा दीजिएगा ना, वो पेड़ा भी लपेट में देता था आपको सर, पेपर को रूल रैप करके सर एकदम बढ़िया तरह से, ये लो महाशय तुम्हारे 2 किलो पेड़े सर, एकदम मस्त रैप करके तुमको यूं ऐसा करके पूरिया बांध के सर आपको दे देता था सर, है ना, ये लो सर, गेटिंग अ पॉइंट, समझे नहीं समझे, यू गॉट दिस। अरे यार मिठाई की दुकान वाले के पास पेपर है तो साहित्यकार के पास तो पेपर होगा कि नहीं होगा। सो व्हाट वी सी ओवर हियर, हमको ये पता चल रहा है कि इन द मिडिवल एरा पेपर का यूज बहुत ज्यादा हो रहा है सर, और पेपर का हर एक प्रकार का यूज हो रहा है सर, कमर्शियल यूज हो रहा है, नॉन कमर्शियल यूज हो रहा है सर, लिटरेचर के अंदर यूज हो रहा है सर, गेटिंग इन्फॉर्मेशन का जो ब्रॉडकास्टिंग है उसका रियाम खुल गया है सर। अब इन्फॉर्मेशन लिमिटेड नहीं रही है। एंशिएंट इंडिया में संस्कृत लिटरेचर के साथ प्रॉब्लम ये हुआ था कि इनिशियली ज्यादा ब्रॉडकास्ट नहीं हो पाए, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं था ना तब ब्रॉडकास्टिंग के लिए, अब तो वो भी हो गया है सर, गेटिंग अ पॉइंट। सो होता ये है कि द क्वालिटी डिटोरेटेड, द नेचर ऑफ द राइटिंग कुड नॉट बी सीन इन अ क्रिएटिव वे, the vitality and the creativity that can be found in the ancient era somewhere in the period of the Guptas cannot be seen in the post Gupta and the early medieval India sir. Heroic ballads were more compiled rather than writing about the contemporary situations. Heroic ballads का मतलब है राजा की तरफेण में लिखना, and this created the impact on the literary traditions, and the status of Sanskrit started suffering, and it went into a downfall in the medieval era. The overall positive outcome was the translation of Sanskrit literature into the Persian, जिसको हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। और लिटरेरी ट्रेडिशंस का लास्ट टॉपिक वो है डेवलपमेंट ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस, जो इसी के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है, उसके थ्रू कवर करके ये लिटरेचर को, हिस्टोग्राफी को खत्म करेंगे। मेरी जान छूटे सर यहाँ से सर, ठीक है। फिर चालुपंशी का और वो 1-2 बाकी है, उसको मैं रीजनल डायनेस्टीज के साथ लिंक अप करवा दूंगा, चिंता मत करिए सर। आपको पूछा है देयर वाज अ क्वेश्चन, ये रुको सर, है ना, ये मेरा गला पकड़ दे बच्चे, फिर बोलते सर इतना डेप्थ में क्यों करवाते हैं सर, ग्रुप में चर्चा होती है, बोले तो आज तो ज्यादा ही डेप्थ में पढ़ा दिया सर, ठीक है। और मास्टर को 1.5 साल बन रहा था सर। ये कहा गया सर, एक पूछा था स्टेटस ऑफ हिंदी इन मिडिवल इंडिया, हाँ एक पूछा था इन्होंने 2 साल पहले, स्टेटस ऑफ हिंदी इन मुगल एम्पायर सर, ये भी हिंदी का प्रश्न था, हिंदी एज अ रीजनल लैंग्वेज सर। तो कल हम लोग क्या करेंगे, टुमारो विल बी डूइंग रीजनल लैंग्वेजेस, और रीजनल लैंग्वेजेस में मैं 2 प्रकार से चीजों को बताऊंगा सर। पहले बताऊंगा कि पर्शियन लैंग्वेज ने उर्दू के ऊपर क्या असर डाला, और पर्शियन लैंग्वेज ने भारत की और भी भाषाओं के ऊपर क्या असर डाला। जैसे गुजराती एक ऐसी भाषा है जिसमें फारसी भर भर के आती है सर, इतना गुजराती को पता नहीं है। मैंने एक दिन 1-2 मेरे कट्टर गुजराती दोस्त थे, कट्टर गुजराती मतलब दे यूज्ड टू से प्राउडली, मैं गुजराती, तो कुछ शब्द बोल रहे थे, मैं तो कई तारीख है इसमें, तो तारीख इज अ पर्शियन वर्ड, बोले नहीं बोला तारीख इज अ पर्शियन वर्ड है ना, बोले तो देख ले सर। तो आजकल तो गूगल बाबा जिंदाबाद, तो उसका मुंह छोटा हो गया। फिर कुछ और बातें कर रहे थे, तो उसमें दोस्त था, दोस्त मन के आप दोस्ती नहीं सौगंध, मैं दोस्त इज आल्सो पर्शियन वर्ड, नेवर इन संस्कृत यू विल फाइंड द वर्ड दोस्त इन एंशिएंट इंडिया सर। तो बोले ना मैं तो दोस्ती नहीं सिखाई, मैं तो खाई जा बका, उनको फारसी शब्द से चानी में शरत लगाई थी, वी हैड बैट ऑफ टी, मतलब चाय पिलाएगा सर, है ना, जो हारेगा। दोस्त ने बड़ी सी चाय पिलाई, कुल्हड़ वाली, मैंने 40 रुपए की चाय पी थी उस दिन सर, ठीक है। ये 5-6 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो पर्शियन की रीजनल लैंग्वेजेस के ऊपर असर क्या है सर, इट्स अ फ्यूचर क्वेश्चन, मार्क माय वर्ड्स, ये भविष्य में आएगा 2 साल के बाद सर, घूमते रहना, फिर 10-15 मार्क्स चले जाएंगे ना ऑप्शन से, तो सिलेक्शन तो दूर की बात है सर, लिस्ट में भी नाम नहीं आएगा। दूसरा होगा संस्कृत, और संस्कृत भारत की इंडियन लैंग्वेजेस के ऊपर क्या असर करता है, और इंडियन लैंग्वेजेस में नॉर्थ इंडिया में कौन सी भाषा बनी, और साउथ इंडिया में कौन सी भाषा बनी, इसमें भक्ति मूवमेंट का क्या रोल प्ले है, क्योंकि रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर भक्ति मूवमेंट का बहुत बड़ा रोल है ना, ठीक है। पिक्चर समझ में आ रहा है सर? नहीं पकड़ोगे
तो समझ लीजिएगा सर, यूपीएससी आपके साथ फिर देखिए यहाँ पे ना, मैं आपको खत्म किया क्लास, एक चीज़ बता देता हूँ, दिस इज नॉट लाइक अ यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। वहाँ पास करना होता है, वहाँ मॉडरेटर्स को इन्फॉर्मेशन या ऑर्डर्स दिए गए होते हैं, वो निकालो, अगले साल 300 रुपये की एग्जाम फी भर के हमारे ऊपर ही कसरत डालेंगे, वो निकालो, हमारी यूनिवर्सिटी का रिजल्ट डाउन होगा, समझे। यहाँ स्पेसिफिकली बोला गया है कि फिल्टर करो, समझे, यहाँ बोला गया फिल्टर करो, और इसके लिए प्रश्न भी वैसे आ रहे हैं छन्नी वाले, जिसको आप कभी सोच ही ना पाए, समझे। तो आज इतना रखते हैं, इंडो पर्शियन कल्चर का, लिटरेचर का मोस्ट प्रॉब्ली ज्यादातर टॉपिक हमने कवर कर दिया, टचअप कर दिया है। एक दो टॉपिक जो बाकी है लिटरेचर में, वो है संस्कृत लैंग्वेज वाला पर्शियन का ट्रांसलेशन, और एक रीजनल लैंग्वेजेस का शुरू हुआ था। देखिए रीजनल लैंग्वेजेस की स्टोरी मैं बताता हूँ सर। रीजनल लैंग्वेजेस की स्टोरी ये है कि इसकी शुरुआत दिल्ली सल्तनत में हुई थी, और इसका क्लाइमेक्स मुगल में आता है, समझ में आया कि नहीं आया। तो हम लोग कल शुरुआत पढ़ेंगे, व्हाट फैक्टर्स वर रिस्पांसिबल बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ रीजनल लैंग्वेज। इसका क्लाइमेक्स मुगल में देखेंगे, तो मुगल्स में आएंगे तो फिर से रीजनल लैंग्वेजेस आएंगे सर। हाँ, कल 7 बजे क्लास होगा, क्लास रीस्केड्यूल नहीं किया, पर अभी आज शाम को करूंगा, बेस्ड ऑन दी सिचुएशन दैट विल बी अराइजिंग, है ना। जैसे मैंने कल रात को 1:30 2 बजे किया था, आपको शायद 1:30 2 बजे के आसपास मैसेज आया होगा, है ना। मैं एक्चुअली कल रात से सोया नहीं सर, मैं 2 बजे तक काम कर रहा था, ये लैंग्वेज का ये वो फला ढींगा, फिर सामान वामान पैक करना था, 5:30 5 बजे 5:30 को एयरपोर्ट निकलना था, मतलब कौन सोएगा सर, ठीक है। समझे, तो फिर मैं गाड़ी चला दी, मैंने बोला ठीक है आज नाइट आउट कर देते हैं सर। चलो तो आज कंक्लूड करते हैं, कल सुबह 7 बजे मिलेंगे, टुमारो 7 AM यू विल गेट द मैसेज सर, एंड टुमारो 7 AM विल डू द सेशन, समझे। चलिए बाय, प्लीज टेक केयर। ये क्या क्वेरी आई है, एक दो बच्चों की क्वेरी है सर, कोई भी न्यू टॉपिक्स में, सोर्स ऑफ हिस्टोग्राफी, चलो कल मैं डिस्कस करता हूँ, टुमारो या आई डिस्कस, ओके। 10 मार्कर में कैसे उसको फ्रेम करना है, मैं आपको फ्रेमवर्क बताऊंगा, चलो कल कल के क्लास में थोड़ी बहुत फ्रेमवर्क डिस्कस करूंगा, ठीक है। चलिए बाय, प्लीज टेक केयर, है ना।